तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्वर्ड किंग के एपिसोड 211 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा शुंजी एशियन स्टार सेक्टर वालों की ट्रेजरी के अंदर चला जाता है। उसके 6 माले होते हैं और वो 6 के 6 माले को खाली कर देता है और उसके बाद 7वां माला आता है। 7वें माले के ऊपर उन्होंने कुछ चीज को लॉक किया होता है। हमारा शुंजी 7वें माले के ऊपर दरवाजे के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है बाकी के 6 स्टोरीज के ऊपर तो बहुत कुछ पड़ा हुआ था, वो सारे का सारा खजाना बहुत ज्यादा रेयर था जो मैंने सारे का सारा उठा लिया है, लेकिन अब यहाँ पर 7वें रूम के अंदर क्या होगा, चलो यहाँ पर अंदर चल के देखते हैं। ये तो अंदर जाने के बाद ही पता चलेगा। तो हमारा शुंजी जैसे दरवाजा खोलकर वहां पर अंदर एंटर होता है तो वहां पर से काफी सारी रोशनी निकलती है। वो एक अलग स्पेस होती है। हमारा शुंजी कहता है ये क्या, इन्होंने इस टावर के अंदर दरवाजे के पीछे एक अलग स्पेस रखी हुई है। शुंजी अलग राउंड में चला जाता है। जब वो दूसरी राउंड में जाता है तो वहां पर जाने के बाद वो अपने स्पेशल मूव को यूज करता है, माउंटेन फॉल को। उसके साथ ही वो सामने स्ट्राइक लगाता है, साथ वो स्पेस को शैटर करता है। स्पेस के शैटर होने के साथ ही हमारे शुंजी के सामने बहुत सारे आर्मर्स आ जाते हैं। ये सारे के सारे हाई क्वालिटी के आर्मर्स होते हैं जो कि तकरीबन किंग लेवल के वेपन्स हैं। शुंजी कहता है कि जितने भी आर्मर्स हैं ये सारे स्टार लाइट को एमिट कर सकते हैं और साथ ही इसकी पावर को यूज कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये वही आर्मर्स हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि ये लेजेंडरी स्टेलर आर्मर है। शुंजी कहता है जब मैं सीक्रेट रूम के अंदर था तो वहां पर शुई लूक्यू ने मुझे इस बारे में बताया था। उसने मुझे बताया था कि इन सारे के सारे आर्मर्स के ऊपर एक स्पेशल मार्किंग है। सारी मार्किंग्स आपस में जब जुड़ जाती है तो ये सारे आर्मर्स मिलकर तक एक रे फॉर्मेशन बनाते हैं और यहाँ पर तकरीबन 3000 आर्मर्स हैं। ये सारे के सारे स्टेलर आर्मर बहुत सा पावरफुल है। जिस सोल्जर को ये पहनाया जाएगा उसके पास नई पावर्स आ जाएंगी, साथ ही वो सभी सोल्जर्स आपस में कनेक्ट होकर एक रे फॉर्मेशन बना पाएंगे। तो हमारा शुंजी वहां पर मौजूद सारे के सारे आर्मर्स को ले लेता है। शुंजी सारे आर्मर्स को अपने पास रख लेता और कहता है चलो ठीक है, अब मैं जाकर अपनी आर्मी को ये दूंगा क्योंकि मेरे पास भी 3000 जिंकियान की आर्मी है। तो उन सभी को अगर आर्मर दे दिया जाए तो ये बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। हमारा शुंजी सारे की सारी ट्रेजरी को लूटने के बाद वहां से वर्डी स्पीयर के साथ वापस की तरफ मुड़ पड़ता और कहता है जबकि मैंने उन्हें बहुत ही बुरी तरह से लूट लिया है, सारे का सारा खजाना मैंने लूट लिया और इसके साथ उनके पास जितने भी स्टेलर आर्मर थे वो सारे स्टेलर आर्मर भी मैंने ले लिए हैं। तो इसका मतलब यह है कि बहुत ही जल्दी एशियन स्टार सेक्टर अपने घुटनों पे होगा क्योंकि उनके पास अब ज्यादा पावर नहीं बची। हमारा शुंजी वहां से हंसता हुआ वापस की तरफ मुड़ पड़ता है। जब हमारा शुंजी वहां से वापस आ रहा होता है एल्डर गोर्स का बेटा गू क्योंग वो दोनों वहीं पर खड़े होते हैं। तो वो कहते हैं ये क्या, अचानक से ये स्टारलाइट कहां से मीट हो रही है। तो उन्हें वो स्टारलाइट ट्रेजरी की तरफ से आ रही होती है। वो लोग उसे देखकर बहुत सा हैरान हो रही होती है, क्या है ट्रेजरी के अंदर से इतनी सारी स्टारलाइट क्यों निकल रही है। सभी लोग बड़ी स्पीड से भागते हुए ट्रेजरी की तरफ जाते हैं और कहते हैं बहुत ही बुरा है, हमें जल्दी से वहां पर पहुंचना होगा। लगता है कि हमारे स्पिरिचुअल एरे किसी ने ओपन किया है, उसको ओपन करने के बाद कोई हमारे ट्रेजरी तक पहुंच गया है, लेकिन ये पॉसिबल कैसे है। हमारी अरे फॉर्मेशन को कौन इस तरह आसानी से ब्रेक करके अंदर आ सकता है और अंदर आने के बाद हमारे ट्रेजरी को लूट सकता है। ट्रेजरी के बाहर पहुंचते हैं तो उनकी ट्रेजरी की पूरी बिल्डिंग ही डह चुकी होती है और उसके अंदर जितना खजाना होता है वो सारे का सारा लूट चुका होता है। वो लोग कहते हैं हमारी ट्रेजरी तो खाली हो चुकी है, ताकि वो लेजेंडरी स्टेलर आर्मर्स को भी ले गए हैं जो भी यहाँ पर आया था। तो एक लड़का भागता हुआ उनके पास रिपोर्ट देने के लिए आता है और उनसे कहता है मास्टर जैसा कि हमने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ है, जहाँ पर जितने भी ट्रेजर्स रखे होते वो सारे चले गए, साथ में लेजेंडरी स्टेलर आर्मर्स भी चले गए, लेकिन हमें अरे फॉर्मेशन के अंदर कोई भी गैप दिखाई नहीं दिया, कोई भी क्रैक नहीं था। लगता है कि कोई यहाँ पर बड़ी आसानी के साथ अरे फॉर्मेशन को एक्सेस करके अंदर आ गया, लेकिन उसने अरे फॉर्मेशन को तोड़ा नहीं है। तो मास्टर गू क्यों कहते हैं तो उसका मतलब तो यही हो सकता है कि जो भी बंदा था उसे अरे फॉर्मेशन के बारे में काफी कुछ पता है, उसे पता है कि अरे फॉर्मेशन को किस तरह कंट्रोल करना है, आसानी के साथ हमारी अरे फॉर्मेशन को कंट्रोल करने के बाद अंदर आ जा सकता है। मास्टर गू कहते हैं लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, हमारे पास जितने मेंबर्स हैं जो कि इस अरे फॉर्मेशन को कंट्रोल कर सकते हैं वो सारे के सारे तो मीटिंग रूम में हमारे साथ बैठे हुए थे। इसका मतलब यह है कि उनमें से कोई भी यहाँ पर नहीं हो सकता जो कि अरे फॉर्मेशन को कंट्रोल कर सकता है। तो फिर बताओ कि ये सब कुछ किसने किया होगा, कौन है जो कि अरे फॉर्मेशन को कंट्रोल कर सकता है। तो मास्टर लियो उन लोगों से कहते हैं मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही मेंबर ऐसा है जो कि वहाँ पर मौजूद नहीं था जो कि अरे फॉर्मेशन को भी कंट्रोल कर सकता है, वो फैन वूजी है। हम लोग उस मीटिंग में थे, उस वक्त फैन वूजी वहाँ पर नहीं था। लगता है कि ये सब कुछ उसी का प्लान होगा, उसने सबसे पहले यहाँ पर आकर हमारी ट्रेजरी को लूटा है ताकि वो यहाँ पर सभी को पैनिक में डाल सके। मुझे लगता है कि उसने अपने प्लान को स्टार्ट कर दिया हुआ है, जहाँ पर उसने हमें लूट कर अपने प्लान की शुरुआत कर दिया और जहाँ पर वो कोई बहुत ही बड़ी दूसरी चाल चलने वाला है। तो एक और एल्डर उन लोगों से कहता है लेकिन वेंचियन सेक्टर के जितने भी लोग थे वो सारे के सारे तो यहाँ से जा चुके हैं, उनकी डेलीगेशन टीम वापस चली गई है, आज सुबह ही वो यहाँ से चले गए थे, इसलिए हम उनमें से किसी को भी इंटेरोगेट नहीं कर सकते। तो एल्डर लियो से कहते हैं ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लगता है कि ये बहुत ही अच्छा वक्त है हमारे और वेंचियन सेक्टर के दरमियान में जितने भी डिस्प्यूट्स हैं उन सभी को हल करने का। हम अपने और वेंचियन सेक्टर के दरमियान में जो मसले हैं उन सभी को आज ही हल कर देंगे। मास्टर गून सभी लोगों से कहते हैं तो मैं जो कि अपने सेक्टर का प्रेसिडेंट हूँ, मैं तुम सभी लोगों को यहाँ पर ऑर्डर देता हूँ, मैं तुम सभी को ऑर्डर देने वाला, इसलिए मेरी ऑर्डर को गौर से सुनना। मैं चाहता हूँ कि कल सुबह तुम सभी लोग तैयार रहना, फैमिली के एलीट वॉरियर्स को, एलीट कल्टिवेटर्स को इकट्ठा होना होगा। मैं चाहता हूँ कि सभी फैमिलीज में से कुछ एलीट कल्टिवेटर्स मेरे लिए इकट्ठे हों। कल सुबह हम लोग यहाँ से निकलेंगे, हम सभी लोग वेंचियन पवेलियन में जाएंगे और उनके खिलाफ जंग करेंगे, तो उन सभी को मार डालेंगे। कि हमारा शुंजी वहां से उनको लूटने के बाद अपने रिनकार्नेशन स्टोन के अंदर आ जाता है और वहां पर बैठकर अपने सारे खजाने को निकालता और कहता है बहुत ही जल्दी फाइनल राउंड स्टार्ट होने वाला है, तो उससे पहले मुझे भी यहाँ पर तैयारी करनी होगी, मुझे भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। हमारा शुंजी वहाँ पर उस सारे की सारी चीजों को चेक कर रहा होता है कि उसके पास क्या क्या चीजें हैं। हमारा शुंजी वहीं पर बैठकर उन सारी चीजों को एनालाइज कर रहा होता है। उसी वक्त ज़ावी बाहर निकलती है, यानी कि ब्लैक होल स्वर्ड की जो स्पिरिट होती है वो बाहर निकलती है और उसे कहती है मेरे मास्टर कैसे पता चला कि मेरी बुक काफी ज्यादा बड़ी है और ये सारी की सारी चीजें मेरे खाने के लिए तुम मेरे लिए लेकर आए हो। शुंजी से कहता है मुझे नहीं पता था कि तुम
मुझे सारी चीजों को खा सकती हो। तो वो जितने भी ट्रायल्स लेकर आया होता है वो सारी की सारी ब्लैक होल स्वॉर्ड खाकर अपने आप को अपडेट कर सकती है। जुंजी कहता है जहाँ पर सप्रेशन पावर के बिना मैं अपनी ब्लैक होल स्वॉर्ड को यूज नहीं कर पाऊंगा। मैं यहाँ पर जितना ज्यादा इसको और ज्यादा कल्टीवेट करता जा रहा हूँ, यानी इसकी पावर जितनी ज्यादा बढ़ती जा रही है, इसकी भूख उतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है, ठीक है, ये उतनी ज्यादा लालची बनती जा रही है, कहीं ये मेरी सोल को करोड़ ना काट दे जिस तरह उस होली स्वॉर्ड ने मुझे कहा था। जुंजी वहीं पर बैठे बैठ के दोबारा से कल्टीवेट करता है और सारी चीजें मुझसे दे देता है। जुंजी को जब वहाँ पर उसकी पावर्स महसूस होती है, हमारा जुंजी पावर महसूस करने के बाद काफी हैरान होता है और कहता है ये क्या, ये एनर्जी तो बहुत ज्यादा क्रीपी है, इसके अंदर ना तो हेवन और अर्थ की एनर्जी है और ना इसके अंदर 5 एलिमेंट्स की एनर्जी है। ज़ाहुई आगे बढ़ती है और उसे कहती है क्या तुम इस बारे में भूल गई हो, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं डार्क स्वॉर्ड हूँ। डार्क स्वॉर्ड का जो ओरा है वो ब्लैक होल से आता है, वो ब्रह्मांड के दूसरे कोने से आता है। इसकी पावर 5 एलिमेंट्स में नहीं और ना ही हेवन और अर्थ में है। हेवन और अर्थ से ये बहुत ज्यादा अलग है, तुम्हें बहुत ज्यादा पावरफुल बना सकती हूँ। फिर साथ ही वो उसे कहती है मास्टर मेरे पास तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है। इसी के साथ ही वहाँ पर एक्टिवेट करती है 2 सोल्स को जो कि मास्टर किंग और मास्टर कीन और मास्टर चैंग की होती है। उसने उन दोनों सोल्स को ऑब्जर्व कर लिया था और उन दोनों को ऑब्जर्व करने के बाद उसे माया जुंजी का गुलाम बना दिया। तो माया जुंजी भी देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है तो चैंग जीजा और किंग क्यामो है। दोनों माया जुंजी के सामने अपना सर झुकाते हुए उसे रिस्पेक्ट देते हैं और कहते हैं मास्टर हम दोनों ही तुम्हारे स्वर्ड सर्वेंट्स हैं, पास से अपनी सारी जिंदगी हम लोग सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे ऑर्डर्स को obey करेंगे। जुंजी भी इस बात से काफी हैरान होता है और कहता है तुमने ये सब कुछ कैसे किया, तुमने ये मैनेज कैसे कर लिया, इन दोनों की सोल्स को कैसे यहाँ पर ले आई। उसे कहती है मास्टर लगता है कि आपको इस बारे में पता भी नहीं है कि ब्लैक पिच स्वॉर्ड क्या क्या कर सकती है, ये भी इसकी एक एबिलिटी है। शायद इस बारे में पहले पता नहीं था। जब तुमने इन दोनों मास्टर्स की वहाँ पर जान ली थी उसी वक्त मैंने इन दोनों मास्टर्स की बॉडी के अंदर से इनकी सोल्स को ले लिया था। मैं चाह चुकी तुम और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनो, तो ये दोनों तुम्हारी मदद करेंगे स्ट्रॉन्ग बनने में। आज के बाद ये तुम्हारे स्वर्ड सर्वेंट हैं। जुंजी कहता है कि वाकई में ब्लैक पिच स्वॉर्ड ये सब कुछ भी कर सकती है, ब्लैक पिच स्वॉर्ड तो वाकई में बहुत ज्यादा हैरान करने वाली है। ताहुई उसे कहती है मास्टर जी तो कुछ भी नहीं है, ये तो मेरी पावर का बस एक छोटा सा नमूना था। अगर आप इसकी कल्टीवेशन को और ज्यादा आगे बढ़ाते हैं तो ब्लैक स्वॉर्ड आपके लिए वो कुछ कर सकती है जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। मैं चाहती हूँ कि आप मेरी डार्क स्वॉर्ड को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया करें। तो माया जुंजी को यहीं पर होली स्वॉर्ड की बात याद आती है। होली स्वॉर्ड ने उसे कहा था तुम इसको लगातार यूज करोगे तो ये तुम्हारी सोल को इरोड करना शुरू कर देगी और एक ना एक दिन ये तुम्हारी बॉडी के ऊपर कब्जा कर लेगी और उसके बाद तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। ये कहता है जी यहाँ पर बिल्कुल वैसा ही कर रही है, ये मेरी सोल को अंदर से कोरेट करने की कोशिश कर रही है, ये मुझे लालची बनाती जा रही है। मैं इसकी पावर्स को अमेज होता हुआ देख रहा हूँ, जैसे जैसे इसकी पावर्स बढ़ती जा रही है मैं देख रहा हूँ कि इसकी पावर्स और बढ़ेंगे और मैं इसको और ज्यादा यूज करूंगा जिससे ये मेरी सोल को और भी आसानी के साथ काबू में कर सकती है। मुझे जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ करना होगा, अगर मैंने यहाँ पर थोड़ी सी भी गलती की तो ये तो मेरी बॉडी के ऊपर कब्जा कर लेगी, डार्क पिच के अंदर चला जाऊंगा। तो नेक्स्ट सीन में वेंजियन पवेलियन का दिखाया जाता है। वेंजियन पवेलियन का सीन दिखाते हैं जहाँ पर काफी ज्यादा तबाही मची होती है। ये सभी लोग जब वहाँ पर पहुंचते हैं, डेलीगेशन टीम जहाँ पर सारे एल्डर्स वापस अपने वेंजियन पवेलियन में पहुंचते हैं तो वहाँ पर वेन्स खत्म हो चुकी होती हैं और सारी की सारी पहाड़ियां सूख चुकी होती हैं, पर सारे पेड़ सूख चुके होते हैं। ये देखकर वो काफी हैरान होते हैं और कहते हैं यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर तो तबाही मची हुई है। हमारे पास जो अर्थ लेवल की स्पिरिचुअल वेन्स थी वो सारी की सारी चली गई, जिसकी वजह से हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। हमारे पास जो स्वॉर्ड मास्टर पीक थी वो भी गायब हो गई है, वो यहाँ पर बची ही नहीं। मास्टर किंग जियान उनसे कहते हैं सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि हमारे पास जो लेजेलो लेवल की स्पिरिचुअल वेन्स थी वो भी गायब हो चुकी हैं, वो भी यहाँ पर नहीं है, उनका भी नामो निशान नहीं रहा। इसी के साथ उनके सामने वेंजियन पवेलियन के ग्रैंड मास्टर एंट्री मारते हैं, यानी कि फैन वूजी उनके सामने आते हैं और उन सभी लोगों से कहते हैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे साथ क्लाउड नहीं है, यानी कि हमारा स्वॉर्ड मास्टर ल्यूजन तुम्हारे साथ क्यों नहीं आया। मास्टर किंग जियान उसे कहते हैं सर यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर इतनी तबाही कैसे मची, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं बचा, लगता है किसी ने वेंजियन पवेलियन को बहुत ही बुरी तरह से बर्बाद किया है। तो ग्रैंड मास्टर उन लोगों से कहते हैं मुझे इस बारे में पता था कि वो यहाँ पर नहीं अपीयर होगा क्योंकि उसी ने ये सब कुछ किया है, वो यहाँ पर नहीं आएगा। ग्रैंड मास्टर को यहाँ पर हमारे जुंजी के ऊपर शक होता है, वो उन सभी लोगों से कहते हैं तुम सभी लोग जल्दी से मेरे मेंशन में आओ, बाकी के सभी लोग वहीं पर इंतजार कर रहे हैं, तुम्हें भी वहाँ पर आना होगा, हम लोग वहीं पर डिस्कस करेंगे। सभी लोग जब वहाँ पर पहुंचते हैं तो फैन मुझे अपनी कुर्सी के ऊपर बैठ जाता है। ये सभी लोग कहते हैं सर अब हमें बताएं कि इस बात का क्या मतलब है, आपने हम सभी को यहाँ पर क्यों बुलाया और यहाँ पर हुआ क्या है। फैन मुझे उन लोगों के सामने 2 तलवारें रखते हैं, एक तलवार मास्टर चैंग की होती है, दूसरी मास्टर किन की होती है। वो कहते हैं ये दोनों तलवारें मास्टर किन और मास्टर चैंग की हैं, दोनों उनकी सोल बाइटिंग तलवारें थी जो हमारे पास पड़ी हुई थी, ये दोनों टूट चुकी हैं, इसका मतलब यह है कि उन दोनों को किसी ने मार दिया है, वो दोनों मार चुके हैं। सुनते वो लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तो फैन वूजी उनसे कहते हैं तुम मुझे ये बताओ कि अब यहाँ पर उन दोनों को किसने मारा होगा। सभी लोग जानते हैं कि ल्यूजन और उनके दरमियान में एक झगड़ा चल रहा था और झगड़ा इतना ज्यादा था कि वो दोनों एक दूसरे की जान भी ले सकते थे। ऊपर से स्वॉर्ड मास्टर ल्यूजन यहाँ पर वापस तुम्हारे साथ आया भी नहीं और वो दोनों की मौत वहीं पर हुई है एंशिएंट स्टार सेक्टर में। इसका मतलब यह है कि उसी ने उन दोनों को मारा, इसलिए वो वापस नहीं आया और इसका मतलब मुझे लगता है कि उसी ने ये सब कुछ भी किया है। कॉन्टेस्ट के स्टार्ट होने से पहले उसने कहा था कि वो अकेले बाहर जाना चाहता है, यानी कि अकेले स्टार सेक्टर में कंपटीशन स्टार्ट होने से पहले पहुंच जाएगा। हम सभी लोग जब यहाँ से निकल गए तो वापस जहाँ पर आया होगा और आकर उसने ये सारी तबाही मचाई है। मुझे लगता है कि ये सब कुछ स्वॉर्ड मास्टर ल्यूजन ने किया है, उसने वेंजियन पवेलियन को बर्बाद किया है। तो एल्डर टैंग उसे कहती है लेकिन ग्रैंड मास्टर से कैसे हो सकता है, स्वॉर्ड मास्टर ल्यूजन ने हमारे सेक्टर के लिए एक कंपटीशन को जीता है, उसके फर्स्ट रैंकिंग को हासिल किया कि हमारा वेंजियन पवेलियन बाकी के सभी सेक्टर्स के ऊपर राज कर सके। आप यहाँ पर ये कैसे कह सकते हैं कि वो एक गद्दार है, उसने हमारे वेंजियन पवेलियन को बर्बाद किया है। लगता है कि आप यहाँ पर बिना किसी सबूत के ये बात कह रहे हैं, आपको ये बात नहीं कहनी चाहिए। मास्टर किंग जियान भी उनसे कहते हैं मैं भी इस बात से एग्री करता हूँ,
मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर स्वॉर्ड मास्टर लूजन के खिलाफ पहले सबूत इकट्ठे करने चाहिए और उसके बाद उसके ऊपर इल्जाम लगाना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 211 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करते, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? स्वर्ड किंग के एपिसोड 212 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वेंजियन पवेलियन के लोग वापस आ जाते हैं, जहां पर वेंजियन पवेलियन के मास्टर उनके सामने बैठे होते हैं और उनसे कहते हैं मुझे लगता है कि लूजुन ने सब कुछ किया है। लूजुन का किया कितना है, उसने वेंजियन पवेलियन को बर्बाद कर दिया। साथ ही वो हमारे शुंजी के स्टूडेंट से कहते हैं तुम उसके स्टूडेंट्स हो, अगर तुम लोग हमारी यहाँ पर मदद करते हो तो फिर हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा तुम्हारे मास्टर को पकड़ना। हम लोग स्वर्ड मास्टर लूजुन को पकड़ना चाहते हैं। तो लू किंगजान और शुई कियान वो दोनों सबसे पहले बोल पड़ती है। लू किंगजान से कहती है क्या तुम्हें लगता है कि हम यहाँ पर अपने मास्टर को पकड़ाने में तुम्हारी मदद करेंगे? हमारे मास्टर के खिलाफ तुम्हारे पास कोई भी सबूत नहीं है, तुम उसके ऊपर इस तरह इल्जाम नहीं लगा सकते। कियानो से कहती है हाँ हमारे मास्टर इस तरह का कोई भी काम कभी नहीं करेंगे, वो कभी भी किसी को धोखा नहीं दे सकते। लोग उनके डिसाइपल और हम लोग अपने मास्टर को धोखा नहीं देंगे। तो निंगली आगे बढ़ता है और कहता है सर मैं यहाँ पर इस बात की गवाही दे सकता हूँ, मैं गवाही दे सकता हूँ कि हमारे स्वर्ड मास्टर ने ये सब कुछ किया है जो कि हमारे मास्टर हैं। शुंजी के 7 पर्सनल डिसाइपल्स में से ये भी उसका एक पर्सनल डिसाइपल है। वो यहाँ पर उसके खिलाफ गवाही देने को तैयार हो जाता है। वो कहता है मैं यहाँ पर गवाही देता हूँ कि मेरे मास्टर ने प्लान बनाया था मास्टर चैंग और मास्टर किन को मारने का। पर सुनते ही बाकी के सभी लोग उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं निंगली तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम एक बहुत ही घटिया इंसान हो, तुम अपने मास्टर को धोखा कैसे दे सकते हो? चलाकर उसे कहता है तुम यहाँ पर बकवास कर रहे हो, तुम इतनी ज्यादा बकवास कैसे कर सकते हो हमारे मास्टर के खिलाफ? तुम हमारे मास्टर के खिलाफ जाओगे तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। निंगली उन लोगों से कहता है मैंने यहाँ पर कोई भी बकवास बात नहीं की, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। मास्टर लूजुन को हमारा मास्टर होने का कोई भी हक नहीं है, ना ही उसे वेंजियन पवेलियन का कोई मास्टर होने का हक है। उसने सभी को धोखा दिया है। सभी डिसाइपल्स अपनी अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं और कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारे मास्टर के खिलाफ बोलने की, हम तुम्हें मार डालेंगे। और बाकी के सभी लोग उसके साथ मिलकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं तुमने हमारे मास्टर की इंसल्ट किया तो हम तुम्हें यहाँ पर एक बहुत अच्छा सबक सिखाएंगे। वो आगे बढ़ रहे होते हैं उसी वक्त फैन वुजी अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए सीधा निंगली के पास आकर खड़ा हो जाता है, अपनी पावर्स को रिलीज करता है जिससे हमारे जुंजी के साइड सैपल्स उड़ते हुए पीछे जाकर गिर जाते हैं। वो उनसे कहता है तुम में से कोई भी यहाँ पर मेन हाल में फाइट नहीं कर सकता, स्पेशली निंगली के साथ कोई भी फाइट नहीं करेगा। गुशान चिल्लाकर कहता है वाकई में एक बहुत बड़ी डिस्ग्रेस है, ये हमारे मास्टर के नाम पर एक दाग लगा रहा है, ये हमारे मास्टर को फंसाने की कोशिश कर रहा है सिर्फ और सिर्फ अपनी सेफ्टी की खातिर, ताकि वेंजियन पवेलियन के मास्टर इसे बख्श दें और इसको सजा ना दें। ग्रैंड मास्टर फिर से चिल्लाकर उनसे कहते हैं बस बहुत हो गया, इतना काफी है। इसकी बात को मानने को तैयार हूँ क्योंकि निंगली मास्टर लूजुन का एक बहुत ही खास डिसाइपल था, जिसके 7 पर्सनल डिसाइपल्स में से एक पर्सनल डिसाइपल था। जबकि इसने यहाँ पर ये बात कही है कि स्वॉर्ड मास्टर लूजुन ने ही मास्टर चैंग और मास्टर किन की जान लेने का प्लान बनाया था, तो मुझे लगता है ये सच बोल रहा है। तो यहाँ पर इसकी बात को मानेंगे और तुम सभी लोगों को जिसने हमारे स्वॉर्ड मास्टर लूजुन का साथ दिया, जिसने हमारे मास्टर्स की जान ली, तुम अपने मास्टर का साथ दोगे। अगर तुम उसके साथ हो, हमारे साथ नहीं हो, तो फिर तुम सभी लोगों को वैन फैंग क्लिफ के ऊपर जाकर बंदी बनाया जाएगा, तुम सभी को वहीं पर रहना पड़ेगा। मास्टर किंग जियान ये बात सुनते ही कहते हैं मास्टर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, वैन फैंग क्लिफ बहुत ज्यादा खतरनाक है, इन बच्चों को वहाँ पर नहीं ले जाया जा सकता। ग्रैंड मास्टर से कहते हैं मैंने तुमसे जो कहा वही करो। वो लॉ एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट से कहते हैं सभी को पकड़ लो और सभी डिसाइपल्स को वहाँ पर जाकर बांध दो। एक्सियम में एंशियंट स्टार सेक्टर का दिखाया जाता है। एंशियंट स्टार सेक्टर के होली स्टार सिटी में मास्टर गु अपने लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं। हर फैमिली से बहुत सारे एलीट वहाँ पर आए होते हैं, उनके सामने बहुत सारे लोग होते हैं, सभी फैमिली से बहुत सारे लोग होते हैं, तकरीबन 1,30,000 लोग इनके पास आए होते हैं। मास्टर लू गु कियांग आगे बढ़ते हैं और उनसे कहते हैं मास्टर गु हम लोगों ने तकरीबन 1,30,000 लोगों को इकट्ठा कर लिया है, जिसे सभी के सभी एलीट वॉरियर्स हैं, हम लोग जाने के लिए रेडी हैं। मास्टर गु कहते हैं तो फिर ठीक है। फिर साथ ही वो चिल्लाकर कहते हैं तुम सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो, सभी लोग अपनी फैमिली को बचाने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए, अपने एंशिएंट स्टार सिटी को बचाने के लिए जहाँ पर वेंजियन पवेलियन की तरफ जा रहे हैं, ताकि हम लोग जस्टिस हासिल कर सकें। उनके पास एक ऐसा वेपन है जो हमारी अरे फॉर्मेशन को तोड़ सकता है। अगर वो अरे फॉर्मेशन को तोड़ सकते हैं तो कभी भी हमारे पर अटैक कर सकते हैं। जाकर उन सभी को सबक सिखाना होगा कि हमारा एंशिएंट स्टार सिटी कोई ऐसा सिटी नहीं है जिसके ऊपर कोई भी आकर अटैक कर सकता है। सभी लोग अपने अपने पंछियों के ऊपर बैठते हैं और वहां से उड़ना स्टार्ट करते हैं वेंजियन पवेलियन की तरफ, जबकि हमारा जुंजी वहीं पर छुप कर देख रहा होता है। जुंजी कहता है तो ठीक है प्लान स्टार्ट हो चुका है। स्टार सेक्टर के लोग अपने साथ पूरे 1,30,000 एलीट फाइटर्स को लेकर इस वक्त वेंजियन सेक्टर की तरफ निकल पड़े हैं। मैंने सोचा था ये वार उससे भी ज्यादा बड़ी होने वाली है। जुंजी कहता है तो चलो फिर ठीक है, इससे मुझे अब ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। मुझे लगा था कि ये थोड़े लोग लेकर जाएंगे, लेकिन ये तो पूरे 1,30,000 लेकर जा रहे हैं। हमारा जुंजी यहाँ पर ये सब कुछ कंप्लीट करने के बाद स्टार फॉलिंग अबीस के बाहर पहुंचता है, जहाँ पर उसकी मॉम ट्रैप है। तो वहाँ पर पहले से उसका इंतजार कर रही होती है। वो उसे कहते हैं तो फाइनली तुम यहाँ पर आएगी, मैं पिछले 3 दिन से यहाँ पर तुम्हारा इंतजार कर रहा था, हमारे पास से मुझे कोई भी खबर नहीं मिल रही थी, इसलिए मैं तुमसे मिलने के लिए वहीं पर आने वाला था, लेकिन शुक्र है कि तुम आ गए। जुंजी से कहता है तो क्या हमारे सारे लोग यहाँ पर आ चुके हैं? तो मास्टर लीन उसे कहते हैं हाँ सारे लोग आ चुके हैं, ये सभी लोग वहाँ पर नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं जहाँ पर तुम्हारी मॉम है, चलो हम लोग भी वहाँ पर चलते हैं। हमारा जुंजी मास्टर लीन से कहता तो फिर चलते हैं, जाके अपनी मॉम से मिलते हैं। और वो सभी लोग वहाँ से नीचे की तरफ चल पड़ते हैं। ये लोग वहाँ पर नीचे पहुँचते हैं तो हमारे जुंजी की मॉम के साथ लू लैन खड़ी होती है। वो उसे कहती है मिस्टर चू वाकई में हम तुम्हें देखकर बहुत खुश हैं। जुंजी के
सभी साथी वहाँ पर मौजूद होते हैं। शुंजी के डैड और उसके अपने करीबी दोस्त वो सारे वहाँ पर होते हैं। माँ शुंजी कहता है तुम सभी को देखकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। माँ शुंजी का जो जाओ ही होता है यानी चू जाओ ही वो उसे कहता है मास्टर मैं पूरे 3000 जिंगटियान आर्मी के सोल्जर्स को अपने साथ लेकर आया हूँ। इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, वो सभी के सभी आपके इशारे का इंतजार कर रहे हैं कि अब आप यहाँ पर ऑर्डर दें और हम लोग अपने मिशन को पूरा करें। शुंजी से कहता है चलो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तुम्हारा शुंजी अपने पास स्क्रोल को निकालता है जिसके अंदर उसने उन स्टेलर आर्मर्स को रखा था। वो उनसे कहता है हम लोग अपने ओरिजिनल प्लान के मुताबिक ही चलेंगे। तब के एंशियंट स्टार सेक्टर के सभी एलीट वॉरियर्स जहाँ से वेंजियन पवेलियन की तरफ चले गए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि तुम सभी लोग अपने साथ कुछ कुछ लोगों की टुकड़ी को लो और डायरेक्शन से एंशियंट स्टार सेक्टर के ऊपर अटैक कर दो। मास्टर डीन और एम्परर मो से कहते हैं हाँ क्यों नहीं, हम लोग तो रेडी बैठे हैं। अपने पास से रिंग निकालता है और उसे सोल्जर को देते हुए कहता है इसके अंदर पूरे 3000 पीसेस स्टेलर आर्मर के हैं। तुम सभी जिंगटियान आर्मी सोल्जर्स के लिए ये बहुत सा नेसेसरी है, तुम इन सभी को पहन लो। तुम सभी लोगों की बैटलिंग पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, इससे तुम सभी लोग सेफ भी रहोगे क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जहाँ पर तुम्हें से किसी एक की भी जान जाए। लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। उसके बाद मैं शुंजी आगे बढ़ता है अपनी मॉम के पास और मॉम से कहता है मॉम आपको थोड़ी देर यहीं पर रुकना पड़ेगा। आपको अरे फॉर्मेशन के अंदर क्रैक्स अपीयर होते हुए दिखाई दे, उसी वक्त आपको सेंट्रल अरे फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करना होगा जिससे आप आजाद हो जाएंगी। उसकी मॉम से कहती है मुझे इन लोगों ने बताया कि तुम नॉर्थ की तरफ अकेले जाना चाहते हो, वहाँ पर अरे फॉर्मेशन की जो आई है तुम उसको डिस्ट्रॉय करना चाहते हो। तुम वाकई में ऐसा कर लोगे क्योंकि वहाँ पर अगर तुम जाओगे तुम्हें पूरे की पूरी एंशियंट स्टार सिटी की जितनी भी फोर्स है उस सभी का सामना करना पड़ेगा। शुंजी कहता है मॉम आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने सब कुछ पहले से सेटल कर दिया है। ज्यादातर एलीट वॉरियर्स तो यहाँ से जा चुके हैं, ऊपर से मेरे पास मेरी डार्क हॉर्स वर्ड है, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसकी मदद से मैं सभी को हरा सकता हूँ। तो लिू जियांग हमारे शुंजी से कहती है शुंजी मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ, मैं नॉर्थ की तरफ तुम्हारे साथ जाऊंगी। तुम्हारे शुंजी उसे कहता है नहीं तुम यहाँ पर मेरी मॉम के पास रुको, मेरी मॉम को तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर फाइनल पर इस रे फॉर्मेशन में क्रैक्स अपीयर होंगे, तुम दोनों को मिलकर रे फॉर्मेशन को तोड़ना होगा। वो उसे कहती है अच्छा ठीक है फिर अपना ध्यान रखना, मैं तुम्हारी मॉम का ध्यान रखूंगी। इसके बाद हमारा शुंजी अपनी आर्मी से कहता है चलो फिर ठीक है रेडी हो जाओ, सभी लोग अलग अलग डायरेक्शन में चले जाओ। ये लोग इसके चारों कोनों में जाएंगे जहाँ पर रे फॉर्मेशन की आंखें हैं, उनको बर्बाद करने से अरे फॉर्मेशन को तोड़ा जा सकता है। तो हमारा शुंजी नॉर्थ की तरफ चला जाता है। नॉर्थ में जाने के बाद वो वहाँ पर अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए ब्लैक होल्स के साथ रे फॉर्मेशन के ऊपर अटैक करता है और कहता है कि रे फॉर्मेशन तो बहुत ज्यादा फ्रेजाइल है, इसके ऊपर अटैक करना बहुत ज्यादा आसान था। पर काफी सारे सोल्जर्स निकल आते हैं, वो गार्ड्स से कहते हैं तुम कौन हो, तुम यहाँ पर ये क्या कर रहे हो, तुम हमारी रे फॉर्मेशन को क्यों तोड़ रहे हो। हमारा शुंजी उनसे कहता है ये मैं हूँ, क्या तुम लोग मुझे पहचानते नहीं हो। वो सभी लोग जब उसकी तरफ गौर से देखते हैं और कहते हैं इस लड़के ने एक ब्लैक कलर की स्वर्ड है और इसके साथ साथ इसने एक बड़ा सा गाउन पहना हुआ है जो ब्लैक कलर का है, तो मतलब ये तो वेंजियन पवेलियन से है। ये वेंजियन पवेलियन का स्वर्ड मास्टर लू जुन है जिसने इस बार के कंपटीशन में फर्स्ट रैंकिंग को हासिल किया। तो हमारा शुंजी उन सभी लोगों से कहता है तो तुम सभी लोगों के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि मरने से पहले तुम सभी लोगों ने यहाँ पर मुझे रिकॉग्नाइज कर लिया, तुम सभी लोग ऐसे मर जाते, चलो आप जल्दी से आ जाओ और एक एक करके मरते जाओ। वो सभी गार्ड्स से कहते हैं तुम यहाँ पर अपने आप को कुछ ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर तुम सभी को हरा पाओगे, तुम अकेले हो हम ज्यादा हैं। वहीं पर खड़े खड़े अपनी तलवार को घुमाते हुए सभी के ऊपर अटैक करता है, तो वो सभी के सभी वहीं पर हवा में पीछे की तरफ गिर जाते हैं। यहाँ पर इन सभी को लीड करने के लिए एक एल्डर होते हैं जिसका नाम एल्डर मो होता है। उनका एक बंदा उसके पास आता है और कहता है एल्डर मो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, हम लोग उसके सामने टिक नहीं पा रहे। तो एल्डर मो से कहते हैं मेरे मो सेक्टर की आर्मी जहाँ पर बहुत ही जल्दी पहुंचने वाली है, मो सेक्टर की आर्मी जब यहाँ पर रेस्क्यू के लिए पहुंचेगी तो ये लोग यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, ये हमारी अरे फॉर्मेशन को नहीं तोड़ पाएंगे, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। साथ ही वो अपने लोगों से कहते हैं जाओ जाकर इसको मार डालो, इसके ऊपर जरा भी तरस खाने की जरूरत नहीं है। और वो सभी गार्ड्स फिर से हमारे शुंजी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। हमारा शुंजी सोच रहा था ये सभी लोग तो बहुत बड़े बेवकूफ हैं, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, चलो जल्दी से इसको खत्म करते हैं सिर्फ इस फाइनल स्ट्राइक में। हमारा शुंजी अपनी तलवार को ऊपर की तरफ उठाता है और अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। जब वो अपनी तलवार को ऊपर की तरफ उठाता है तो उसके अंदर से बहुत ही पावरफुल लाइट निकलती है। वो सभी गार्ड्स कहते हैं ये तो बहुत ही बुरा है, इसकी तलवार के अंदर से जो लाइट निकल रही है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है और बहुत ज्यादा हॉरिफाइंग भी है, हम में से कोई भी यहाँ पर इसको नहीं रोक पाएगा और हमारी रे फॉर्मेशन भी यहाँ पर इसके सामने नहीं टिक पाएगी। आसमान के ऊपर से ब्लैक होल ओपन होता है और उसके अंदर से बहुत सारे स्टार्स नीचे की तरफ गिर रहे होते हैं, वो सभी लोग अपने आप को उससे बचा रहे होते हैं। दूसरी तरफ उसकी मॉम को दिखाते हैं कि उसकी मॉम जब आसमान की तरफ देखती है वो कहती है लगता है कि हमारे सामने है कि उन्होंने चारों कोनों में जाकर रे फॉर्मेशन की आइज को डिस्ट्रॉय कर दिया, इसी वजह से हमारे पास जो रे फॉर्मेशन की आई थी वो ओपन हो चुकी है। तो मेलविना अपने हाथ को ऊपर की तरफ करते हुए पावर्स को रिलीज करती है। तो लिू जियांग उनसे कहती है आंटी मैं यहाँ पर आपकी हेल्प करती हूँ। वो दोनों ही अपनी अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उस आई के ऊपर अटैक करती है। वो दोनों आई के ऊपर अटैक करते हैं तो रे फॉर्मेशन की आई को डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसकी वजह से जिसकी मॉम की बॉडी के ऊपर जो चेन्स होती है वो चेन्स खत्म हो जाती है और उसकी मॉम आजाद हो जाती है। अब वो इस अबीस से बाहर निकल सकती है। जैसे वो वहाँ पर से आजाद होती हैं वो लिू जियांग से कहती हैं अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, मैं जाकर अपने बेटे को देखने वाली हूँ, तुम यहीं पर रुककर मेरा इंतजार करो। और साथ ही वो सोच रही होती है पूरे 18 साल तक मैं यहाँ पर एक ही पिलर के साथ बंधी रही हूँ, 18 साल मैं यहीं पर इंतजार करती रही हूँ, फाइनली मैं यहाँ पर स्टार फाइलिंग अबीस के अंदर से बाहर निकलने वाली हूँ। चलो देखते हैं फायर की दुनिया कैसी हो गई है। हमारे शुंजी ने उनकी रे फॉर्मेशन को तोड़ दिया। रे फॉर्मेशन को तोड़ने के बाद हमारे शुंजी उनसे कहता तुम लोग यहाँ पर क्या ही कर पाओगे, तुम्हारी रे फॉर्मेशन टूट चुकी है। एल्डर मो अपने साथियों से कहते हैं हम लोग रे फॉर्मेशन को भी टूटने से नहीं बचा पाए, ये हमारी बहुत बड़ी गलती है। मतलब यह कि अब हमारे जिंदा रहने का कोई भी फायदा नहीं है क्योंकि हमारे जिंदा रहने का यही तो मकसद था, अपनी रे फॉर्मेशन को बचा कर रखना। जाओ जाकर इस लड़के को मार डालो। सभी के सभी लोग आगे बढ़ते हैं हमारे शुंजी के ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन उसी वक्त उनके ऊपर अटैक होता है और पीछे गिर जाते हैं। हमारे शुंजी की मॉम एलविना
वहाँ पर पहुंच जाती है और वो उनके ऊपर अटैक करती है। अपनी मॉम को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है, जबकि एल्डर मॉम से देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं एल्विना लियू तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें किसने आजाद किया। लेकिन फिर साथ ही कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, ये लड़का कहीं ये तुम्हारा बेटा तो नहीं है, इसका नाम क्लाउड चू तो नहीं है। माया जुंजी से कहता है तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना, लेकिन पहचानने में देर कर दी। हाँ मैं ही क्लाउड चू हूँ, मैं इसका बेटा हूँ और चू फैमिली से हूँ। ये बात सुनने के बाद एल्डर मो और भी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है जो तो क्लाउड चू है जो कि चू फैमिली से है, यहाँ पर वापस आया इसका मतलब यह है कि ये अपनी माँ के लिए बदला लेने के लिए आया होगा। हमने 18 साल तक इसकी माँ को यहाँ पर बंदी बनाकर रखा, अब तो ये हमें से किसी को एक को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। वो सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 212 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं हम सब लोग स्वर्ड किंग के एपिसोड 213 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मास्टर मो को माया जुंजी की हकीकत के बारे में पता चलता है। वो वहाँ पर एल्विना को देखता है तो उसे देखकर काफी हैरान होता है। जुंजी से कहता है कहीं तुम इसके बेटे तो नहीं हो, इसका मतलब यह है कि तुम्हारा नाम क्लाउड चू है, फैमिली से हो और तुम इसके बेटे हो। वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और बाकी सभी लोग उसे कहता है अगर ये वाकई में क्लाउड चू है तो ये यहाँ पर हमसे बदला लेने के लिए आया होगा। हमने इसकी माँ के साथ जो कुछ भी किया है इससे पहले कि हमें यहाँ पर मार डाले, हमें इस सभी को मार डालना होगा। मास्टर मो एल्विना से कहते हैं एल्विना ये बात तो ठीक है कि तुम उस अभी से निकल आएगा, तुम अपनी कैद से आजाद हो चुकी हो, लेकिन ये बात भी ठीक है कि तुम में से कोई भी यहाँ से बचकर बाहर नहीं जा पाएगा, तुम सभी लोग यहीं पर मरने वाले हो, इसे कोई भी एंशियंट स्टार सेक्टर को छोड़कर नहीं जा सकता। वीना उसे कहती है क्या तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है कि हम लोग यहाँ से नहीं जा सकते। इसी के साथ ही हमारे जुंजी की आर्मी वहाँ पर पहुंच जाती है। उनका जनरल अपनी आर्मी को लीड करते हुए वहाँ पर आ जाता है। वो सारे जिंगटियान आर्मी सोल्जर्स होते हैं। देखकर तो मास्टर मो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये क्या, यहाँ पर एक आर्मी कहाँ से आ गई, इनके पास तो पूरी आर्मी है। मास्टर लिन वहाँ पर मास्टर मो और बाकी के एल्डर्स के साथ अपीयर होते हैं और कहते हैं तो हम लोग भी यहाँ पर हैं। सभी लोग उन सभी एल्डर्स को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि मास्टर लिन जो होते हैं वो निर्वाणा के 6 लेवल पर है, मास्टर मो भी निर्वाणा राम के एक्सपर्ट हैं। देखकर तो वो लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं हम सभी लोग मरने वाले हैं क्योंकि ये सारे निर्वाणा राम के एक्सपर्ट्स हैं। तो माया जुंजी उनसे कहता है तुम में से कोई भी यहाँ पर एंशियंट स्टार सेक्टर को छोड़कर नहीं जा सकता और तुम लोग हमें कह रहे थे कि हम लोग एंशियंट स्टार सेक्टर को छोड़कर नहीं जा पाएंगे। उनको चारों तरफ से घेर लिया गया होता है। यहीं पर 2 लोगों को दिखाते हैं, वो 2 लोग वहाँ से भागकर बाहर की तरफ पहुंच जाते हैं। वो लोग कहते हैं हमारा होली स्टार सिटी ये तो गिर चुका है, यानी कि हमारे दुश्मन ने चारों तरफ से घेर लिया और दुश्मन ने हमारे बहुत सारे लोगों को मार दिया। हमें जल्दी से जाकर प्रेसिडेंट को इस बारे में बताना होगा, मास्टर गू को जाकर इन्फॉर्म करना होगा। दोनों जैसे भागते वहाँ से जा रहे होते हैं, उनमें से एक को तीर लगता है और वहीं पर मर जाता है। टैनल ऊपर दीवार के ऊपर खड़ा होता है और उन दोनों को निशाना लगा रहा होता है। वो जैसे दूसरे वाले को मारने लगता है, माया जुंजी उसके पास आता है और उसे कहता है प्लीज इसको रहने दो, तो भागने दो। तो वो उसे कहता है हम लोग इस वक्त एक बहुत ही क्रूशियल मोमेंट में है, इस वक्त दुश्मन को मारना बहुत ज्यादा जरूरी है, हमारे सामने जितने भी दुश्मन आएंगे उन सभी को मारना होगा, हमारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। जुंजी उसे कहता है ये भी मेरे प्लान का एक हिस्सा है, इस एक वाले को जहाँ से जाने दो, ये जाकर मास्टर गू को इस बारे में इन्फॉर्म करेगा जिससे हमारा प्लान और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। मुझे पता है कि ये बहुत ही जल्दी वेंजियन सेक्टर में पहुंचने वाला है। फिर साथ ही माया जुंजी कहता है वेंजियन सेक्टर में ये लोग पहुंच गए होंगे, यानी कि एंशियंट स्टार सेक्टर की आर्मी पहुंच गई होगी, मुझे वहां पर पहुंचना होगा। उसके बाद माया जुंजी सभी लोगों से कहता है मैं ये वाली जगह तुम्हारे पर छोड़ता हूँ, मुझे जल्दी वेंजियन सेक्टर में जाना है इसलिए मैं वहां पर जा रहा हूँ। इसी में वेंजियन सेक्टर की वैन पैंग क्लिफ का दिखाया जाता है जहाँ पर माया जुंजी के सारे स्टूडेंट्स को पिलर्स के साथ बांधा गया होता है, उन्हें पिलर्स के साथ बांध दिया गया होता है। साथ वाले पिलर्स के ऊपर भी लोगों को बांधा गया था लेकिन वो मारकर उनके कंकाल वहीं पर अभी लटके होते हैं। लूजिंग उसकी तरफ देखता और कहता है जी क्या हम लोग भी यहाँ पर हमेशा के लिए बंदे रह जाएंगे, क्या हम लोग भी यहाँ पर इसी तरह कंकाल बन जाएंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पर अगर बंदे रहे तो हम लोग भूख की वजह से मर जाएंगे। कियानो से कहती है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमारे मास्टर बहुत ही जल्दी हमें बचाने के लिए जरूर आएंगे, हमारे मास्टर कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ेंगे। लूलिंग उनसे कहता है क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि वो यहाँ पर हमें बचाने के लिए आएंगे? फिर हमारे मास्टर ने ची ज़ेंग चाओ और उसके साथ मास्टर किन क्यामो उन दोनों की जान ली भी है तो इससे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि वो दोनों ही बहुत ही बुरे इंसान थे, उन लोगों ने बहुत ही बुरे बुरे काम किए थे, वो लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मौत को डिजर्व करते थे। मुझे तो अपने वेंजियन सेक्टर के लीडर के ऊपर बहुत ज्यादा तरस आता है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी अथॉरिटी को देख रहा है, उसने हमारे मास्टर की कंट्रीब्यूशंस को नहीं देखा। हमारे मास्टर ने 6 सेक्टर कंपटीशन में उसे 6 सेक्टर्स का लीडर बनवा दिया, लेकिन फिर भी वो लोग यहाँ पर हमारे मास्टर के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। नहीं लगता कि इस तरह के ग्रैंड मास्टर को हमारा ग्रैंड मास्टर होना चाहिए। तो उसी वक्त निंगली पहुंच जाता है। निंगली उन लोगों से कहता है तुम सभी लोग यहाँ पर, तुम सभी लोगों को यहाँ पर टॉर्मेंट किया जा रहा है, यानी तुम्हें सजा दी जा रही है, वो भी एक स्पेशल गैस के साथ जिसे बोन क्रैशिंग गैल कहा जाता है। लोग यहाँ पर पूरी एक रात और एक दिन से हो, लेकिन फिर भी तुम सभी लोग यहाँ पर बात कर सकते हो, ये तो बड़ी अमेजिंग बात है। वो साथ ही उन सभी को अपना फेलो भी कह रहा होता है, क्योंकि वो इनके साथ ही इस 7 डिसाइपल्स में से एक डिसाइपल था, जुंजी के पर्सनल 7 डिसाइपल्स में से एक डिसाइपल। तो किंग जान उसे कहती है तुम तो एक डिसाइपल होने के नाम पर दब्बा हो, तुम मास्टर के डिसाइपल कैसे हो सकते हो, इसलिए तुम यहाँ पर हमें अपना फेलो स्टूडेंट तो ना ही कहो, क्योंकि हम लोग तुम्हारे फेलोस बिल्कुल भी नहीं है। निंगली उन सभी लोगों से कहता है मैं एक बहुत ही सिंपल सा इंसान हूँ, सिर्फ और सिर्फ एक ही सपना था कि मैं मार्शल आर्ट्स की पीक तक पहुंच सकूं, और मुझे लगता है कि मार्शल आर्ट्स की पीक तक ग्रैंड मास्टर के साथ मिलकर पहुंच सकता हूँ, क्योंकि ग्रैंड मास्टर ने मुझसे वादा किया है, मास्टर ने मुझसे वादा किया है कि मुझे अपना पर्सनल डिसाइपल बना लेंगे। मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ पर मुझे एक
ऐसा क्यों कह रही हो कि मैं एक डिसाइपल होने के लायक नहीं हूँ। मैंने यहाँ पर सही फैसला किया है, सही वक्त के ऊपर सही फैसला करना, यही मार्शल आर्ट्स की दुनिया है। तुम लोगों को भी यहाँ से आजाद कर दूंगा। बस तुम्हें एक काम करना है कि तुम्हें मास्टर वेंजियान यानी ग्रैंड मास्टर के हाथ में आपको सौंपना होगा, यानी कि तुम्हें उन्हें अपना मास्टर कहना होगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। शुइकियान चलाकर उसे कह दिया अपनी बकवास बंद करो, हमें यहाँ पर किसी भी मास्टर को मारने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास पहले से एक मास्टर है। तुम यहाँ पर मार्शल आर्ट्स की पीक पर पहुंचने का बहाना बना रहे हो, असल में तो यह है कि तुम यहाँ पर ग्रैंड मास्टर के तलवे चाट रहे हो, सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए सब कुछ कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें पता था कि अगर तुम हमारे साथ रहोगे तुम भी यहाँ पर हमारे साथ बधे होते। निंगली उन लोगों से कहता है तुम लोग अपनी बकवास बंद करो, चलो ठीक है मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें यहाँ पर एक चीज दिखाता हूँ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि एब्सोल्यूट पावर क्या कर सकती है। अपने साथियों से कहता है चलो जल्दी से इन सभी को खोल कर ले आओ, तो वो उनको जाकर खोलते हैं और उन सभी को लेकर वहाँ से बाहर आ जाते हैं। ये सभी लोग मार्शल आर्ट स्क्वायर के ऊपर पहुंचते हैं। यहाँ पर इन लोगों ने हमारे जुंजी के आउटर गेट के बहुत सारे डिसाइपल्स को खड़ा किया होता है। सभी को वहाँ पर खड़ा करने के बाद उनके पास एक एक बंदा खड़ा होता है, उनके हाथ में एक बड़ी बड़ी तलवार होती है ताकि उनकी गर्दन काटी जा सके। निंगली वहाँ पर ऊपर खड़ा होता है तो प्रिंसेस यू से कहती है तुम ये क्या कर रहे हो, आज तुम यहाँ पर करने के वाले हो। निंगली से कहता है मैं तुम्हें यहाँ पर एब्सोल्यूट पावर दिखाने वाला हूँ क्योंकि अब आउटर गेट्स का नया मास्टर मैं हूँ। ग्रैंड मास्टर ने मुझे यहाँ का नया मास्टर बनाया और उन्होंने यहाँ पर मुझे पूरी पावर दिया कि मैं यहाँ पर कुछ भी कर सकता हूँ। उन्होंने मुझे कहा था कि अगर तुम्हारे स्वॉर्ड मास्टर लूजन के जितने भी डिसाइपल्स हैं वो यहाँ पर रेजिस्ट करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें मार दिया जाए। यहाँ पर यही करने वाला हूँ। प्रिंसेस से कहती है अब तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है कि तुम यहाँ पर ये करने वाले हो। तो इसी के साथ ही वहाँ पर अपना हाथ उठाता है और अपने गार्ड से कहता है ठीक है इनको मार डालो। हाथ में उनकी तलवारें होती है, वो वहीं पर अपनी अपनी तलवारों को उठाते हैं और इसी के साथ ही उन सभी की गर्दनें काट देते हैं जो कि उनके सामने खड़े होते हैं। ये देखकर शुइकियान और बाकी के सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। तो निंगली कहता है सभी लोग आउटर गेट के डिसाइपल हो जो कि स्वॉर्ड मास्टर लूजन को मानते हो, तो तुम सभी लोगों को अपने मास्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाना होगा। तुम्हारे मास्टर ने एक बहुत बड़ा क्राइम किया और उसके बाद वो भाग चुका है, एक भगोड़ा हो चुका है, तो उसकी सजा तुम्हें दी जाएगी। इसके साथ ही वो उनसे कहता है तुम में से जो भी यहाँ पर मेरा आदमी बन जाएगा यानी कि जो मुझे अपना मास्टर मान लेगा डेथ पेनल्टी से बच सकता है, मैं उसे जिंदा छोड़ दूंगा। तो लू लिंग उसे कहता है तो तुम यहाँ पर लोगों की सपोर्ट को हासिल करने के लिए अपनी पावर को यूज कर रहे हो, तुम अपनी पावर को यूज करते हुए क्या इनकी सपोर्ट को हासिल कर लोगे। तो कहता है नहीं मेरे पास एक और रास्ता भी है, मैं एक और रास्ते से इनकी सपोर्ट को हासिल कर सकता हूँ। अगर तुम चाहते हो कि मैं इन सभी लोगों की जान ना लूं तो मेरे पास एक और रास्ता है और वो रास्ता यह है कि तुम्हें अपने पास 7 स्टार स्वॉर्ड फॉर्मेशन का फार्मूला मुझे देना होगा जो तुम्हारे पास तुम्हारे मास्टर ने दिया था। अगर वो तुम मुझे दे देते हो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। लू लिंग चलाकर उसे कहता है तो इसका मतलब यह है कि तुम हमें यहाँ पर इसीलिए लेकर आए हो क्योंकि तुम्हें वो 7 स्टार स्वॉर्ड फॉर्मेशन का फार्मूला चाहिए, वो रे फॉर्मेशन का फार्मूला तुम्हें कभी भी नहीं देंगे। आगे से हंसना शुरू कर देता है और उसे कहता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम मुझे वो नहीं दोगे, तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि ग्रैंड मास्टर ने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया, हालांकि तुम्हारी ग्रैंड मास्टर की नजर में कोई भी औकात नहीं है, वो तुम्हें उसी वक्त मरवा सकते थे, लेकिन तुम्हारे पास 7 स्वॉर्ड फॉर्मेशन का फार्मूला है। फार्मूला अगर मास्टर को मिल जाता है तो इसकी मदद से हम लोग और ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। साथ ही निंगली कहता है और डिसाइपल्स को लाओ और उनको भी मारो, तो वो लोग वहाँ पर और डिसाइपल्स को लाते हैं, उनको मारना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में वेंजियान सेक्टर का दिखाया जाता है जहाँ पर मेन हॉल में ग्रैंड मास्टर अपनी कुर्सी के ऊपर बैठा होता है और अपने भाई से कहता है बताओ कि तुम अपनी टीम को लौट जाकर चेक करके आओ। मैंने निंगली को एक काम दिया था, मैंने उसे कहा था कि शुंजी के जितने डिसाइपल्स हैं उन सभी के पास 7 स्वॉर्ड फॉर्मेशन का फार्मूला लेकर आए। तो उसने वो बहुत ही स्पेशल फॉर्मेशन अपने स्टूडेंट्स को सिखाई है, अगर वो मैनुअल हमें मिल जाता है तो हमारे लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा, जाओ जाकर वहाँ पर चेक करके आओ। उसे कहता है ठीक है ब्रदर मैं चेक करके आता हूँ। लेकिन उसी वक्त वहाँ पर एक बंदा आता है उन्हें रिपोर्ट करने के लिए, उनसे कहता है सर एक बहुत ही बुरी खबर है, तुम्हारी अरे फॉर्मेशन के बाहर बहुत सारे लोग हैं जो कि एंशिएंट स्टार सेक्टर के हैं और बहुत सारे मास्टर्स और बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं। मुझे लगता है कि वो लोग यहाँ पर हमसे फाइट करने के लिए आए हैं। ये बात सुनते ही वो बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, एंशिएंट स्टार सेक्टर के लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर चल क्या रहा है, चलो वहाँ पर चल कर देखते हैं। इसके साथ ही फैन मुझे अपने भाई के साथ जल्दी से बाहर पहुंच जाता है तो मास्टर गू और मास्टर गू क्योंग उसके सामने खड़े होते हैं। तो फैन मुझे उनसे कहता है मिस्टर गू तुम्हारे यहाँ पर आने का क्या मकसद है, तुम इतने सारे लोगों को लेकर यहाँ पर क्यों आए हो। मास्टर गू से कहते हैं तुम्हारी जितनी भी चालें थी वो सारी की सारी बेनकाब हो चुकी है, अब तुम्हें यहाँ पर और ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है। तुमने यहाँ पर वो वेपन हमारे हवाले नहीं किया, वो मैप हमारे हवाले नहीं किया जिसके मुताबिक तुम हमारी अरे फॉर्मेशन को बेद कर अंदर आ रहे हो, मदद से तुम हमारी अरे फॉर्मेशन को तोड़ सकते हो। तो मैं यहाँ पर तुम्हें तुम्हारे पूरे के पूरे वेंजियन पवेलियन को बर्बाद कर दूंगा। मैं अपने साथ पूरे 1,30,000 लोगों को लेकर आया हूँ, ये सारे के सारे एक्सपर्ट्स हैं। मुझे उसे कहता है तुम यहाँ पर कौन से चालों की बात कर रहे हो, मैंने किसी भी चाल को नहीं चला और मैं यहाँ पर समझ नहीं पा रहा कि तुम यहाँ पर आए क्यों हो। इसी के साथ ही मास्टर गू अपने पास से मैप निकालते हैं और उसे कहते हैं क्या तुम इस मैप को पहचानते हो। मास्टर फैन मुझे उसे कहते हैं लगता है कि तुम यहाँ पर इसलिए आए हो कि मास्टर चीजा और उसके साथ साथ मास्टर किन की मौत हुई है तुम्हारे सेक्टर में, लोगों ने तुम्हें कोई गिफ्ट दिया था, मुझे लगता है कि कोई मुझे यहाँ पर फंसाने की कोशिश कर रहा है। मास्टर चैंग और मास्टर किन को मैंने नहीं मारा था। मास्टर गू से कहते हैं तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि मैं गलत कह रहा हूँ, साबित करो। तो मास्टर फैन मुझे उसे कहते हैं तुम्हें नहीं लगता कि ये सारा कुछ ज्यादा अजीब हो रहा है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं एक प्रोफेशनल इंसान मैं वहाँ पर कोई सबूत छोड़ूंगा कि तुम्हें वहाँ पर पता चल जाए कि ये सब कुछ मैंने किया है। लगता है कि मास्टर चैंग और मास्टर किन को मैं अपनी स्वर्ड के साथ मारूंगा जहाँ पर स्वर्ड इंटेंट छूट जाए और तुम्हें पता चल जाए कि ये सब कुछ मैं कर रहा हूँ। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मुझे लगता है कि कोई हम दोनों को यहाँ पर आपस में लड़वाना चाहता है। मैं एक प्रोफेशनल इंसान हूँ, मैं कभी पीछे सबूत नहीं छोड़ूंगा। मास्टर गू की बात सुनने के बाद कहते हैं हाँ ये बात तो ठीक है कि तुम यहाँ पर सबूत नहीं छोड़ोगे। मास्टर गू क्यों उसे कहते हैं मुझे लगता है कि हमें इसकी बात नहीं सुननी चाहिए, अगर हम लोग इसकी बात सुनते हैं तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास कोई भी सबूत नहीं और हमें अपनी
1,30,000 लोगों को लेकर वापस जाना होगा। हम लोग इसके ऊपर अटैक नहीं कर पाएंगे। इसी के साथ ही गोल्डन पंछी वहाँ पर आकर गिरता है। उस गोल्डन पंछी के ऊपर जो बंदा होता है वो भी वहाँ पर गिरता है। मास्टर गू क्योंग कहते हैं ये तो एक गोल्डन फीदर स्टारलाइट ईगल है, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रहा है। तो फैन वूजी भी इस बात से काफी हैरान होते हैं और कहते हैं ये तो एक यूनिक मैसेज टेलीपोर्टेशन टूल है। एंशिएंट स्टार सेक्टर वाले इस्तेमाल करते हैं जब उन्हें बहुत ज्यादा इमरजेंसी होती है। पता नहीं एंशिएंट स्टार सेक्टर में क्या हुआ होगा। पंछी जब वहाँ पर गिरता है तो वो बेचारा तो मर जाता है, लेकिन उसके ऊपर जो बंदा होता है वो भी काफी जख्मी होता है। वो चिल्लाकर उनसे कहता है सेक्टर लीडर बहुत ही बुरा हुआ है, हमारे होली स्टार सिटी के ऊपर अटैक हुआ और हमारा होली स्टार सिटी हार चुका है। अचानक से कहीं से वेंजियन पवेलियन के लोग वहाँ पर निकल आए थे। वो पूरी आर्मी के साथ वहाँ पर आए थे और उन लोगों ने हमारी प्रोटेक्शन रिफॉर्मेशन को तोड़ दिया, भी लोगों को मार दिया है। ये बात सुनते ही मास्टर गू क्योंग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और चिल्लाकर उससे कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है। साथ ही वो फैन वूजी से कहते हैं फैन वूजी जी तुमने क्या कर दिया, क्या तुम अभी भी इस बात से मना करोगे कि ये सब कुछ तुमने नहीं किया, जबकि मेरा बंदा कह रहा है कि वेंजियन पवेलियन के लोगों ने ये सब कुछ किया है। जहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 213 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे हमारा जुंजी जहाँ पर इन दोनों का आपस में किस तरह लड़ाएगा, के बाद आखिर पर जो बचेगा उसको जुंजी किस तरह मारेगा। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसे आप सब लोग स्वर्ड किंग के एपिसोड 214 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था हमारा जुंजी जहाँ पर वेंजियन पवेलियन और एंशिएंट स्टार सेक्टर के दोनों लोगों को आपस में लड़वाने के लिए पूरा प्लान बना चुका है। यहाँ पर एक दूत आता है जो कि आकर हमने मास्टर गू को बताता है कि एंशिएंट स्टार सिटी के ऊपर अटैक हुआ है और हमारा सिटी हार चुका है और वेंजियन पवेलियन की आर्मी ने ये सब कुछ किया है। बात सुनने के बाद मास्टर गू उसे कहते हैं फैन वूजी क्या तुम अभी भी इस बात से डिनाई करोगे कि तुम्हारे लोगों ने ये सब कुछ नहीं किया, ये सारे का सारा तुम्हारा प्लान नहीं है। तो फैन वूजी उसे कहते हैं मिस्टर गू आपको यहाँ पर बेवकूफ बनने की जरूरत नहीं है। क्या आपने देखा नहीं कि अभी भी हमारा एक मेंबर यानी कि मास्टर लूजन वहीं पर है आपके एंशिएंट स्टार सिटी में। ये सब कुछ वही कर रहा है, वही हम दोनों के दरमियान में जहाँ पर फाइट करवाना चाहता है। तो मुझे लगता है कि आपको हमारे आउटर सेक्टर में जाना चाहिए और जाकर वहाँ पर चेक करना चाहिए। उसके सारे के सारे डिसाइपल्स को हमने पहले से मार दिया है, उसके बहुत सारे डिसाइपल्स को हमने मार दिया और बाकी के सभी को हमने बंदी बना लिया हुआ है। और वेंजियन सेक्टर अभी भी स्वर्ड मास्टर लूजन को ढूंढ रहा है क्योंकि वो हमारा एक गद्दार है। उसने ये सब कुछ किया है, उसने हमारे मास्टर चैंग और मास्टर किन की जान ली है। मास्टर गू क्योंग उसे कहते हैं तो तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि वो एक गद्दार है। मास्टर फैन वूजी उसे कहते हैं हाँ वो एक गद्दार है, उसने हमारे वेंजियन सेक्टर को धोखा दिया है। इसके अलावा उसने एंशिएंट स्टार सेक्टर में जाकर बहुत ज्यादा मुश्किल क्रिएट किया। वो हम दोनों के दरमियान में एक फाइट करवाना चाहता है। मुझे नहीं पता कि इसकी रीजन क्या है, लेकिन वो हम दोनों को लड़वाना चाहता है। इसके साथ ही वहाँ पर लैंडिंग होती है हमारे जुंजी की। हमारा जुंजी उन दोनों के बीच आ जाता है, यानी कि दोनों की तरफ दरमियान में आकर खड़ा होता है। इसके साथ ही मास्टर फैन मुझे से कहता है मास्टर मैं वापस आ गया, जैसा कि आपने मुझे कहा था बिल्कुल वैसा ही किया है। जबकि फैन मुझे सोच रहा था इस कमीने की हिम्मत तो देखो जी, जहाँ पर हम सभी के बीच में आ पहुंच जाए और आकर मुझसे बात भी कर रहा है। हमारा जुंजी फैन मुझे को रिस्पेक्ट देते हुए कहता है मास्टर जैसा आपने कहा था मैंने सक्सेसफुली बिल्कुल वैसा ही किया है। मैं अपनी आर्मी को लेकर वहाँ पर गया था, आपके लोगों को लेकर वहाँ पर गया, हमने रिफॉर्मेशन को तोड़ा आपके तरीके के मुताबिक। साथ ही वहाँ पर सभी लोगों को मार दिया और मारकर उनके पूरे के पूरे एंशिएंट स्टार सिटी को कंट्रोल कर लिया है। तक वो भी हमारे वेंजियन सेक्टर के कंट्रोल में आएगा। एंड मुझे भी चिल्लाकर से कहते हैं अपनी बकवास बंद करो। साथ ही वो अपने ब्लड लॉ एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट से कहते हैं जल्दी से क्लाउड को पकड़ लो, उसको पकड़कर बंदी बना लो। हमारा जुंजी यहाँ पर फिर से आखिरी बात करता है। हमारा जुंजी से कहता है मास्टर अब जी तुम क्या कर रहे हो, तुम मुझे यहाँ पर क्यों पकड़वा रहे हो। अब इन सभी के सामने तुम यहाँ पर बोला बनने का नाटक मत करो। तुम्हें तो मुझसे कहा था अगर हम लोग यहाँ पर इस कंपटीशन को जीत जाते हैं, 6 सेक्टर के कंपटीशन को जीतने के बाद हम लोग वेंजियन पवेलियन वाले स्टार सेक्टर को हरा देंगे और उनको हराकर उनके सारे के सारे रिसोर्सेज पर कब्जा कर लेंगे। इतना एक सेक्टर कम हो जाएगा और हम लोग सारे के सारे सेक्टर हमारा सेक्टर बहुत ज्यादा बड़ा बन जाएगा। ये बात सुनते ही मास्टर गू क्योंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं फैन वूजी तुमने तो हद ही पार कर दी, अब तुम यहाँ पर हमारे सामने और ज्यादा एक्टिंग नहीं कर सकते। तो उन्होंने मिलकर ये सब कुछ किया है, ये तुम्हारा पर्सनल डिसाइपल है, तुम अपने पर्सनल डिसाइपल को वहाँ पर आर्मी देकर भेजी थी ताकि वो हमारे सेक्टर के ऊपर अटैक कर सके। मुझे लगता है कि हमारे सेक्टर को तुम्हारे सेक्टर से बदला लेना चाहिए। वो सभी के सभी अपनी अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं। सभी लोगों से कहता है तुम सभी लोग जल्दी से एक रे फॉर्मेशन को क्रिएट करो। इस रे फॉर्मेशन को बनाकर आज हम लोग वेंजियन पवेलियन को बर्बाद कर देंगे। लोग अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए रे फॉर्मेशन क्रिएट करने लगे हैं, जबकि हमारा जुंजी जल्दी से जंप करते हैं वहां से साइड के ऊपर हट जाता है। कहता है यहाँ पर आग लगा दी है, अब बस इस आग के फैलने का इंतजार करना है। जितने ज्यादा आग होगी उतना ज्यादा मजा आएगा। स्टार सेक्टर के लोग अपनी रे फॉर्मेशन क्रिएट करते हैं, जबकि दूसरी तरफ से मास्टर फैन वूजी अपनी तलवार उठाते हैं और कहते हैं मिस्टर गू क्या लगता है कि तुम वेंजियन सेक्टर में ऐसे ही आकर हमें बुली कर सकते हो। तुम वेंजियन पवेलियन के लोगों को इतना डरा नहीं सकते हो, ना ही यहाँ पर आकर तुम कत्लेआम मचा सकते हो। तुम यहाँ पर फाइट ही करना चाहते हो तो फिर मैं तुमसे फाइट जरूर करूंगा। फैन वूजी आसमान के ऊपर एक निशान छोड़ते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि उन्हें फाइट करनी है। जैसे वो वहाँ पर निशान देखते हैं सभी लोग कहते हैं हमारे पैट्रियट्स में फाइट करने का कह रहे हैं। सभी के सभी एल्डर जल्दी से भागते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं चलो फाइट करें। कि फाइट करने का वक्त आ चुका है। सभी एल्डर तो सभी स्टूडेंट्स जल्दी से भागते हुए वहाँ पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर पूरी 1,30,000 की आर्मी होती है। दूसरी तरफ से एंशिएंट स्टार सेक्टर के लड़के भी आगे बढ़ते हैं और कहते हैं चलो इनके ऊपर अटैक करो, वेंजियन सेक्टर को बर्बाद कर दो। मास्टर गू क्यों
क्योंग कहते हैं फैन वूजी तुमने अपनी जिंदगी में बहुत ही बुरे काम किए हैं। तुम यहाँ पर 6 सेक्टर्स के ऊपर कब्जा करना चाहते हो, यानी कि उन 6 सेक्टर्स के ऊपर राज करना चाहते हो। उनमें से एक सेक्टर हमारा भी है और तुम हमारे सेक्टर को तबाह करके उसे अपने सेक्टर के साथ मर्ज करना चाहते हो। यानी तुम्हारे पास इतना सारा कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है। लेकिन एंशिएंट स्टार सेक्टर यहाँ पर नहीं होता तो तुम्हें कभी वेंजियन पवेलियन का मास्टर नहीं बनाया जाता। हमने तुम्हें मास्टर बनाया और तुम हमें यहाँ से हटाना चाहते हो। इसी के साथ ही अपने लोगों से कहते हैं इनके ऊपर अटैक करो। जबकि दूसरी तरफ से मास्टर फैन वूजी से कहते हैं लगता है कि तुम लोग इस बात से डिससेटिस्फाइड हो, लगता है कि तुम लोग सिर्फ इसी वजह से हमारे पर अटैक करने के लिए आए हो क्योंकि हमारी वेंजियन पवेलियन ने इस बार इस कंपटीशन में पहली पोजीशन को जीत लिया और तुमसे ये बात हजम नहीं हो रही। मास्टर गू क्योंग जब फैन जी के ऊपर अटैक करते हैं तो फैन वूजी जख्मी होकर पीछे की तरफ गिर जाता है। उसके मुंह से ब्लड निकल रहा था। वो उसे कहता है मिस्टर गू मैं जहाँ पर तुम्हारे साथ फाइट तो स्टार्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन अब जबकि तुमने जहाँ पर शुरुआत कर दी है, तुम बहुत ही बुरी तरह से मरना चाहते हो तो फिर ठीक है, मुझे भी यहाँ पर तुम्हारा साथ देना पड़ेगा। वेंजियन पवेलियन पीछे नहीं हटेगा, हम लोग भी यहाँ पर फाइट करेंगे और तुम्हें मुंह तोड़ जवाब देंगे। जल्दी से ऊपर हवा में चले जाते हैं और अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए वहाँ पर एक बड़ी सी तलवार बना लेते हैं। वो सारी तलवार एनर्जी से बनी होती है। वेंजियन पवेलियन की एक एंशिएंट स्वॉर्ड होती है जिसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। मास्टर गू क्योंग कहते हैं ये क्या, ये तो इनके एक लेजेंडरी एंशिएंट स्वॉर्ड है, अगर इसने यहाँ पर इसको यूज किया तो फिर तो हमारी छुट्टी हो जाएगी। जुंजी भी सोच रहा होता है तो फाइनली यहाँ पर फैन वूजी ने अपने ट्रम्प कार्ड को निकाल लिया है, इसका सीक्रेट वेपन है। हमारे जुंजी को वहाँ पर महसूस होता है कि उसकी जो डार्क स्वॉर्ड की जाऊई होती है वो वहाँ से बाहर निकलती है। वो जुंजी से कहती है कोई एंशिएंट स्वॉर्ड नहीं है बल्कि ये एंशिएंट स्वॉर्ड का बचा कुचा रेजिडुअल ऑरा है। इस एंशिएंट स्वॉर्ड को पहले हराया है, जो होली स्वॉर्ड तुम्हारे पास थी उसको मैंने पहले हरा दिया था। तो मतलब यह है कि मैं इसके साथ आसानी से फाइट कर सकती हूँ। अगर ये वहाँ पर इस फाइट को जीत जाता है तो उसके बाद अगर तुमसे इसकी फाइट होती है तो मैं इसको हरा दूंगी। जुंजी से कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो इस टाइम का बहुत ही लंबे वक्त से इंतजार कर रहा था जबकि वेंजियन सेक्टर और एंशिएंट स्टार सेक्टर यहाँ पर फाइट करने वाले हैं। जितना ज्यादा हार्डर ये तो एक दूसरे से फाइट करेंगे, जितने ज्यादा लोग मरेंगे इतना ज्यादा अच्छी बात होगी। जुंजी कहता है लगता है कि मेरे लोग भी यहाँ पर बहुत ही जल्दी पहुंचने वाले हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक तरफ की आर्मी को तो हारना पड़ेगा ताकि हम लोग दूसरे को हरा सके। मास्टर फैन वूजी अपनी बड़ी सी एंशिएंट स्वॉर्ड के स्वॉर्ड इंडेंट को रिलीज करते हैं तो वो सभी लोग कहते हैं चलो जल्दी से यहाँ पर रेडी हो जाओ। सभी लोगों को यहाँ पर एक रे फॉर्मेशन बनानी होगी ताकि हम लोग इसके अटैक को ब्लॉक कर सके। तो वो सभी लोग वहाँ पर मिलकर एक रे फॉर्मेशन क्रिएट करते हैं। मास्टर फैन वूजी अपनी बड़ी सी एनर्जी के स्वॉर्ड के साथ उनके ऊपर अटैक करते हैं तो वो अपनी रे फॉर्मेशन को बनाकर नीचे खड़े होते हैं। जब तलवार उनके ऊपर पड़ती है तो सभी के सभी पीछे की तरफ गिर जाते हैं क्योंकि वो तलवार बहुत ज्यादा पावरफुल होती है और उनके रे फॉर्मेशन बड़ी आसानी से टूट जाती है। गू क्योंग साइड के ऊपर देखते हैं उनके सभी के सभी लोग मर चुके होते हैं। वो कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, हमारी रे फॉर्मेशन कैसे टूट सकती है, बाकी में इसकी होली स्वॉर्ड इतनी ज्यादा पावरफुल है। तो मास्टर फैन वूजी वहाँ पर नीचे उतर आते हैं। मास्टर गू क्योंग से कहते हैं यहाँ पर जितने भी लोग मरे हैं ये सारे के सारे तुम्हारी बेवकूफी की वजह से मरे हैं। यहाँ पर जो बेवकूफी वाला फैसला किया था हमारे पर अटैक करने का, ये सब कुछ उसका नतीजा है। अब तुम यहाँ पर मेरे पर इल्जाम नहीं दे सकते। मास्टर गू क्योंग वहीं पर गिर जाते हैं जबकि फैन वूजी पीछे की तरफ मुड़ जाता है। मास्टर गू क्योंग कहते हैं यहाँ पर इस पावरफुल अटैक को यूज करने की वजह से स्पिरिचुअल डिसऑर्डर हो चुका है। इसका मतलब यह है कि ये फिलहाल अपनी पावर को यूज नहीं कर पाएगा। मेरे पास फिलहाल एक बहुत ही अच्छा मौका है इसके ऊपर अटैक करने का। मास्टर गू क्योंग अपनी तलवार लेते हैं और उसकी बॉडी के अंदर दंसा देते हैं। मास्टर फैन वूजी बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है तो वो अपनी तलवार को बाहर निकालते हैं और उससे कहते हैं फैन वूजी अपनी जिंदगी में बहुत ही बुरे काम किए हैं, अब तुम यहाँ पर हमारे 6 सेक्टर्स के ऊपर कब्जा करना चाहते थे, अब तुम्हें यहाँ पर वही मिला है जो तुम्हें मिलना चाहिए था। कि मास्टर फैन वूजी भी इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं। वो अपनी तलवार निकालते और पीछे की तरफ घूमते हुए इसके ऊपर अटैक करते हैं। उसकी चेस्ट के ऊपर एक बड़ा सा कट लगाते हैं। वो उसे कहते हैं तुम कुछ ज्यादा ही बोलते हो। इसी के साथ ही वो वहीं पर नीचे गिर जाते हैं। मास्टर फैन वूजी ने यहाँ पर गू क्योंग को मार दिया। उसको मारने के बाद कहता है जबकि तुम सभी लोग यहाँ पर बार बार एक ही बात खा रहे हो कि ये सब कुछ मैंने किया है, तुम्हें लगता है कि मैं 6 सेक्टर्स के ऊपर कब्जा करके उसके ऊपर राज करना चाहता हूँ, जबकि यहाँ पर ये सब कुछ हो ही चुका है। मैंने तुम में से एक को मार दिया, बाकी सभी को मार कर भी मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगा जैसा तुमने कहा है। मैं जब यहाँ पर 6 सेक्टर्स के ऊपर राज करूंगा तो उसके लिए सबसे पहले मुझे यहाँ पर एक काम करना पड़ेगा। उसके लिए मैं सबसे पहले तुम्हारे पूरे के पूरे एंशिएंट स्टार सेक्टर के सभी लोगों की बलि दूंगा। मेरा सबसे बड़ा सैक्रिफाइस होने वाला है पावर को हासिल करने के लिए। फिर से अपनी बड़ी सी तलवार को ऊपर उठाता है और एनर्जी के साथ एक बड़ी सी तलवार बना लेता है। वो सभी लोग बहुत से घबरा जाते हैं। मास्टर गू अपने लोगों से कहते हैं जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा, वेंजियन पवेलियन को छोड़कर निकल चलो, हमें अपने सेक्टर में वापस जाना होगा। फैन वूजी से कहता है मिस्टर गू तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ से जा सकते हो, तुम सभी लोग यहाँ पर मरने वाले हो। मास्टर गू भी वहाँ पर अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए अपनी मार्शल स्पिरिट को भी रिलीज करते हैं जो कि एक 2 सर वाला स्नेक होती है। वो उसे कहता है मैं यहाँ पर तुम्हें सक्सीड होने नहीं दूंगा, अगर तुम यहाँ पर सक्सीड होती हो तो मेरे बहुत सारे लोग मारे जाएंगे और मैं उन्हें मरने नहीं दूंगा। तरफ से मास्टर गू की मार्शल स्पिरिट आगे बढ़ती है जबकि दूसरी तरफ से मास्टर फैन वूजी अपनी तलवार के साथ उसके ऊपर अटैक करते हैं। वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है। उस धमाके के नतीजे में मास्टर गू के पीछे जितने लोग होते हैं वो सारे के सारे डिसाइपल वहीं पर गिरे पड़े होते हैं और सभी के सभी मर जाते हैं। सभी के मरने के बाद दिखाते हैं कि मास्टर गू ग्राउंड के ऊपर पड़े होते हैं और फैन वूजी की तलवार उसकी चेस्ट के अंदर दंसी होती है। फैन वूजी उसकी बॉडी से अपनी तलवार को बाहर निकालता है, अपने मुंह के ऊपर से ब्लड को साफ करते हुए हंसना शुरू कर देता है। वो अपनी
तलवार उठाता और कहता है हमारा वेंजियन सेक्टर जीत चुका है और ये लोग हार चुके हैं, हमने एशियन स्टार सेक्टर को हरा दिया। तो जैसे ही वहाँ पर खुश हो रहा था उसी वक्त हमारा जुंजी उसके पीछे से आता है और उसे कहता है लगता है कि तुम्हें यहाँ पर जश्न मनाने की कुछ ज्यादा जल्दी है, जश्न मनाने से पहले जरा अपने असली दुश्मन की तरफ तो देख लो। की तरफ घूमता और उसे कहता है जुंजी तुम ये सब कुछ करने के पीछे रिस्पॉन्सिबल हो, तुमने ये सब कुछ क्यों किया है, ये सब कुछ करने की वजह क्या थी और तुम यहाँ पर मेरे सामने क्यों अपीयर हुए हो। मैं इस बात का जरा भी डर नहीं है कि मैं यहाँ पर तुम्हें भी मार सकता हूँ। जुंजी से कहता है क्योंकि मैं यहाँ पर तुम्हें मारने के लिए आया हूँ, इसी वजह से मैं तुम्हारे सामने अपीयर हुआ और तुम यहाँ पर मुझे नहीं मार सकते। तो मास्टर फैन वूजी उसे कहते हैं तुम इस वक्त वेंजियन पवेलियन की वेंजियन माउंटेन पीक के ऊपर हो जहाँ पर मेरे हजारों डिसाइपल्स हैं, उन हजारों डिसाइपल्स की मौजूदगी में तुम यहाँ पर मेरा क्या ही उखाड़ लोगे, सभी लोग तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देंगे। मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत जख्मी भी हूँ तो इससे क्या फर्क पड़ता है, मैं अभी भी तुम्हें मार सकता हूँ। मैं यहाँ पर इतना सारा कॉन्फिडेंस कहाँ से मिला कि तुम यहाँ पर मेरे सामने आकर खड़े होगे, मैं तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। जुंजी से कहता है क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पर आसपास तुम्हारे हजारों लाखों लोग हैं, वो सारे डिसाइपल्स तुम्हारे जरा गौर से देखो। साथ ही वो जैसी बाहर की तरफ देखते हैं तो उन्हें आवाज आती है कि वहाँ पर कुछ सोल्जर्स होते हैं। डैनियल यहाँ पर अपनी आर्मी जिंगटियान आर्मी को लेकर पहुंच जाता है। वो अपनी जिंगटियान आर्मी से कहता है मेरे ऑर्डर्स को सुनो, जिंगटियान माउंटेन को चारों तरफ से घेर लो और सभी लोगों को यहाँ पर बंदी बना लो। साइड के ऊपर से उन्हें धमाकों की आवाज आ रही होती है, साथ ही उन्हें धमाके भी दिखाई दे रहे होते हैं। मास्टर फैन वूजी देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं ये तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग इवल स्पिरिट है, इतनी सारी स्ट्रॉन्ग इवल स्पिरिट कहाँ से आ रही है। जिंगटियान आर्मी का कमांडर अपने आर्मी को लेकर जब आगे बढ़ता है क्योंकि वो सारे के सारी जिंगटियान आर्मी है वो इवल स्पिरिट को एब्जॉर्ब करती है, यानी सोल्जर्स के मरने की वजह से बॉडी के अंदर से जो डेथ एनर्जी निकलती है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जुंजी से कहता है मेरे पास जिंगटियान आर्मी है, तुम दोनों ने यहाँ पर फाइट करके हजारों लाखों लोगों की जान ली है, जिसकी वजह से सभी की बॉडी के अंदर से निकलने वाले किलिंग इंटेंट को मेरी आर्मी ने एब्जॉर्ब कर लिया है, यानी कि ये बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं। मास्टर फैन वूजी सोल्जर्स को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि उनके हाथ में जो तलवारें होती हैं वो इनके अपने वेंजियन पवेलियन की तलवारें होती हैं जो हमारे जुंजी ने चोरी की थी। उन्होंने अपनी बॉडी के ऊपर आर्मर पहने होते हैं जो कि स्टेलर आर्मर है, जो कि एंशियन स्टार सेक्टर से हैं। कहते हैं इस कमीने ने तो एंशियन स्टार सेक्टर को भी लूट लिया और साथ में मेरी वेंजियन पवेलियन को भी लूट लिया। चाहे कुछ भी हो जाए इस लड़के को तो मैं यहाँ पर मार कर रहूंगा। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 214 का एंड करेंगे। एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा जुंजी सक्सेसफुली वूजी को मार पाएगा और अपना बदला ले पाएगा या नहीं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, स्वर्ड किंग के एपिसोड 215 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था वेंजियन पवेलियन का फैन वूजी हार चुका है। पैट्रियार्च के हारने के बाद हमारा जुंजी उसके सामने खड़ा होता है। तो कहता है कि तुम्हें लगता है कि अभी जहाँ पर तुम्हारे लोग हैं, तुम्हारे लोग खत्म हो चुके हैं, यहाँ पर मेरी आर्मी है। साइड के ऊपर से आवाज आती है कि बहुत सारे आर्मी सोल्जर्स वहाँ पर आ रहे होते हैं और मुझे को भी समझ आ जाती है कि अब वो यहाँ पर हार चुका है। मास्टर लीन वहाँ पर आते हैं और उसे कहते हैं जुंजी जैसा कि तुमने हमसे कहा था बिल्कुल वैसे ही हमने किया है, हमने पूरी की पूरी स्पेस को सील कर दिया है। वेंजियन पवेलियन की पूरी स्पेस सील हो चुकी है। इसके अलावा मास्टर मो इस वक्त बाहर है, पवेलियन से जो भी स्पेस को तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश करेगा वो उन सभी को पकड़कर मार डालेंगे, इसलिए कोई भी यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। तो फैन वूजी उसे देखते ही बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है तुम तो वही ओल्ड मास्टर हो जिसने उस दिन मेरे पर अटैक किया था एंशियन स्टार सेक्टर में। तुम्ही ने मेरे पर अटैक किया था और तुम्ही ने मुझे बताया था कि हमारा सेक्टर बर्बाद हो चुका है। तुमने तो कहा था कि तुम एक लोन कल्टिवेटर हो। जुंजी से कहता है तो इसका मतलब यह है कि ये सब कुछ तुम्हारे प्लान का हिस्सा था। वो जुंजी से कहता है तुमने शुरुआत से सारे का सारा प्लान बनाया हुआ था। मैं जुंजी से कहता है ये सब कुछ तुम्हारी अपनी करनी है जो अब तुम्हारे सामने आ रही है। तुमने जिंदगी में बहुत ही बुरे काम किए हैं, वो सारे के सारे बुरे कामों का तुम्हें हमेशा भुगतना पड़ेगा। जुंजी भी अपनी पावर्स को रिलीज करता है और उसे कहता है फैन वूजी आज मैं यहाँ पर तुम्हें अपने हाथों से मारने वाला हूँ। अपनी ब्लैक स्वर्ड को यूज कर रहा था। तो फैन वूजी उसे कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो। जुंजी जब उसके ऊपर अपनी एनर्जी के साथ अटैक करता है तो फैन वूजी अपनी तलवार के साथ उसके अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाता। वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारी तलवार इतनी पावरफुल कैसे हो सकती है। पास होली स्वर्ड है, होली लाइट स्वर्ड, एक एंशिएंट लेजेंडरी स्वर्ड है, इसकी मदद से मैं तुम्हें हरा सकता हूँ। अपनी तलवार को ऊपर की तरफ उठाता है, अपनी पावर्स को रिलीज करता है और कहता है ये बात तो ठीक है कि पहले वाली बैटल से मेरी पावर्स काफी ज्यादा एग्जॉस्टेड हो चुकी हैं, लेकिन मेरे पास अभी मेरा ट्रम्प कार्ड है, मेरे पास ये एंशिएंट स्वर्ड है जो कि इस लाइट ऑरोरा को यूज कर रही है। मास्टर लिन भी हमारे जुंजी से कहते हैं जुंजी तुम्हें बहुत ज्यादा एहतियात करना होगी क्योंकि यहाँ पर ये सीक्रेट मेथड को यूज करते हुए फोर्सफुली अपनी स्पिरिचुअल पावर को दोबारा से रिगेन करने की कोशिश कर रहा है। तलवार जो इसके पास है ये एक लेजेंडरी स्वर्ड है। तो हमारे जुंजी उनसे कहता है आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुझे पहले से अंदाजा था कि ये यहाँ पर स्किल को यूज करेगा। मुझे पता है कि ये यहाँ पर फोर्सफुली लेजेंडरी एंशिएंट स्वर्ड यानी कि होली स्वर्ड की कॉपी करने की कोशिश कर रहा है। अपनी ब्लड को बर्न कर रहा है, ये अपनी ब्लड एसेंस को बर्न करके यहाँ पर इस लाइट स्वर्ड को यूज करना चाह रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। जुंजी से कहता है लगता है कि तुम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात को भूल रहे हो, तुम्हें इस बारे में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि मेरे पास जो ब्लैक होल स्वर्ड है इसने तुम्हारी इस एंशिएंट होली स्वर्ड को 1000 साल पहले हरा दिया था, 1000 साल पहले इसको हरा दिया था। अगर ये रियल वाली तलवार को हरा सकती है तो अगर तुम यहाँ पर एक फेक तलवार भी बना लो तो अभी तुम इसके साथ इसको नहीं हरा पाओगे। तो ये बात सुनने के बाद तो मास्टर फैन मुझे गुस्सा आ जाते हैं, चलाकर आगे बढ़ते हैं, अपनी तलवार को सामने करते हुए अटैक करते हैं, जबकि हमारा जुंजी अपनी ब्लैक होल स्वर्ड के साथ अपनी तलवार को यूज करते हुए वहाँ पर एक ब्लैक होल क्रिएट करता है। देखकर तो मास्टर फैन मुझे बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, तलवार
तलवार तो यहाँ पर इसके ऊपर अटैक ही नहीं कर रही और ये कांप रही है। इसका मतलब यह है कि मेरी तलवार इससे बहुत ज्यादा डर रही है। जुंजी यहाँ पर ब्लैक एनाइलेशन स्पेशल स्किल को यूज करता है, जिसकी मदद से फैन वूजी की पूरी तलवार टुकड़े टुकड़े हो जाती है। वो इस बात से बहुत ही हैरान होता है और कहता है ये कैंप्रो लेवल का वेपन था, मेरी लेजेंडरी एंशिएंट स्वॉर्ड थी, तुमने मेरी लेजेंडरी एंशिएंट होली स्वॉर्ड को तोड़ दिया, तुमने मेरा वेंजियन सेक्टर में सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैंने इस वेंजियन सेक्टर को बनाने में बहुत सा मेहनत की थी। जुंजी से कहता है अपनी बकवास बंद करो, तुमने इसको बनाने में मेहनत नहीं की बल्कि तुमने इसके रिसोर्सेज को यूज किया, तुमने जीनियसेस को मारा, तुमने बहुत सारे लोगों को मारा है, ऐसे लोगों को जो कि डिजर्व करते थे, इसलिए तुम भी यहाँ पर यही डिजर्व करते हो। हमारा जुंजी फाइनल उसके ऊपर ब्लो देने वाला है। वो अपनी तलवार को घुमाते हुए उसकी चेस्ट के ऊपर एक कट लगाता है। इसी कट के साथ ही फैन वूजी मर जाता है और वहीं पर नीचे गिर जाता है। बाकी देखने वाले काफी हैरान होते हैं। वेंजियन पवेलियन के सेक्टर के लोग जो होते हैं वो लोग कहते हैं हमारा चीफ मार चुका है, और वो लोग भी उनसे कहते हैं तुम्हारा चीफ मार चुका है, या तो हमारे सामने सरेंडर करो जहाँ पर तुम सभी लोग मारे जाओगे, जहाँ पर हमारे सामने घुटने नहीं टेकेगा वो मर जाएगा। तो वो सभी लोग घुटने टेक देते हैं। जुंजी फैन वूजी को मारने के बाद उसके पास जो लाइट स्वर्ड हो रहा होता है उसको एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करता है। उसके पास इस तलवार के अंदर जितना भी लाइट स्वर्ड हो रहा होता है जो कि होली स्वर्ड का होता है वो सारे का सारा अपने पास एब्जॉर्ब कर लेता है। अंदर जो क्रिस्टल लगा होता है वो उस क्रिस्टल को भी निकाल लेता है। देखने वाले बच्चे कहते हैं ये कर क्या रहा है, तो उसकी बॉडी के अंदर से सारी एनर्जी को निकाल रहा है। मास्टर लिन कहते हैं लगता है कि इसकी तलवार ने अपने नए मास्टर को चूज कर लिया है, तो आज के बाद से लिंजू इसका नया मास्टर है, जुंजी इसका नया मास्टर है। कहते हैं अब इस बात का क्या मतलब है। ग्रैंड मास्टर फैन वूजी के पास जो एंशिएंट स्वॉर्ड ओरा था, उस एंशिएंट स्वॉर्ड ओरा की मदद से पूरे के पूरे वेंजियन पवेलियन को पावर मिलती है। इस एंशिएंट स्वॉर्ड ओरा ने स्वॉर्ड मास्टर लू जुन को अपना मास्टर चूज कर लिया है। तो इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब यह है कि वो सभी के सभी लोग उसके सामने अपने घुटने टेक देते हैं और कहते हैं आज से तुम हमारे नए ग्रैंड मास्टर हो, तुम हमारे वेंजियन पवेलियन के नए चीफ हो। जुंजी को वहां से जितनी भी पावर मिली है वो सारे का सारा लाइट इंटेंट। हमारा जुंजी कहता है मैं इस लाइट इंटेंट को यूज करते हुए अपनी ब्लैक स्वॉर्ड के अंदर जितनी भी ब्लैक इरोजन है उस सारी के लेवल इरोजन को मिटा सकता हूँ, इसकी माइंड कंट्रोलिंग से अपने आप को आजाद करवा सकता हूँ। मेरे पास जो ब्लैक स्वॉर्ड है वो पहले से भी ज्यादा लालची होती जा रही है और मेरे दिमाग के ऊपर ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल करना चाहती है। हमारा जुंजी वहां से नीचे उतरता है और अपनी आर्मी के जनरल से कहता है जनरल जाओ जाकर जहाँ पर जितने लोग मरे हैं उन सभी की कैजुअलिटीज को काउंट करके आओ, अपने लोग कितने मरे हैं उनके बारे में बताओ और जहाँ पर कितने लोग मरे हैं उन सभी के बारे में बताओ। वो उसे वहाँ पर बताना स्टार्ट करता है और उससे कहता है तो जनरल उसे बताना स्टार्ट करता है, उससे कहता है इस बैटल के बाद हम लोगों ने जहाँ पर फैन वूजी को मार दिया, फैन वूजी के साथ साथ जहाँ पर 18 स्वॉर्ड मास्टर थे वो सारे मार चुके हैं, उनमें से 4 पावरफुल मास्टर्स वो जहाँ से गायब है, उनके बारे में कुछ भी नहीं पता क्योंकि हमें उनकी बॉडीज नहीं मिल सकी। और बहुत सारे लोग हैं जो मरे हैं, हमारी तरफ से भी काफी सारे लोगों की मौत हुई और इनकी तरफ से तो बहुत सारे लोग मरे हैं, उन सभी को काउंट करना काफी मुश्किल है, हमें थोड़ा वक्त चाहिए होगा, मैं काउंट करने के बाद आपको सारी डिटेल्स बता दूंगा। जुंजी से कहता है अच्छा ठीक है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया और तुम्हें 4 मास्टर्स के बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं क्योंकि 4 मास्टर्स हमारे साथ हैं। उनसे कहता है इस बात का क्या मतलब है, वो तो जहाँ पर नहीं है। इसी के साथ ही मैं जुंजी स्पेस को ऑन करता है तो स्पेस के अंदर से वो चारों मास्टर्स बाहर निकलते हैं। इनमें मास्टर जानबो, मास्टर लॉन्गलिन और मास्टर किंग जियान और साथ साथ मास्टर टैंग होते हैं। ये चारों वहाँ स्पेस के अंदर से बाहर निकलते हैं। वो उसे कहते हैं ये तुमने क्या किया, तुमने हमें स्पेस के अंदर क्यों सील कर दिया था, तुमने हमें बैरियर के अंदर क्यों सील किया था, तुमने हमें जहाँ पर फाइट क्यों नहीं करने दी। तो हमारा जुंजी उनसे कहता है मुझे आप सभी के कैरेक्टर के बारे में अच्छी तरह से पता है, मुझे पता है कि आप मेरे स्टूडेंट्स को वहाँ पर मरने नहीं देते और आप यहाँ पर फैन वूजी के खिलाफ फाइट करते हैं जिसकी वजह से वो आपको भी मार डालता है और जहाँ पर आप अपनी जान को भी दांव पर लगा देते। मास्टर किंग जियान से कहते हैं हाँ ये बात तो ठीक है। तो हमारा जुंजी उनसे कहता है मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि आप लोग मेरा साथ दें, मैं वेंजियन पवेलियन को दोबारा से बनाऊंगा, क्या आप लोग मेरा साथ देंगे। सभी लोग आपस में डिस्कस करने के बाद उससे कहते हैं ठीक है हम लोग आज के बाद से तुम्हारे ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे, तुम हमारे ग्रैंड मास्टर हो। तो जुंजी इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि उसने अपने चारों मास्टर्स की जान बचा ली है। उसके बाद हमारा जुंजी साइड के ऊपर देखता है तो अभी भागती हुई आगे बढ़ती है और आकर उसके साथ चिपक जाती है। हमारा जुंजी उसे कहता है अब तुम्हें क्या हुआ, तुम इतनी खुश नहीं हो। वो उसे कहती है मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि तुम जिंदा हो, तुम्हारे बारे में बहुत ज्यादा परेशान थी क्योंकि तुम एक जंग लड़ रहे थे और इस जंग में कुछ भी हो सकता था। तो उसकी मदर एल्विना और उसके फादर भी वहाँ पर पहुंच जाते हैं। उसकी मदर उसे कहती है बेटा तुमने एक बहुत ही अच्छा काम किया है, तुम वाकई में बहुत ही महान वॉरियर बन चुके हो। जुंजी से कहता है मदर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर साथ ही उसे कहता है मदर क्या आप मेरा काम करेंगी। तो आपसे ये पूछना है कि यहाँ पर जितने भी एंशिएंट स्टार सेक्टर के डिसाइपल्स बचे हैं जो जिंदा बच गए हैं उन सभी का क्या करना है, क्या उन्हें भी मार दिया जाए। तो उसकी मॉम उसे कहती है जिन लोगों ने मेरे साथ बुरा किया था वो सारे मर चुके हैं, ये सिर्फ और सिर्फ डिसाइपल्स हैं और डिसाइपल्स तो इनोसेंट होते हैं, इस बारे में कुछ भी नहीं पता, इन सभी को छोड़ दो। जुंजी कहता है चले ये मैं भी ऐसे ही सोच रहा था, मैं भी बिल्कुल सेम सोच रहा था कि इन्हें वापस भेज देना चाहिए। जुंजी कहता है लेकिन इन्हें एंशिएंट स्टार सेक्टर में वापस नहीं भेजा जाएगा, मैं चाहता हूँ इन सभी को यहाँ से निकाल दिया जाए, इन्हें बैडन लैंड की तरफ भेज देते हैं जहाँ पर ये लोग अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। जुंजी अपनी मॉम से कहता है मॉम मैं चाहता हूँ कि आप एंशिएंट स्टार सेक्टर में जाएं, वहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एनर्जी है, लगता है कि वहाँ पर आप अगर कल्टीवेट करेंगी तो आपके लिए बहुत ज्यादा सूटेबल रहेगा। तू आर्मी के एक हिस्सा को अपने साथ लेकर वहाँ पर जाएंगी, वहाँ पर जाकर एंशिएंट स्टार सेक्टर को मेंटेन करना होगा। उसकी मॉम से कहती है हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारे लिए ये जरूर करूंगी। हमारा जुंजी सोच रहा था तो ये बैटल फाइनली खत्म हो चुकी है। साथ ही वो कहता है लेकिन मैं यहाँ पर अपने डिसाइपल्स को क्यों नहीं देख रहा, कियान और उसके साथ साथ लू, किंग जान और प्रिंसेस वो सभी लोग कहाँ पर है, मेरा एक भी डिसाइपल यहाँ पर नहीं है। जुंजी सभी लोगों से कहता है प्लीज मुझे माफ करना, मुझे एक जरूरी काम करने के लिए जाना है, तुम सभी लोग यहाँ पर संभाल लो। जुंजी वहाँ से सीधा अपनी माउंटेन पीक के ऊपर जाता है और माउंटेन पीक वाले घर में जाकर उनको चेक करता है। वो चिल्लाकर उनसे कह रहा होता है मेरी शुई कियान मून तुम लोग कहाँ पर हो। इस मून और उसके साथ कोई भी वहाँ पर नहीं होता। जुंजी को वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता, वो काफी हैरान होता है और कहता है यहाँ पर तो मेरे 60 डिसाइपल्स में से एक भी नहीं है।
हैं। तो अगर निंगली वहाँ पर आता है जख्मी हालत में, वो उसे कहता है मास्टर मैं जहाँ पर हूँ। तुम्हारे जुंजी से कहता है निंगली तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम्हारी हालत तो काफी ज्यादा बुरी है। निंगली जहाँ पर एक्टिंग करते हुए उसे कहता है मास्टर फैन वूची ने हम सभी साथ को वहाँ पर बांध दिया था, को वैन फैंग क्लिफ के अंदर बांध कर रखा हुआ है, हमें टॉर्चर कर रहा था ताकि हम लोग वहाँ पर मर जाएं। बड़ी मुश्किल से अपनी रस्सियों से आजाद होकर यहाँ पर आया हूँ, मैं जल्दी से यहाँ पर आ गया ताकि मैं आपसे मदद ले सकूँ। वो भी बात ही कर रहा था कि हमारा जुंजी से मुंह पर एक जबरदस्त किक मारता है जिसके साथ वो उड़ता हुआ पीछे गिरता है। उस बेचारे के मुंह से 2-4 दांत भी गिर जाते हैं। कहता है मास्टर जी आप क्या कर रहे हैं। तुम्हारे जुंजी से कहता है तुम एक अच्छे एक्टर बिल्कुल भी नहीं हो और तुम मेरे सामने झूठ बिल्कुल भी नहीं बोल सकते। जबकि निंगली वहाँ पर नीचे गिरने के बाद सोच रहा होता है जी क्या मास्टर ने इस तरह से रिएक्ट क्यों किया। मुझे ये बात बैटल के स्टार्ट होने के बाद ही पता चल गई थी कि फैन वूची मरने वाला है, इसी वजह से अब मुझे साइड को स्विच करना था। इसी वजह से मैं अपने मास्टर के सामने जख्मियों का नाटक कर रहा था। मैंने बाकी के सारे 6 डिसाइपल्स को वापस से वैन फैंग क्लिफ के अंदर जाकर बांध दिया है। मास्टर जब उनको बचाने के लिए जाएंगे तब मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। लेकिन ये हो क्या रहा है, मास्टर यहाँ पर कर क्या रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि मास्टर यहाँ पर मुझे टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे फिर से अपनी एक्टिंग को जारी रखना होगा। वो उसे कहता है मास्टर जी मैं आपको बिल्कुल सच बता रहा हूँ, मेरी इंजरीज की तरफ देख नहीं रहे, मेरे ऊपर अटैक हुआ था, बड़ी मुश्किल के साथ बचकर यहाँ पर पहुंचा हूँ। बाकी के सभी लोग इस वक्त वैन फैंग बॉटम में वहाँ पर पिलर्स के साथ बंधे हुए हैं। जुंजी से कहता है तो क्या मरने से पहले यही तुम्हारे आखिरी अल्फाज हैं। साथ ही हमारा जुंजी की बॉडी के अंदर से उसके स्वर्ड इंटेंट को बाहर निकालता है। हमारे जुंजी ने इनके स्वर्ड इंटेंट दिया था, इनको जब डिसाइपल बनाया था उस वक्त उसने अपने स्वर्ड इंटेंट को इनको दिया था जो कि येलो कलर का था। हमारा जुंजी की बॉडी के अंदर से स्वर्ड इंटेंट को निकालता है तो ब्लैक हो चुका होता है। तुम्हारा जुंजी से कहता है तुम एक बहुत ही घटिया इंसान हो, तुमने धोखा दिया है। तुम्हारी बॉडी के अंदर जो स्वर्ड इंटेंट डाला था ये उसी सूरत में ब्लैक हो सकता है जब तुम हमें धोखा दो। तुमने अपने मास्टर को धोखा दिया, इसी वजह से ये कोरोड हो चुका है यानी ब्लैक हो चुका है। ना सिर्फ मुझे धोखा दिया बल्कि तुमने सेक्टर को धोखा दिया। तुम्हारा जुंजी अपनी ब्लैक स्वर्ड को निकालता है जबकि वो आगे से माफिया मांगना शुरू कर देता है। कहता है मास्टर प्लीज मुझे मत मारना, लेकिन हमारा जुंजी उसे नहीं छोड़ता, उसके ऊपर कट लगाता है, उसे मारकर आगे बढ़ जाता है। जुंजी कहता है जो भी अपने दोस्तों को धोखा देता है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक सजा है और वो मौत है। सीन में वैनजियान माउंटेन की वैन फैंग क्लिफ का दिखाया जाता है। ये सभी के सभी लोग वहाँ पर बंधे होते हैं, इनकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है क्योंकि वहाँ पर पॉइजनस गैस होती है। किंगजान वहाँ पर साइड के ऊपर देखती है और कहती है जी क्या जी तुम्हारे मास्टर जुंजी है। तुम्हारा जुंजी यार कहता है कि मैं लेट नहीं हूँ और तुम सभी लोग अभी तक जिंदा हो, तो अच्छी बात है। सभी के सभी लोग उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और चिल्लाकर एक साथ कहते हैं मास्टर आप यहाँ पर आ गए, आप हमें बचाने के लिए आए हैं। कियान कहती है मुझे पता था हमारे मास्टर में कभी भी नहीं छोड़ेंगे, मास्टर में बचाने के लिए जरूर आएंगे। जुंजी से कहता है मैं यहाँ पर तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ। तो उसी वक्त तुम्हारे जुंजी का जाओ ही भागता वहाँ पर आता है और उसे कहता है मास्टर आप यहाँ पर हो। तो यंग मास्टर कह रहा होता है। तो इस बात से शुइकियान बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है इस लड़के को तो मैं पहचानती हूँ, ये तो चू जाओ ही है और जो चू फैमिली से है, लेकिन ये से अपना यंग मास्टर क्यों कह रहा है। यहाँ पर हमारे जुंजी के एक और राज के ऊपर से पर्दा उठने वाला है। शुइकियान को पता चलेगा कि ये उसका वही मंगेतर है जिसको उसने ठुकरा दिया था। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारे लिंजुई के पास जाओही आता है। तो जाओही जब उसके पास आकर उसे यंग मास्टर कह रहा होता है, शुइकियान दूर खड़ी ये सब कुछ देख रही होती है। शुइकियान हैरान होती है और कहती है जो तो चू फैमिली से जाओही है, लेकिन ये यहाँ पर से यंग मास्टर क्यों कह रहा है। हमारे लिंजुई ने निंगली को मारने के बाद उसकी बॉडी के अंदर से जो स्वर्ड इंटेंट को निकाला था वो ब्लैक कलर का था, लेकिन उसने उसको प्योरीफाई कर लिया। तो हमारे जुंजी कहता है मैंने इसको प्योरीफाई कर दिया, अब ये स्वर्ड इंटेंट तुम रख सकते हो, अगर तुमने इसको मास्टर कर लिया तो तुम मेरे 7 डिसाइपल्स में से एक बन जाओगे। उसे कहता है लेकिन मास्टर मैं स्वर्ड इंटेंट को कैसे हार्ड कर सकता हूँ, मैं आपसे ये नहीं ले सकता, तुम इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं कि मैं यहाँ पर इसको हैंडल कर सकूं, ये मेरे पर वेस्ट हो जाएगा, प्लीज इसे वापस ले ले। जुंजी से कहता है लेकिन मुझे तुम्हारे पर पूरा भरोसा है, मुझे पता है कि तुम इस स्वर्ड इंटेंट को मास्टर कर सकते हो। लू किंगशान आगे बढ़ती है और उसे कहती है जाओही मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर इसको चूज कर लेना चाहिए। अब जबकि मास्टर तुम्हें जो दे रहे हैं तुम्हें ये ले लेना चाहिए, क्योंकि मास्टर जिसको भी देते हैं मास्टर को पता होता है कि वो ये कर सकता है कि हमारी 7 स्टार रे फॉर्मेशन को एक बंदे की जरूरत है और वो उसकी कमी को तुम पूरा करोगे। तो वो कहता है अच्छा ठीक है, मैं तुम लोगों को ज्वाइन करके बहुत ज्यादा खुश हो जाऊंगा। सभी को थैंक यू बोलता है और उन लोगों को ज्वाइन कर लेता है। जुंजी उन सभी को वहाँ से खोलकर बाहर ले आता है। बाहर लाने के बाद हमारा जुंजी उनसे कहता है मेरे आउटर गेट में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ 700 डिसाइपल्स बचे हैं, बाकी के सभी को मार दिया गया है। मैं चाहता हूँ कि तुम सभी वहाँ से 100 डिसाइपल्स को अपने लिए चूज करो, सभी 100 डिसाइपल्स को मास्टर बनोगे, उन सभी को ये वाले सारे मेथड सिखाओगे जो मैंने तुम्हें सिखाए हैं। तो वो सभी लोगों से कहते हैं ठीक है मास्टर। जबकि यहीं पर जाओही की नजर शुइकियान के ऊपर पड़ती है, वो उसकी तरफ देखता और कहता है ये मुझे देखी देखी क्यों लगती है, ये तो वही है, ये तो शुइकियान है। मैं जुंजी उनको वहाँ पर सारे इंस्ट्रक्शंस देने के बाद कहता है अच्छा ठीक है अब तुम सभी लोग अपने अपने डॉर्म्स में वापस चले जाओ। वो सभी लोग वहाँ से वापस चले जाते हैं। उनके चले जाने के बाद हमारा जुंजी वहीं पर होता है। जुंजी जैसे वहाँ जाने लगता है शुइकियान पीछे खड़ी होती है। शुइकियान उसे कहती है मास्टर रुकिए मेरी बात सुने। शुइकियान हमारे जुंजी से कहती है मास्टर क्या आपका असली नाम क्लाउड चू है। हमारा जुंजी पीछे की तरफ मुड़ता है और उसे कहता है मैंने वहाँ पर जाओही को बुलाया था, मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ दिखाना चाहता हूँ, तो मैं वहाँ पर तुम्हें यही दिखाना चाहता था। हाँ ये बात वाकई में सच है कि मेरा नाम क्लाउड चू है। ये बात सुनते ही शुइकियान वहाँ पर काफी हैरान हो जाती है और उसे कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, समझ आई कि आप मुझे अपना डिसाइपल क्यों चूज नहीं करना चाहते थे, क्योंकि आप क्लाउड चू है। मैंने आपके साथ जो भी बुरा किया था
उसकी वजह से आप मुझे अपना डिसाइपल नहीं बना रहे थे। शुईकियान साथ ही सोच रही होती है, मैंने इसके साथ पहले काफी कुछ बुरा किया है, अगर मैंने इसके साथ ये सब कुछ बुरा नहीं किया होता आज यहाँ पर सब कुछ अलग होता। सुनजी आगे बढ़ता है, उसके सर पे हाथ रखते हुए कहता है, हाँ ये बात वाकई में सच है कि मैं तुम्हारे खिलाफ था, मैं तुम्हें अपना डिसाइपल भी नहीं बनाना चाहता था, लेकिन जब हमने वहाँ पर फैंटेसी टेस्ट दिया उसके बाद से माइंड चेंज हो गया। मैंने जब तुम्हारा फैंटेसी टेस्ट लिया था तुमने उसको पास किया था, उसके बाद से मैंने तुम्हें अपना डिसाइपल बना लिया है। दोनों के दरमियान में जो भी ग्रज था वो खत्म हो चुका है। वहाँ से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्लाउड हूँ जहाँ पे स्वर्ड मास्टर लूजन हूँ। आज के बाद से तुम मेरी पर्सनल डिसाइपल हो, जो भी तुम्हारे लिए मैं कर सका वो तुम्हारे लिए जरूर करूंगा। वो उसे कहती है, अच्छा ठीक है मास्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुनजी अपने पास से वो मास्टर स्पिरिट निकालता है जो कि शुई लुक्यू ने उसे दी थी। उसे कहता है ये तुम्हारे लिए है। तो शुईकियान उसे कहती है, मास्टर ये क्या है तुम्हारे? शुनजी उसको एक्टिवेट करता है तो उसके अंदर से एक फॉक्स स्पिरिट निकलती है जो कि 9 टेल फॉक्स स्पिरिट होती है। हमारे शुनजी से कहता है ये एक मास्टर स्पिरिट है जो कि 9 टेल फॉक्स है। लगता है कि ये 9 टेल फॉक्स तुम्हारे लिए परफेक्ट रहेगी। तुम्हारे पास पहले वाटर फॉक्स मार्शल स्पिरिट है, ये वाली उसके साथ कंबाइन होने के बाद तुम्हारी पावर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। एंड कंपटीशन के दौरान एक सीक्रेट राम से मुझे ये वाली चीज मिली थी, लेकिन ये मेरे साथ कंपैटिबल नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम इसे रख लो, इसे अच्छे से ट्रेन करो। तो उसके हाथ से वो ले लेती है और कहती है, मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुनजी से कहता है, रात काफी हो चुकी है, जाओ जाकर अपने डोम में रेस्ट करो। तो शुईकियान से कहती है, मास्टर आप भी जाकर रेस्ट करें। इसी अगले दिन का दिखाया जाता है, हमारा शुनजी सेक्टर से बाहर की तरफ जा रहा होता है तो वहाँ पर एक पेड़ के साथ उसे बाइली दिखाई देता है। शुनजी से कहता है, बाइली कोंगशैंग तुम वापस आ गए। तो वो भी इसे देखकर काफी खुश होता है और कहता है वापस आ गया। वहाँ पर बैठकर अच्छे से कल्टीवेट कर रहा था तो मेरी बॉडी के अंदर जो अरोरा स्वर्ड इंटेंट था वो काफी बुरी तरह से फ्लक्चुएट कर रहा था। इसी वजह से मुझे लगा कि फाइट खत्म हो चुकी है, तो मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ पर आना था देखने के लिए कि फाइट का क्या नतीजा निकला है। जैसा कि मैंने सोचा था कि तुम इस फाइट को जीतोगे, वाकई में तुम इस फाइट को जीत चुके हो। इस बात से मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। तुम्हारे शुनजी से कहता है, मैं बस लकी था। अफसोस की बात तो यह है कि मैंने तुम्हारे सेक्टर को बर्बाद कर दिया। बाइली कोंगशैंग से कहता है, यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ एक वजह से हुआ है। मुझे बस एक ही बात का अफसोस है कि हमारा वेंजियंस सेक्टर पहले जैसा नहीं रहा। पहले हमारा वेंजियंस सेक्टर काफी ज्यादा रिसोर्सेज से भरा हुआ था, लेकिन अब यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा। वेंजियंस सेक्टर की हिस्ट्री पूरे 1000 साल पुरानी है, लेकिन अब वो सारी की सारी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, जहाँ पर कुछ भी नहीं बचा। शुनजी से कहता है, मेरे ओपिनियन के मुताबिक जब किसी चीज को बर्बाद किया जाता है तो वो उसकी नई शुरुआत होती है। लगता है कि यहाँ पर इसकी रीबर्थ होने वाली है। शुनजी से कहता है, तुमने होली स्वर्ड के स्वर्ड इंटेंट को मास्टर कर लिया है। ये बात अच्छी तरह से समझ सकते हो कि किसी की भी तबाही के बाद वहाँ पर से तुम्हें उम्मीद जरूर नजर आती है कि वहाँ पर तुम दोबारा से कुछ रीबिल्ड कर सकते हो। ये आगे बढ़ता है, बाइली कोंगशैंग से कहता है, हमें यहाँ पर वेंजियन पवेलियन को अगर दोबारा से खड़ा करना है तो उसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए होगी। मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर मेरे साथ चीफ एल्डर बनो वेंजियन सेक्टर की और मेरी मदद करो हिस्ट्री बनाने में। तो कोंगशैंग उससे कहता है, क्या तुम यहाँ पर हिस्ट्री बनाने वाले हो, यानी कि हम लोग यहाँ पर वेंजियन पवेलियन को दोबारा से रीमेक करेंगे? तो कहता है, हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारे साथ ये सब कुछ करने को तैयार हूँ, मैं वाइस लीडर बनने को तैयार हूँ। तुम्हारा शुनजी से अपने साथ लेता है, सभी डिसाइपल्स के पास चला जाता है। वो लोग वहाँ पर जाकर जब अनाउंस करते हैं शुनजी सेक्टर का नया चीफ बना है, जबकि बाइली कोंगशैंग सेक्टर वाइस चीफ सेक्टर बना है। सभी के सभी डिसाइपल्स उन्हें कंग्रेचुलेट करते हैं। तो शुनजी में उन सभी लोगों से कहता है, आज के बाद से बाइली कोंगशैंग तुम सभी लोगों का वाइस सेक्टर चीफ बनेगा, तो तुम सभी लोगों को इसकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। सेक्टर को दोबारा से रेक्टिफाई और रिवाइटलाइज करने के लिए इसकी मदद की जरूरत पड़ेगी। शुनजी कहता है, मैंने यहाँ पर बहुत सारे एल्डर्स की पोजीशन को चेंज किया है क्योंकि यहाँ पर काफी सारी तब्दीलियां हुई हैं। शुनजी उनको बताता है कि लॉ एनफोर्समेंट की तरफ से लू जिंग को नया चीफ बना दिया गया है क्योंकि उसके फादर के मरने के बाद अब यहाँ पर वो नया चीफ है, वो पूरे के पूरी लॉ एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट को हैंडल करेगा। इसलिए जितने भी स्वॉर्ड मास्टर्स थे वो सारे तो फाइट में मारे गए। उनके बाद अब सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 4 ही स्वॉर्ड मास्टर्स बचे हैं। वो चारों स्वॉर्ड मास्टर्स यहाँ पर अपने वही काम करेंगे जो वो पहले करते रहे हैं। हमारे वेंजियन पवेलियन के स्टूडेंट्स के स्किल्स को बढ़ाने में मदद करेंगे। मेरे पास मेरे पर्सनल 60 डिसाइपल्स है, वो पर्सनल 60 डिसाइपल्स यहाँ पर सारे डिसाइपल्स के नए मास्टर्स बनेंगे, वो सारे उनको सिखाएंगे। यहाँ पर जितने भी डिसाइपल्स होंगे उन सभी को इक्वली ट्रीट किया जाएगा, चाहे वो आउटर गेट के हो या फिर इनर गेट के हो। प्रिंसेस जी मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा अच्छी है, इसी वजह से उसे सारे डिसाइपल्स की मैनेजमेंट का काम दिया गया है। वो मैनेजमेंट ऑफिस में काम करेगी। उसने पहले भी यहाँ पर आउटर गेट के 3000 डिसाइपल्स को मैनेज किया था, वजह से उसे इंटरनल अफेयर्स का एल्डर बना दिया गया है। शुनजी से कहता है, तुम्हारे चीफ एल्डर और उनके साथ यहाँ पर जितनी भी तीनों ब्रांचेस मैंने बनाई है वो सभी लोग यहाँ पर पूरे सेक्टर को सुपरवाइज करेंगे और यहाँ पर जितनी भी इवल स्पिरिट्स हैं उन सभी को एलिमिनेट किया जाएगा। शुनजी वहाँ पर उन सभी लोगों को गाइड करने के बाद एक पत्थर के ऊपर जाकर बैठ जाता है, कल्टीवेट कर रहा था। अभी उसके पास आती है और उसे कहती है, तो तुम यहाँ पर हो, मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। शुनजी से देखकर काफी ज्यादा खुश होता है। वो दोनों पत्थर के ऊपर से नीचे अपने वेंजियन सेक्टर की तरफ देखते हैं। उसे कहती है, क्लाउड सेक्टर तो पहले की तरह ही चल रहा है, ये बहुत ही अच्छी बात है। ये सब कुछ किया है, ये सारे का सारा क्रेडिट तुम्हें मिलना चाहिए क्योंकि तुमने वेंजियन सेक्टर को दोबारा से रनिंग में लाया है। शुनजी से कहता है, हम लोग 2 साल बाद मिले हैं। 2 साल तक मैं सिर्फ और सिर्फ बदला लेने की भावना के साथ ही जीता रहा हूँ। मैंने अपनी मदर और फादर का बदला ले लिया, उसके बाद अब तुम्हें भी ढूंढ लिया और तुम्हें मैं ध्यान नहीं दे पाया, लेकिन अब जबकि तुम यहाँ पर मेरे साथ हो तो क्यों ना हम लोग यहाँ पर करें जो हमें करना चाहिए। मैं सबसे पहले तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। फिर साथ ही उसे कहता है, मैं जल्दी से यहाँ पर अरेंजमेंट करवाता हूँ, हम दोनों शादी करेंगे और कल ही हम लोग शादी करने वाले हैं। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। उसे कहती है, हाँ क्यों नहीं, चलो ठीक है, फाइनली हम दोनों एक दूसरे के साथ होने वाले हैं, कल हम लोग शादी करेंगे। जैसे ही लोग यहाँ पर शादी की बात कर ही रहे होते हैं उसी वक्त एक लड़का भागता वहाँ पर आता है और उसे कहता है, चीफ बहुत ही बुरा हुआ है, कोई हमारे वेंजियन पवेलियन में आ गया, उसने रेप मिशन को भी तोड़ दिया। तो आकर उसने
हमारे बहुत सारे डिसाइपल्स को नुकसान पहुंचाया, बहुत सारे डिसाइपल्स जख्मी हो चुकी हैं। कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, चलो वहाँ पर चलकर देखते हैं। तो जुंजी भागता वहाँ पर आता है। नाइन फ्रॉस्ट पैलेस की जो चीफ होती है वहाँ पर आई होती है। वो कहती है तुम सभी लोगों की जान बख्श दूंगी, बस एबी को मेरे साथ भेज दो, यानी कि लिu जियांग को मेरे साथ भेज दो और तुम में से कोई भी मरेगा नहीं। इसी वक्त उसके ऊपर अटैक होता है। हमारा जुंजी एक बहुत ही पावरफुल स्ट्राइक उसके ऊपर लगाता है। तो वो जल्दी से जंप करते पीछे की तरफ हटती है और कहती है कौन है जहाँ पर। तुम्हारा जुंजी उसे कहता है तुम यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती, वेंचियन पवेलियन अब मेरे कंट्रोल में है और तुम यहाँ पर ऐसे आकर नहीं कर सकती। क्या एबी उसे देखती पहचान लेती है और कहती है मास्टर मास्टर आप यहाँ पर क्या कर रही हो। जुंजी समझ जाता है कि ये नाइन फ्रॉस्ट पैलेस की मास्टर है, लेकिन ये यहाँ पर इसको लेने के लिए आई है। जुंजी उसे कहता है चाहे कुछ भी हो जाए तुम मेरी एबी को यहाँ से लेकर नहीं जा सकती। तो उसी वक्त वो भी सामने की तरफ से अपनी आइस को यूज करते हुए जुंजी के ऊपर अटैक करती है और जुंजी अपनी तलवार को घुमाते हुए सामने की तरफ स्ट्राइक लगाता है। नाइन फ्रॉस्ट पैलेस की जो मास्टर होती है उसका नाम सैली जी होता है। तो वो एबी की मास्टर भी है। तो वो कहती है अच्छा तो तुम वो लड़के हो जिसने इसकी बॉडी के अंदर जो सोल कंट्रोलिंग जेड था उसके कंट्रोल को खत्म किया है। देखकर लगता है कि तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि तुम मुझे रोक नहीं पाओगे। तुम्हारा जुंजी फिर से उसके ऊपर स्ट्राइक्स लगाता है। तो वो स्ट्राइक को फेस कर रही होती है। स्ट्राइक को फेस करते हुए उसके मुंह से ब्लड निकल आता है और उसे कहती है लगता है कि मुझे भी यहाँ पर सीरियस होना पड़ेगा। और वो अपनी कैप उतार देती है और कहती है अब मैं यहाँ पर सीरियस होने वाली हूँ। जैसे वो वहाँ पर खड़ी होकर अपनी पावर्स को रिलीज कर दिया तो उसका प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। जुंजी के स्टूडेंट्स भागते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं मास्टर प्लीज बचो, वो तुम्हारे पर अटैक करने वाली है। जैसे वो आगे बढ़ होते हैं उसी वक्त वो वहीं पर फ्रीज हो जाते हैं। जुंजी भी इस बात से बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है ये पावर तो बहुत ज्यादा है, इसका मतलब ये है कि ये मार्शल एम्परर राम में है। जुंजी भी इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होता है क्योंकि वो वाकई में मार्शल एम्परर राम की एक एक्सपर्ट होती है। जुंजी फिलहाल सिर्फ जिन और जैंग राम का एक्सपर्ट है, इसे निर्वाणा राम को पार करना है और उसके बाद एम्परर राम आता है। लिu जियांग भागते हुए अपनी मास्टर के सामने झुक जाती है और कहती है मास्टर मास्टर प्लीज मुझे अपने साथ ले जाए, लेकिन जुंजी को कुछ भी मत करना, मैं तुम्हारे साथ जाने को तैयार हूँ। जबकि हमारा जुंजी फिर से उसको हाथ पकड़ता है और उसे कहता है अभी प्लीज ऐसा मत करो, तुम इसके साथ नहीं जा सकती। लिu जियांग उसे कहती है नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं रुक सकती, मुझे उसके साथ जाना पड़ेगा। अगर तुम मैं उसके साथ नहीं गई तो वो तुम्हें मार डालेगी और तुम उसको हरा नहीं सकते। लिu जियांग फिर से यहाँ पर अपनी मर्जी से चल पड़ती है। पिछली बार भी ये अपनी मर्जी से उसके साथ चली गई थी क्योंकि वो जुंजी को बचाना चाहती है। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर फिर से वही सीन हो रहा है। सैली जी एबी को अपने साथ लेती है और उसे कहती है बकवास बंद करो कमीनी कहेंगे, चलो चुपचाप मेरे साथ चलो। तुमने अपनी बॉडी के ऊपर जो सोल कंट्रोलिंग स्पेल था उसको तोड़ दिया है, तुमने ये सब कुछ किया, अब इसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी, अब तुम्हें मैं इसकी सजा दूंगी। वो उसे अपने साथ लेकर वहाँ से जाने लगी है। जबकि एबी अभी वहाँ पर चला रही है और उसे कहती है पुल आउट प्लीज मुझे माफ कर देना, मुझे नहीं लगता कि हम दोनों की किस्मत में एक दूसरे के साथ होना लिखा हुआ है। जबकि हमारा जुंजी वहीं पर खड़े खड़े अपनी पावर्स को रिलीज करता है तो बर्फ टूट जाती है और इसी के साथ उसकी बॉडी के अंदर से बहुत सारी इवल एनर्जी निकलती है। जुंजी के अंदर से जो इवल एनर्जी निकलती है उसके साथ उसके जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके इर्द गिर्द जो आइस क्रिस्टल्स होते हैं वो भी टूट जाते हैं। वो सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं कि मास्टर की बॉडी से इतनी पावरफुल एनर्जी कैसे निकल रही है। इसके साथ ही वो सभी लोग भागते हुए मास्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं क्योंकि उसका मास्टर वहीं पर बेहोश हो जाता है। तो वो सभी लोग जाकर मास्टर को उठाते हैं और वापस रूम के अंदर ले आते हैं। कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाते हैं। हमारा जुंजी अपने रीइंकार्नेशन स्टोन के अंदर बैठकर कल्टीवेट कर रहा होता है। जुंजी वहाँ पर बैठकर अपनी इवल एनर्जी को सप्रेस करने की कोशिश कर रहा था। हमारा जुंजी कहता है वो औरत लिu जियांग को अपने साथ लेकर गई, उसी वक्त मेरी बॉडी के अंदर से बहुत सारी इवल स्पिरिट निकली थी, मैं उसको कंट्रोल नहीं कर पाया। वहीं पर बैठे बैठे उसे फिर से वही मोमेंट याद आते हैं जब हमारा जुंजी अपनी लिu जियांग से कह रहा था आज के बाद से हम दोनों एक हो जाएंगे और कल हम लोग शादी करेंगे। फिर उसे याद आता है कि कैसे सैली जी उसे अपने साथ लेकर वहाँ से चली गई है। हमारा जुंजी सब कुछ याद करता है। फिर से उसकी बॉडी के अंदर से वो ब्लैक स्वॉर्ड बाहर निकल आती है और उसके अंदर से बहुत सारी इवल स्पिरिट रिलीज होती है। जुंजी कहता है लगता है कि मेरी बॉडी के ऊपर अब मेरा कंट्रोल नहीं रहा, ये इवल स्पिरिट मेरे ऊपर कंट्रोल करने वाली है। अब हम लोग अपनी एपिसोड 216 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा जुंजी अपनी लिu जियांग को वहाँ से वापस जाकर ले आएगा। हमारा जुंजी अभी बहुत ज्यादा कमजोर है जबकि सैली जी एम्परर राम की एक एक्सपर्ट बन चुकी है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जुंजी अपने रीइंकार्नेशन स्टोन के अंदर बैठकर कल्टीवेट कर रहा था। हमारा जुंजी कहता है मेरी लिu जियांग को मुझसे छीन कर ले जाया जा रहा था, उस वक्त मेरी बॉडी के अंदर से बहुत सारी इवल स्पिरिट निकली थी। वो सारी की सारी इवल स्पिरिट अचानक से मेरी बॉडी के अंदर से निकली थी, कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। मुझे यहाँ पर इसको कंट्रोल करना होगा वरना ब्लैक स्वॉर्ड मेरी बॉडी के ऊपर कब्जा कर लेगी। वक्त उसकी बॉडी से फिर से एनर्जी निकलना स्टार्ट होती है और इसके साथ उसकी ब्लैक स्वॉर्ड उसके सामने अपीयर होती है। जुंजी वहीं से ब्लैक स्वॉर्ड की डिवाइन सी के अंदर चला जाता है। तो वो कहता है ये क्या मैं इसके इनर वर्ल्ड के अंदर आ गया हूँ। जुंजी के सामने जो ब्लैक स्वॉर्ड होती है उसी वक्त वो शेप लेना स्टार्ट करती है और जुंजी से कहती है तो फाइनली यहाँ पर मैं भी शेप ले रहा हूँ, तो फाइनली मुझे मौका मिल ही गया है। जुंजी से कहता है कौन हो तुम कौन हो। तो जुंजी की ब्लैक स्वॉर्ड वहाँ पर दूसरा जुंजी बन जाती है जो कि उसका इनर डीमन होती है। तो वो उसे कहता है मैं तुम्हारा डेविल सेल्फ हूँ। इसके साथ ही वो अपनी तलवार को घुमाते हुए मैं जुंजी के ऊपर अटैक कर देता है और कहता है अब तुम्हें यहाँ पर खत्म होना होगा क्योंकि मैं तुम्हारे ऊपर कब्जा करने वाला हूँ। तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो, इतने कमजोर होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। जुंजी से कहता है डार्क पेज क्या ये तुम हो, क्या तुम यहाँ पर मेरे ऊपर किसी किस्म की ट्रिक को यूज कर रही हो ताकि तुम मेरी बॉडी पर कब्जा कर सको। उसका इनर डीमन उसे कहता है तुम तो बहुत बड़े बेवकूफ हो, तुम यहाँ पर इस
इस तरह की प्रिटेंडिंग क्यों कर रहे हो, तुम यहाँ पर नाटक क्यों कर रहे हो, तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मैं कौन हूँ, मुझे पता है कि तुम लिu जियांग को बचाना चाहते हो। अगर तुम लिu जियांग को बचाना चाहते हो फिर मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, क्योंकि तुम यहाँ पर जिस जज्बे के साथ उसको बचाना चाहते थे मैं वही ऑब्सेशन हूँ, उसी जज्बे से जन्मा हूँ, मैं बहुत ज्यादा पावरफुल हूँ, मैं अपनी पावर्स तुम्हें दे सकता हूँ। तो वो माया जुंजी पर अटैक करता है तो माया जुंजी पीछे की तरफ गिर जाता है। माया जुंजी का डीमन सेल्फ से कहता है तुम तो यहाँ पर मुझे भी नहीं हरा पा रहे, तुम्हें क्या लगता है कि तुम उस एम्परर राम की सैली जी को हरा सकते हो और अपने लिu जियांग को उससे बचाकर वापस ला सकते हो। एम्परर राम की एक्सपर्ट है और तुम कुछ भी नहीं कर सकते। जुंजी कहता है मैं लिu जियांग को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। डीमन सेल्फ से कहता है तो फिर मुझे यहाँ पर तुम्हारी मदद करने दो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम्हारे रास्ते में आने वाले हर एक को मैं मार डालूंगा जब तक लिu जियांग को बचा नहीं लेते, हम दोनों मिलकर उसको बचाएंगे। माया जुंजी उसके ऊपर अटैक करते हुए उसको सेंटर से दो हिस्सों में काट देता है, क्योंकि वो एक इमेजिनरी सेल्फ होता है। तो माया जुंजी से कहता है निर्दोष लोगों को तुम्हारी मदद से मार डालूंगा, तो मेरी लिu जियांग मुझसे बहुत ज्यादा नाराज हो जाएगी। वो इस बात को बिल्कुल पसंद नहीं करती कि मैं इनोसेंट लोगों की जान लूं। तुम तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेरी सोल और मेरे हार्ट के ऊपर कब्जा करना चाहते हो। अगर मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ तुम मेरी पूरी बॉडी के ऊपर कब्जा कर लोगे और मैं ऐसा बिल्कुल भी होने नहीं दूंगा। जुंजी सोच रहा था इसने तो यहाँ पर मेरी बॉडी के ऊपर कब्जा कर ही लिया था, ये मेरा इनर डीमन है, यहाँ पे जो ब्लैक स्वॉर्ड है जो भी है ये मेरी बॉडी के ऊपर कब्जा कर रहा था। लेकिन इसने यहाँ पर एक बात तो वाकई में पता की है कि मैं अभी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा ताकि मैं अपनी लिu जियांग को बचा सकूं। वक्त ज़ाओ उसके पीछे आकर खड़ी हो जाती है जो कि असली ब्लैक स्वॉर्ड की ओनर है। तो वो उसे कहती है मैं बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तक हम लोग लिu जियांग को ले नहीं आते तब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, मेरी पावर्स हमेशा बढ़ती जा रही है। तुम्हारे जुंजी से कहता है डार्क स्वॉर्ड तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। डार्क स्वॉर्ड उसे कहती है देखो मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ। तो उसने वैन वूजी की बॉडी को भी सोल को भी अब्सॉर्ब कर लिया होता है और उसकी सोल को भी माया जुंजी का गुलाम बना देती है। वो उसे कहती है जरा देखो तो सही मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ, पास तुम्हारे लिए अनडेड स्वॉर्ड स्लेव्स है, ये सारे के सारे स्वॉर्ड स्लेव तुम्हारे लिए फाइट करेंगे और इनकी पावर्स उतनी ही रहेंगी जितनी इनके पास थी। इसी तरह तुम मुझे रिसोर्सेज देते रहे, तुम रिसोर्सेज को हासिल करते रहे तो मैं तुम्हारे लिए पूरी की पूरी एक आर्मी खड़ी कर दूंगी और बहुत ही जल्दी हम लोग 9 आइस पैलेस वालों को हरा देंगे। वैन वूजी माया जुंजी के सामने घुटने टेकता है और उसे कहता है मास्टर मैं आपकी सर्विस के लिए रेडी हूँ, बताइए आपको मुझसे क्या चाहिए। माया जुंजी सोच रहा होता है लेकिन ये सब कुछ तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तावी आगे बढ़ती है और उसे कह दिया क्या तुम्हें लगता है कि ये सब कुछ ठीक नहीं है, क्या तुम लिu जियांग को बचाना नहीं चाहते। लिu जियांग वहाँ पर पता नहीं कितनी ज्यादा मुश्किल में होगी, उसे किस तरह सजा दी जा रही होगी। माया जुंजी से कहता हाँ मैं उसे बचाना चाहता हूँ। तो ज़ाओ से कहती है तुम्हें बस मेरे पर भरोसा करना होगा, इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ मैं अकेली ऐसी हूँ जो कि तुम्हें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती हूँ, क्योंकि जितना ज्यादा तुम स्ट्रॉन्ग बनोगे उतना ज्यादा मैं स्ट्रॉन्ग बनूंगी। इसी के साथ ही वहाँ पर काफी सारी डार्क एनर्जी निकलती है और डार्क एनर्जी के साथ उसके माथे के ऊपर एक स्वॉर्ड एनर्जी के साथ एक स्वॉर्ड बना देती है। माया जुंजी से कहता हाँ मैं स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ। जैसे माया जुंजी वहाँ पर ये बात कहता है इसी के साथ ही डार्क स्वॉर्ड उसकी बॉडी के ऊपर अपनी छाप छोड़ देती है। डार्क स्वॉर्ड के लिए वेपन्स और ट्रेजर्स इनको एब्जॉर्ब करना, इससे उसकी एनर्जी बढ़ती है। तो माया जुंजी अपने पास से 2 रिंग्स निकालता है, एक रिंग उसके पास वेंजियन पवेलियन की तरफ से होती है और दूसरी एंशियंट स्टार सेक्टर की तरफ से होती है और उन दोनों रिंग्स के अंदर बहुत सारा खजाना होता है। जुंजी से कहता है इसके अंदर बहुत सारा खजाना पड़ा है, ये सारे के सारे रिसोर्सेज तुम इस्तेमाल कर सकते हो, इनको एब्जॉर्ब कर लो, इससे तुम्हारी एनर्जी बढ़ेगी। साथ ही माया जुंजी को वहाँ पर एक स्क्रॉल दिखाई देता है जो कि वेंजियन मैनुअल होता है। माया जुंजी कहता है ये तो वेंजियन सेक्टर का है। माया जुंजी के पास एक आर्म कार्ड भी था जो आपको याद होगा, उसके पास जो अवेंटाइन आर्म कार्ड होता है वो रेजोनेट कर रहा था। माया जुंजी कहता है ये क्या मेरा ये आर्म कार्ड यहाँ पर रेजोनेट कर रहा है, लगता है कि इस खजाने के अंदर और भी ज्यादा इसके टुकड़े हो सकते हैं, मैं उनको भी इनके साथ कंबाइन कर लेता हूँ। माया जुंजी वहीं पर चेक करता है तो उसे वहाँ पर कुछ टुकड़े दिखाई देते हैं, वो वाकई में वहाँ पर कुछ पीसेस होते हैं और साथ में वहाँ पर कुछ क्रिस्टल्स होते हैं, कुछ स्पेशल पावर क्रिस्टल्स होते हैं जो कि इस आर्म कार्ड के अंदर फिट होने के लिए बने होते हैं। माया जुंजी कहता है इन आर्म कार्ड के टुकड़ों के ऊपर तो कुछ इंस्क्रिप्शंस भी हैं, लगता है ये इसकी एक्सेसरीज हैं। साथ ही माया जुंजी के पास वहाँ पर उसके ऊपर 2 क्रिस्टल्स आकर लगते हैं, एक फायर के लिए होता है और एक रेड कलर का होता है। जुंजी कहता है इनमें से एक क्रिस्टल तो मेरे पास वैन वूजी की तरफ से आया था जिसके अंदर लाइट सोर्स है, दूसरा फायर सोर्स वाला क्रिस्टल है मास्टर गू के पास से मेरे पास आया है। जुंजी के पास जब उसके विंटाइन आर्म कार्ड के ऊपर दोनों क्रिस्टल्स आकर जुड़ जाते हैं तो एनर्जी से बना हुआ एक बड़ा सा ड्रैगन निकलता है। माया जुंजी की पावर्स पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। जुंजी कहता है मुझे पता था कि ये एम्परर लेवल का वेपन है, फिलहाल के लिए ये एक लो लेवल का एम्परर लेवल का वेपन बन चुका है। जुंजी कहता है मेरी पावर्स यहाँ पर डबल हो चुकी हैं, अगर मैं इस विंटाइन आर्म कार्ड को अपने हाथ के ऊपर यूज करते हुए अपनी तलवार को यूज करूंगा तो जिन एंग जैन राम का भी कोई भी एक्सपर्ट मेरे सामने टिक नहीं पाएगा, ये आसानी से जिन और जैंग राम के एक्सपर्ट्स को भी हरा सकता हूँ। इसके साथ ही माया जुंजी कहता है लगता है कोई मेरे रूम के अंदर एंटर हुआ है, मुझे जाकर देखना चाहिए। तो माया जुंजी अपने रिइंकार्नेशन स्टोन से बाहर निकलता है तो ज़ाओ वहाँ पर खड़ा होता है। ज़ाओ चू से कहता है मास्टर एक बहुत ही बुरी खबर है। तो जुंजी से कहता है बताओ क्या हुआ है। चू से कहता है मास्टर आपको याद होगा 3 दिन पहले हम लोगों ने अपने कुछ लोगों को भेजा था, एल्डर बाइली ने अपने 10 स्टूडेंट्स को भेजा था, वो सारे के सारे एलीट डिसाइपल्स थे, 3 डायनेस्टीज में भेजा गया था ताकि वो वहाँ पर जाकर हमारे बारे में बता सके कि वेंजियन पवेलियन के ऊपर अब नया सेक्टर मास्टर आ चुका है, वेंजियन पवेलियन में वैन वूजी हार चुका है। जुंजी से कहता है हाँ ये बात तो मुझे अच्छी तरह से पता है, मैंने बाइली कॉन्गशेंग से कहा था कि वहाँ पर एक्सपर्ट्स को भेजे और उसने लाजमी तौर पर एक्सपर्ट्स को ही भेजा होगा, वो सारे मसले को खुद ही संभाल लेंगे, तो यहाँ पर डरने वाली कौन सी बात है। मुझे लगता है कि वो 18 डायनेस्टीज में जाकर सब कुछ यहाँ पर ये बात समझा देंगे, उन्हें अब क्या करना है, उन्हें नए वेंजियन सेक्टर के सामने झुकना होगा। चू से कहता है लेकिन मास्टर एक बहुत ही बुरी खबर है, हमें एक मैसेज रिसीव हुआ है, उस मैसेज के मुताबिक वहाँ पर कियानवू डायनेस्टी में जब हमारे लोग पहुंचे थे तो वहाँ पर झगड़ा हो गया था, हमने वहाँ पर 10 एलीट डिसाइपल्स भेजे थे, 10 में से सिर्फ एक ही जिंदा बचकर वापस आ पाया है। वो डायनेस्टी में हमारे 9 डिसाइपल्स की मौत हो गई है, उन लोगों ने 9 को मार दिया और सिर्फ एक ही जिंदा बचकर आ गया है। जुंजी से कहता है वो डिसाइपल कहाँ पर है जो जिंदा
बच कर आया, मुझे उसके पास लेकर चलो। चलो देखते हैं कि वो क्या कहता है। जुनजी सोच रहा होता है 10 में से सिर्फ और सिर्फ एक ही जिंदा बचकर वापस आया, तो इस बात का मतलब यह है कि उन लोगों ने जानबूझकर उसको जिंदा छोड़ दिया है ताकि वो वापस आकर हमें मैसेज दे सके। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद हो सकता है कि वो लोग हमें बताना चाहते हैं कि वो लोग हमारे वेंजियन सेक्टर की इस पावर को नहीं मानने वाले, जो भी नया लीडर है उसकी बात नहीं मानेंगे। जुनजी वहाँ पर आता है तो वो लड़का जो कि वहाँ जिंदा बचकर आया होता है वो जख्मी होता है। वो उनसे कहता है मेरा नाम डैनियल है। जुनजी से कहता है तो डैनियल मुझे ये बताओ कि जब तुम लोग वहाँ पर पहुंचे थे तुम लोगों ने वहाँ पर ऐसा क्या किया था कि जिसकी वजह से उन लोगों ने तुम्हारे पर अटैक किया, तुम में से 9 लोगों को मार दिया और सिर्फ तुम में से एक जिंदा बचकर वापस आ सका है। डैनियल उसे कहता है सेक्टर चीफ जब हम लोग वहाँ पर पहुंचे थे जैसा कि हमें ऑर्डर्स दिए गए थे, हम लोगों ने वहाँ पर जाकर एम्परर के सामने ये बात रखी थी। हमने क्यानवू डायनेस्टी के एम्परर को जाकर ये बात बताई थी, लेकिन जैसे हम लोगों ने उससे ये बात की उसी वक्त उन लोगों ने हमारे पर अटैक कर दिया। साथ ही उन लोगों ने ये भी कहा कि वो लोग हमारे लोगों को वहाँ पर नहीं देखना चाहते। उन्होंने कहा कि हम लोग अपनी ट्रिक्स को यूज करते हुए क्यानवू डायनेस्टी को कंट्रोल नहीं कर सकते और उन्होंने हमारे 9 डिसिपल्स को मार दिया और मुझे जख्मी कर दिया, जिसकी वजह से मैं वहाँ से भाग कर आ सका। वहाँ पर उनके बहुत सारे लोग थे, सभी लोगों ने मिलकर हमारे पर अटैक किया। हम उन सभी को संभाल नहीं सकते थे। मेरे 9 डिसिपल्स, मेरे 9 साथी मारे गए, मैं अकेला बचा था और मेरे ऊपर भी वहाँ पर जो एम्परर था क्यानवू डायनेस्टी का एम्परर जिसका नाम क्यान जीन था, उसने मेरे पर अटैक किया और मेरे स्पिरिचुअल सीख को बर्बाद कर दिया। अब मैं एक बेकार इंसान बन चुका हूँ। अब मैं यहाँ पर जिंदा रहकर क्या करूंगा? मैं एक मार्शल आर्टिस्ट भी नहीं रहा। जुनजी से कहता है तुमने अभी क्या कहा कि वहाँ के एम्परर का नाम क्या है? क्या उसका नाम क्यान जीन है? लेकिन मैंने तो सुना था कि वहाँ के एम्परर का नाम क्यान शाओ है। जुनजी कहता है मैं अपने फादर के लिए एक बार वहाँ से क्यानवू डायनेस्टी में से ग्रास लेने के लिए गया था, जहाँ पर पता चला था कि क्यानवू डायनेस्टी का जो एम्परर है उसका नाम क्यान शाओ है। क्यान जीन उसका छोटा भाई है। ये कैसे हो गया? क्यान शाओ के साथ क्या हुआ कि उसका छोटा भाई अब गद्दी के ऊपर बैठा है? डैनियल हमारे जुनजी से कहता है कि हमने वहाँ पर जाकर ये बात भी पता की थी। कुछ दिन पहले ही क्यान शाओ के साथ कुछ बहुत ही बुरा हुआ जिसकी वजह से वो बीमार हो गया। वो इतना बीमार हो गया कि वो उठ नहीं सकता था, वजह से उसके छोटे भाई क्यान जिन को उसकी प्लेस के ऊपर बैठना पड़ा। अब वो गद्दी के ऊपर बैठा हुआ है और नया एम्परर है क्यानवू डायनेस्टी का। हमारे जुनजी जहाँ पर क्यान शाओ और क्यान जिन के बारे में बताता है वो कहता है क्यान शाओ एक बहुत ही अच्छा और स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान है, हमेशा अच्छी और सच्ची बात करता है और सभी लोग उसे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। 18 डायनेस्टीज के सभी लोग उसे पसंद करते हैं, जबकि उसका छोटा भाई बहुत ही बुरा और डेविल किस्म का इंसान है, उसके पास कोई भी टैलेंट्स नहीं है, जबकि वो गंदी ट्रिक्स को यूज करता है। मुझे लगता है कि उसने यहाँ पर किसी न किसी ट्रिक को यूज करते हुए अपने बड़े भाई को गद्दी के ऊपर से हटा दिया है। फाइनली कॉन्गशिंग हमारे जुनजी से कहता है चीफ मुझे लगता है कि वो लोग सिर्फ और सिर्फ हमें डराना चाहते हैं क्योंकि उनके पास बहुत सारे मार्शल आर्ट्स के एक्सपर्ट्स हैं और काफी ज्यादा पावरफुल हैं। तो मास्टर शान वो कहते हैं हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है चीफ, मुझे लगता है कि ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। लोग मार्शल आर्ट्स की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, इसी वजह से मुझे लगता है कि हमें भी उनके ऊपर जाकर अटैक करना चाहिए और मार्शल आर्ट्स की जुबान में उन्हें जाकर समझाना चाहिए कि हम लोग उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। जुनजिन से कहता है नहीं हम लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, मुझे लगता है कि इसके बारे में हमें और ज्यादा इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। फिलहाल के लिए हम लोग ऐसा कोई भी कदम नहीं उठा सकते जिससे हमें काफी ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। इस वक्त हमें सिचुएशन के बारे में जानना होगा, मुझे खुद जुनवू सिटी में जाना पड़ेगा और वहाँ पर जाकर सबको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। कॉन्गशिंग से कहता है लेकिन चीफ आपको वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, ये सारी मेरी गलती है, मैंने वहाँ पर डिसाइपल्स को भेजा था तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है और वैसे भी ये मेरा काम है, मुझे वहाँ पर जाने दो, जाकर इन्वेस्टिगेट करने दें। वहाँ पर जुनवू सिटी में जाता हूँ। जुनजी से कहता है नहीं तुम चीफ एल्डर हो, मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर रहना चाहिए और यहाँ के सारे मसलों को तुम संभालो। यहाँ पर ना होने की वजह से हमारे वेंजियन सेक्टर के जितने भी ऑपरेशंस हैं वो सारे के सारे मुश्किल में पड़ सकते हैं, यानी कि वो खराब हो सकते हैं या उनको बिगड़ सकते हैं। इस वजह से मैं वहाँ पर जाता हूँ, मेरे यहाँ से गायब होने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हारा जुनजी सोच रहा था मैं वहाँ पर क्लाउड बनकर जाऊंगा क्योंकि उन सभी को मास्टर लूजन के बारे में तो पता है कि वेंजियन सेक्टर का नया जो लीडर है उसका नाम लूजन है, लेकिन उन्हें क्लाउड के बारे में नहीं पता। मैं क्लाउड चू बनकर वहाँ पर जाऊंगा। तो उसके बाद हमारा जुनजी अपने सफर पर निकल चला है। हमारा जुनजी अपने बैंक्शन पाइथन पर बैठता है और उसके साथ वो स्पेस में ट्रेवल करते हुए आगे की तरफ बढ़ता है। हमारा जुनजी कहता है मेरे स्पिरिट डिवावरिंग पाइथन ने जहाँ पर एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है, इसने एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद लेवल अप किया और उसके बाद फाइट के अंदर बड़ी आसानी से तैर सकता है। हमारा जुनजी बहुत ही जल्दी जुनवू सिटी में पहुंच जाता है। वो जुनवू सिटी के बाहर पहुंचता है और कहता है लगता है कि हम लोग जुनवू सिटी में पहुंच चुके हैं, इस सिटी तो पहले से काफी ज्यादा बदल चुका है। तुम्हारा जुनजी कहता है पाइथन स्नेक तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही वो कहता है मुझे भी यहाँ पर अपनी अपीयरेंस को चेंज कर लेना चाहिए, आ चुका है यहाँ पर इसको इन्वेस्टिगेट करने का है यहाँ पर क्या हुआ है। जुनजी यहाँ पर फाइनली काफी अरसे के बाद दोबारा से अपनी रियल अपीयरेंस में आ जाता है। तुम्हारा जुनजी यहाँ पर जुनजी बन जाता है। जुनजी कहता है लास्ट टाइम मैं इस क्यानवू डायनेस्टी में आया था, उस वक्त मैं इसी अपीयरेंस के साथ आया था, चलो देखते हैं कि यहाँ पर क्या कुछ बदला, क्या शायद कोई मुझे यहाँ पर पहचानता है या नहीं। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 217 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? स्वर्ड किंग के एपिसोड 218 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मैं जुनजी अपनी रियल अपीयरेंस में आता है, क्यानवू से डायनेस्टी में एंटर होने वाला है। सबसे पहले वो जुनवू सिटी में जाएगा जहाँ पर नया एम्परर बैठा हुआ है, वो नया एम्परर से जाकर मिलने वाला है। जुनजी जैसे वहाँ पर सिटी के अंदर एंटर होता है उसी वक्त उसे वहाँ पर प्रिंसेस दिखाई देती है। प्रिंसेस क्यान काफी ज्यादा जख्मी होती है, वो आगे की तरफ बढ़ रही होती है, लेकिन जख्मी हालत में वो सोच रही होती है मुझे जाकर सभी लोगों को सच्चाई बताना होगी कि मेरे अंकल ने क्या किया है, उन्होंने मेरे फादर के साथ क्या किया। मैं जुनजी से देखते पहचान जाता है और कहता है ये तो जूलियट क्यान है, तो एम्परर क्यान चाओ की बेटी है,
लेकिन ये जहाँ पर इतनी बुरी हालत में क्या कर रही है। प्रिंसेस कियान जैसी आगे की तरफ बढ़ती है वो सामने देखती है और कहती है कौन है वहाँ पर। वो हमारे जुंजी को देखकर पहचान रही होती है, लेकिन साथ ही वो उसे पहचान कर अनपहचाना भी कार्य होती है, क्योंकि उसे लगता है कि वो कोई इल्यूजन देख रही है। कहती है पिछले 2 साल से ये बंदा मुझे दिखाई नहीं दिया, लेकिन अब जहाँ पर फाइनली मरने से पहले मुझे ये दिखाई दे रहा है। शुक्र है कि मरने से पहले कम से कम मैं एक इल्यूजन देख पाई हूँ जिसमें मैंने इसे देख लिया। करने लगती है तुम्हारा जुंजी भागता हुआ आगे बढ़ता है, जाकर उसे उठाता है। लगता है कि तुम्हें पॉइजन दिया गया है, क्या तुम ठीक हो? वो उसे कहती है तो बहुत ज्यादा असली लग रहा है, ऐसे लगता है जैसे किसी ने मुझे अपनी बाहों में थामा हुआ है। जुंजी उसे कहता है तुम्हारी बॉडी के अंदर बहुत सारा पॉइजन है जो तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी को इफेक्ट कर रहा है। तो अच्छी बात है कि ये टॉक्सिन ज्यादा जहरीला नहीं है, थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद खुद ही तुम्हारी बॉडी के अंदर से डिटॉक्सिफाई हो जाएगा। तुम्हें जहाँ पर रेस्ट करना होगी। तुम्हारा जुंजी उसे वहीं पर लेकर बैठ जाता है, जबकि वहीं पर 4 और कल्टीवेटर्स आते हैं जो कि इसे मारने के लिए इसके पीछे लगे होते हैं। कहते हैं इस लड़की का स्पिरिचुअल सी जल्दी बहुत ज्यादा वीक होने वाला है, क्योंकि इस लड़की को स्पिरिट वीकनिंग पॉइजन दिया गया है, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएगी। हमने तो ऐसा सोचा भी नहीं था कि ये लड़की यानी कि प्रिंसेस कियान इतनी देर तक इस पॉइजन को बर्दाश्त कर पाएगी। वैसे एक तलवार लेकर आगे बढ़ता है, कहता है लेकिन तुम बस इतना ही दूर भाग सकती थी जितना तुमने भाग लिया, अब तुम यहाँ पर मरने वाली और साथ में तुम्हारा दोस्त भी मरेगा। प्रिंसेस कियान जल्दी से उठकर खड़ी हो जाती है हमारे जुंजी के सामने और उनसे कहती है में से कोई भी इसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि इसका इस सब से कोई भी ताल्लुक नहीं है। हमारी जुंजी से कहती है जुंजी तुम यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि ये सभी के सभी लोग ये अर्थ स्पिरिट राम के 9th लेवल पर हैं, तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। उनको रोक कर रखती हूँ, जबकि तुम यहाँ पर भाग जाओ, तुम्हारे यहाँ पर कोई भी काम नहीं है। तुम्हारे जुंजी से कहता है क्या तुम यहाँ पर मुझे कवर कर रही हो और मुझे कह रही हो कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ? क्या तुम्हें लगता है कि तुम ऐसा कर सकती हो? प्रिंसेस कियान आगे से मुस्कुरा देती है और उसे कहती है पिछले 2 साल से तुम्हें ढूंढ रही थी और अब जबकि तुम यहाँ पर मुझे मिले हो, तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें अपनी आंखों के सामने मरने दूंगी? मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं मरने दूंगी। प्रिंसेस कियान वहाँ पर अपनी मास्टर स्पिरिट को रिलीज करती है और कहती है मैंने कहा ना कि मैं यहाँ पर इसकी जान बचाऊंगी, तुम में से जो भी यहाँ पर आगे बढ़ेगा वो पहले मुझसे फायर करेगा। आज मैं यहाँ पर इस लड़के को कुछ भी नहीं होने दूंगी। तो वो सभी लोग अपनी तलवारें लेकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं बहुत ज्यादा कमजोर हो, तुम हमें बिल्कुल भी नहीं रोक पाओगी, जबकि तुम यहाँ पर मरने वाली हो, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर बहुत ज्यादा एरोगेंट हो, हम यहाँ पर तुम्हें इस एरोगेंस की सजा जरूर देंगे। इसी वो लोग आगे की तरफ बढ़े होते हैं। हमारा जुंजी प्रिंसेस कियान के सामने खड़ा होता है, अपने हाथ को सामने करते हुए एनर्जी को रिलीज करता है, तो वो सारे के सारे पीछे की तरफ गिर जाते हैं। सिर्फ एक ही अटैक में वो सारे मर जाते हैं। जुंजी उनसे कहता है यहाँ पर कमजोर सिर्फ और सिर्फ तुम हो। हमारा जुंजी जैसे वहाँ पर अपने पावर्स को रिलीज करता है तो वो सभी के सभी चलाते हुए वहीं पर मर जाते हैं। प्रिंसेस कियान भी देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है इसी वजह से तुम यहाँ पर इतने ज्यादा शांत थे, क्योंकि तुम्हें पता था कि तुम इन सभी को हरा सकते हो, तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो, पहले के मुकाबले में ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हो। के साथ ही प्रिंसेस कियान उसे कहती है मुझे बहुत ज्यादा पावर महसूस हो रही है, लगता है कि कुछ और एक्सपर्ट्स इसी तरफ आ रहे हैं और साथ ही मुझे यहाँ पर पीक की एनर्जी भी महसूस हो रही है। माई जुंजी से कहता है ये पीक क्या है? उसे कहती है जहाँ के चीफ कमांडर का नाम पीक है, जो इंपीरियल गार्ड्स हैं जो कि जुनवू डायनेस्टी के इंपीरियल गार्ड्स हैं, उनके जो चीफ कमांडर है उसका नाम पीक है। वो हिमालय स्पिरिट राम के 3रे लेवल तक पहुंच चुका है। अगर उसने हमें पकड़ लिया तो हम दोनों यहाँ पर मारे जाएंगे, क्योंकि हिमालय स्पिरिट राम काफी ज्यादा पावरफुल है। जुंजी उसकी बातें सुनने के बाद सोच रहा था लगता है कि इसे अभी तक महसूस नहीं हुआ कि मैं जिन और जैंग राम तक पहुंच चुका हूँ, जबकि ये हिमालय स्पिरिट राम के 3rd लेवल से डरा रही है। इसे लगता है कि मैं उसे मार नहीं सकता, मैं सिर्फ चुटकी बजाकर उसको मार सकता हूँ, लेकिन फिलहाल के लिए मुझे इसके साथ ही आगे बढ़ना होगा, क्योंकि इसको पता नहीं चलना चाहिए कि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ। प्रिंसेस कियान वहाँ पर से अपने निशान मिटा देती है और उसे कहती है मैं जल्दी से यहाँ से भागना होगा, वो लोग जहाँ पर पहुंचने वाले हैं। तो वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। थोड़ी देर के बाद चीफ कमांडर वहाँ पर पहुंच जाता है। चीफ कमांडर पीक वहाँ पर आता है। वो कहते हैं मास्टर यहाँ पर से आगे से उनके ट्रेसेस मिट चुके हैं, हमें यहाँ पर पता नहीं चल रहा कि वो लोग आगे कौन सी डायरेक्शन में गए हैं, हम लोग क्या करें? क्या हम लोग उसे और ज्यादा ढूंढे? उन लोगों से कहता है वो बहुत ज्यादा लकी है, इस बार तो वो यहाँ से भाग गई है, लेकिन यहाँ पर मेरे ऑर्डर सभी तक पहुंचा दो। तुम्हें जुनवू सिटी के अंदर और जुनवू सिटी के बाहर हर एक जगह के ऊपर इन्वेस्टिगेट करना, जाकर उसे ढूंढो, वो कहीं पर भी भागकर नहीं जानी चाहिए। एक सीन में जी बिल्डिंग का दिखाया जाता है। कियान हमारे जुंजी को जी बिल्डिंग के अंदर लेकर आती है। वो जी फैमिली का हाउस होता है। वो लोग पीछे से दरवाजे से अंदर घुसते हैं और जाकर अंदर बैठ जाते हैं। जुंजी उसको हील करने में उसकी मदद कर रहा था ताकि उसकी बॉडी के अंदर से उसके पॉइजन को निकाला जा सके। जुंजी उसे कहता है तुम्हारी बॉडी के अंदर जितना भी टॉक्सिन था वो सारे का सारा निकल चुका है, अब तुम्हारी इंजरीज भी हील हो रही है। प्रिंसेस कियान उसे कहती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद हमारा जुंजी खिड़की में खड़ा होकर नीचे देखता और कहता है तुम मुझे इस बिल्डिंग की बैकग्राउंड के बारे में बता सकते हो? जहाँ पर तो बहुत सारे लोग हैं जो कि बाहर पेट्रोलिंग कर रहे हैं, तुम्हें वाकई में लगता है कि उनमें से कोई भी यहाँ पर अंदर नहीं आएगा, वो सिर्फ बाहर ही रहेंगे? प्रिंसेस कियान उसे कहती है परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये बिल्डिंग जी फैमिली वालों की है। यहाँ पर इस बिल्डिंग में इसीलिए आकर छुपी हूँ क्योंकि बाहर जो लोग पहरा दे रहे हैं उनमें बहुत सारे लोग जिन और जैंग राम के एक्सपर्ट्स भी हैं। इसका मतलब यह है कि कोई भी यहाँ पर मर्जी के साथ आ जा नहीं सकता, जैसे हम लोग यहाँ पर आसानी से छुप सकते हैं और सेफ रहेंगे। साथ ही उसे कहती है बहुत ही जल्दी यहाँ पर एक ऑक्शन होने वाली है, उस ऑक्शन में बहुत सारी रेयर आइटम्स भी आएंगे। अगर हम उनमें से किसी रेयर आइटम को खरीद लेते हैं तो वो हमारे लिए काफी ज्यादा लाइफ सेविंग रहेगी, उससे काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। जुंजी कहता है लगता है इसे अभी तक मेरी स्ट्रेंथ के बारे में नहीं पता, लेकिन फिर भी इसने कहा कि बाहर कुछ जिन और जैंग राम के एक्सपर्ट्स हैं, तो मतलब यह कि मुझे यहाँ पर और ज्यादा सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि अगर जिन और जैंग राम का एक्सपर्ट हुआ तो उससे फाइट बड़ी होगी। जुंजी से कहता है इस सिटी के साथ हुआ क्या है, क्या तुम मुझे सारी बात डिटेल में बताओगी? तो वो उसे सारी बात डिटेल में बताती है और उसे कहती है कुछ दिन पहले हमें पता चला था कि वेंजियान सेक्टर में पावर चेंज हुई है, वहाँ पर एक नया लीडर आया है। जैसे वहाँ पर नया लीडर आया उसी वक्त मेरे फादर के ऊपर कुछ लोगों ने अटैक किया था, वो मिस्टीरियस लोगों का ग्रुप था। मेरे फादर के ऊपर अटैक किया जिसकी वजह से मेरे फादर बहुत ही बुरी तरह से जख्मी हुए और
कोमा में चले गए। उसके बाद उन लोगों ने मेरे अंकल कियान जिन को सपोर्ट किया तो उन्होंने यहाँ पर एक पपेट एम्पर बना दिया, जबकि वो सभी लोग बैकग्राउंड से उसे कंट्रोल कर रहे हैं। वही लोग जिन लोगों ने मेरे फादर को जख्मी किया था उन्होंने वेंजियान पवेलियन के आए हुए लोगों को उनमें से 10 में से 9 लोगों को मरवा दिया। लगता है कि वेंजियान पवेलियन इस वक्त इम्बैलेंस है और उनका जो नया सेक्टर लीडर है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। उन्होंने अभी एक फाइट जीती है तो वो लोग कमजोर है, उनके ऊपर अटैक करके वेंजियान पवेलियन पर कब्जा किया जा सकता है, ये उनका मकसद है। मैंने अपने फादर को सीक्रेटली रेस्क्यू किया और उनको बचा लिया। तो वो उसे कहती है मैंने अपने फादर को बचा तो लिया है लेकिन अपनी गद्दी को वापस हासिल करने के लिए, अपना सब कुछ वापस हासिल करने के लिए वेंजियान सेक्टर की तरफ जा रही थी ताकि उनके नए चीफ से जाकर मदद हासिल कर सकूं। अफसोस मैं तो अपने जुनवू सिटी से भी बाहर नहीं निकल पाई, उन लोगों ने मुझे यहीं पर पकड़ लिया। जुनजी से कहता है क्या वाकई में तुम इस वक्त वेंजियान सेक्टर की तरफ जा रही ताकि तुम स्वॉर्ड मास्टर लूजन जो कि नया सेक्टर चीफ बना है तुम उससे मदद मांग सको। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे वहां पर जाने से वो तुम्हारी मदद नहीं करेंगे क्योंकि तुम्हारी क्यानवू डायनेस्टी के लोगों ने उसके 9 डिसाइपल्स की जान ली है, वो तुम्हारी मदद क्यों करेंगे। उसे कहती है मैंने सुना है कि स्वॉर्ड मास्टर लौड एक बहुत ही अच्छा लड़का है कि उम्र 20 साल से भी कम है लेकिन वो जिन और जैंगराम के फर्स्ट लेवल तक पहुंच चुका है और साथ ही वो एक बहुत बड़ा जीनियस है। ऐसा जीनियस हजारों साल में एक बार होता है। लगता है कि अगर मैं उसके सामने जाकर सच्चाई बोलूंगी तो वो मेरी बात के ऊपर जरूर भरोसा करेगा और मेरी मदद जरूर करेगा। जुनजी उसकी बातें सुनने के बाद कहता हाँ मुझे लगता है कि वो तुम्हारी बात जरूर सुनेगा। जुनजी कहता मुझे यहाँ पर सारी सच्चाई तो पता चल चुकी है, मुझे यहाँ पर इस मसले को निपटाना भी होगा, फिलहाल इसके साथ ही रहना होगा क्योंकि वो इसको मारने के लिए जरूर आएंगे। सीन में उसी घर का दिखाया जाता है जो है बिल्डिंग के नीचे ऑक्शन हो रही होती है। जुनजी और प्रिंसेस क्यान वो दोनों भी वहाँ पर नीचे चले जाते हैं। वहाँ पर पहले से काफी सारे लोग आए होते हैं, वो सभी लोग इस ऑक्शन में आए होते हैं ताकि वहाँ से आइटम्स को खरीद सके। जी फैमिली के जो पैट्रियार्च होते हैं मास्टर जी उन सभी के सामने खड़े होते हैं और उनसे कहते हैं तुम सभी के यहाँ पर आने का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रिंसेस क्यान उसे देखते कहती है ये तो प्रेसिडेंट है, ये यहाँ पर खुद इस ऑक्शन को प्रिजाइड कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि इस ऑक्शन में काफी सारी स्पेशल चीजें आने वाली हैं, सारे स्पेशल ट्रेजर इसमें होंगे। तो मास्टर जी से कहता है तो देखते हैं कि ये लोग यहाँ पर ऑक्शन में क्या सेल करने वाले हैं। तो मास्टर जी उन लोगों से कहते हैं तो सबसे पहले हमारे पास एक सोल्स वर्ड है जो कि लेवल 1 का किंग वेपन है। तो इसी के साथ ही वहाँ पर ऑक्शन स्टार्ट होती है। 5 लाख स्पिरिट स्टोन, 6 लाख स्पिरिट स्टोन, और जहाँ पर वो बिक जाती है। उसके बाद वो लोग 78 नंबर वाली आइटम को लाते हैं जो कि एक लेवल 5 का किंग वेपन होता है जिसको रेड फीदर ड्रेस कहा जाता है, यानी कि वो एक ड्रेस होती है। मास्टर जी उन लोगों को इस ड्रेस के बारे में बताते हैं। वो उनसे कहते हैं इस स्पिरिट ड्रेस को फीदर स्पिरिट बर्ड के पंखों से बनाया गया है और ये वाटर, फायर और साथ साथ पॉइजन को भी ये फायर को बर्दाश्त कर सकता है। इसके साथ साथ ये तुम्हारी स्पीड को भी बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है। क्यान उस ड्रेस को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है मुझे ये ड्रेस चाहिए, काश मैं इसको खरीद पाती क्योंकि ये ड्रेस तो बहुत ज्यादा प्यारी है और साथ में बहुत ज्यादा स्पेशल भी है। इसके साथ मास्टर स्पिरिट भी बाइंड करेगी और साथ साथ मेरी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। जैसे वहाँ पर बिड स्टार्ट होती है सबसे पहले कोई बिड करने वाला वहाँ पर 3 मिलियन कह देता है। तो इसी के साथ प्रिंसेस क्यान कहती है जो तो बहुत ज्यादा महंगी है, मैं इसे खरीद नहीं सकती। तो प्रिंसेस क्यान वहीं पर उदास होकर बैठ जाती है जबकि मैं जुनजी की तरफ देखता और कहता है सारी लड़कियां एक जैसी होती हैं। प्रिंसेस क्यान कहती है मुझे ये ड्रेस चाहिए थी, मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद आई है। हमारे जुनजी की बात सुनने के बाद डायरेक्टली वहाँ पर कहता है मैं यहाँ पर 5 मिलियन स्पिरिट स्टोन देने को तैयार हूँ। साथ ही वहाँ पर एक और लड़की होती है जो कहती है मैं इसके लिए 5.1 मिलियन देने को तैयार हूँ, ये वाली ड्रेस मैं लेकर जाऊंगी। प्रिंसेस क्यान हमारे जुनजी से कहती है मैं यहाँ पर तुम्हारी काइंडनेस को अप्रिशिएट करती हूँ, मैं इस बात को कभी नहीं भूलूंगी। पता है कि दूसरी तरफ से जिस औरत ने यहाँ पर बिड किया है वो जुन फैमिली की एक बहुत ही पावरफुल और बहुत ही अमीर औरत है, उसके साथ बिडिंग नहीं कर सकते। माया जुनजी से कहता है तुम्हें किसने कह दिया कि हम उसके साथ बिडिंग नहीं कर सकते। माया जुनजी कहता है मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर कोई और बिड को आगे बढ़ाए, मैं यहाँ पर डायरेक्टली इसके लिए बिड करने वाला। तो जुनजी वहाँ पर 100 मिलियन कह देता है। सभी के सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फैमिली की वो औरत भी बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहती है कहीं तुम पागल तो नहीं हो, तुम इस ड्रेस के लिए 100 मिलियन देने को तैयार हो जिसकी कीमत 5 मिलियन भी नहीं है। तो माया जुनजी से कहता है मैंने यहाँ पर जितना भी बिड किया इस बात से तुम्हारा क्या ताल्लुक है, मैं यहाँ पर पैसा देकर इस ड्रेस को लेने वाला हूँ। इसी के साथ ही माया जुनजी अपनी रिंग को खाली करता है। वहाँ पर बहुत सारे बॉक्सेस आ जाते हैं जिनके अंदर स्पिरिट स्टोन्स होते हैं। माया जुनजी कहता है मैंने यहाँ पर पैसा दे दिया है तो ये ड्रेस मेरे हवाले करो। सभी देखने वाले बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं आए जुनवू सिटी में इतना अमीर बंदा कहाँ से आ गया है जो कि एक छोटी सी ड्रेस के लिए पूरे 100 मिलियन देने को तैयार हो गया। जुनजी उस ड्रेस को ले लेता है और उस ड्रेस को लेने के बाद प्रिंसेस क्यान से कहता है ये ड्रेस मेरी तरफ से तुम्हें गिफ्ट है। प्रिंसेस क्यान उसे कहती है तुम्हें यहाँ पर 100 मिलियन बिड करने की जरूरत नहीं थी, तुम इसके लिए 6 मिलियन भी बिड कर सकते थे। मैं जुनजी से कहता है अगर मैं यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता बिड को आगे बढ़ाता तो कोई ना कोई इसको और बिड को बढ़ाकर ले लेता। तुम्हारी आंखों को उदास बिल्कुल भी नहीं देख सकता, एक औरत की आंखों को उदास नहीं देख सकता। जबकि तुम यहाँ पर खुश हो तो तुम्हारी खुशी के लिए 100 मिलियन क्या है, मैं 100 मिलियन और देने को तैयार हूँ। प्रिंसेस क्यान बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, साथ ही शर्मा भी होती है। उसे कहती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। उन सभी लोगों से कहते हैं तो यहाँ पर हम लोग ऑक्शन को खत्म करने वाले हैं इस फाइनल आइटम के साथ, वो एक सेप्टर होती है। उन सभी लोगों से कहते हैं हमें लगता है कि ये एक लेवल 9 का किंग लेवल का वेपन है, तो तुम में से कौन इसको खरीदना चाहेगा। कि हमें इसके ओरिजिन के बारे में कुछ भी नहीं पता, इतना पता है कि हजारों इनोसेंट सोल्स को इसने लाइट के अंदर चेंज कर दिया। के बाद उन सभी हजारों लाखों सोल्स की वाइटैलिटी इसके अंदर है। लगता है कि ये वाकई में एक लेवल 9 का किंग लेवल का वेपन है और तुम लोग इसको यूज करते हुए किसी की सोल को भी ऑब्जर्व कर सकते हो। जबकि हमारा जुनजी वहाँ पर सोच रहा था इन लोगों को अंदाजा भी नहीं है कि ये लोग यहाँ पर क्या रख के बैठे हैं। मुझे पता चल चुका है कि ये क्या है क्योंकि ये गोस्ट वुड है, कोई ऐसा वैसा वेपन नहीं है। ये एक एम्परर लेवल का वेपन है, वो भी एक सुप्रीम लेवल का एम्परर वेपन है। इन लोगों को लगता है कि ये एक लेवल 9 का किंग लेवल का वेपन है। इन लोगों को एक बहुत बड़ी गलती लगी है, ये तो एक सुप्रीम एम्परर लेवल का वेपन है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 218 का एंड करेंगे। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा
जुंजी जहाँ पर सुप्रीम एम्परर लेवल के वेपन को हासिल कर पाएगा या नहीं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्वर्ड किंग के एपिसोड 219 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि माया शुंजी एक ऑक्शन हॉल में होता है, वो प्रिंसेस ज्ञान के साथ होता है। वहाँ पर ऑक्शन में काफी सारी चीजें सेल हो रही होती हैं। ऑक्शन के खत्म होने से पहले जो लास्ट आइटम होती है वो एक सैप्टर होता है जो कि सोल एब्जॉर्बिंग सैप्टर होता है। तो माया शुंजी तो उसको देखकर पहचान जाता है क्योंकि वो एक एम्परर लेवल का वेपन है, जो कि एक सुप्रीम एम्परर लेवल का वेपन है। वेपन जैसा कि आज तक किसी ने ना देखा हो। क्योंकि मास्टर जी जो कि ऑक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं वो उन सभी से कह रहे होते हैं कि ये एक लेवल 9 का किंग लेवल का वेपन है। वो इसको मिस्टेक कर रहे होते हैं, उन्हें नहीं पता होता कि ये कितना पावरफुल है। शुंजी कहता है इस तरह का एक पावरफुल वेपन इन लोगों के हाथ में नहीं दिया जा सकता जिन्हें इसके बारे में पता भी नहीं है, क्योंकि अगर ये गलत हाथ में पड़ गया तो इससे बहुत ज्यादा तबाही मचेगी। शुंजी बड़ी स्पीड से भागता हुआ आगे बढ़ता है, टेबल के ऊपर से सैप्टर को अपने हाथ में उठा लेता है और कहता है मुझे ये चाहिए। तो मास्टर जी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उससे कहते हैं हिम्मत कैसे हुई, तुमने हमारी आइटम को यहाँ से उठा लिया, तुम जहाँ पर बिडिंग किए बगैर हमारी चीज को नहीं ले सकते। तो मास्टर जी जहाँ पर अपने पास से तलवार निकालते हैं हमारे शुंजी के ऊपर अटैक कर देते हैं। हमारा शुंजी बड़ी आसानी से उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है, साथ ही सोच रहा होता है जबकि इस बेचारे को घोस्टवुड के बारे में नहीं पता ये चीज कितनी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। तो मुझे यहाँ पर इसको इस chaos से निकालने के लिए इसे यहाँ पर थोड़ी गाइडेंस देनी होगी ताकि ये चीज मुझे अपने आप मुझे दे दे। शुंजी अपनी उंगली को सामने की तरफ करते हुए उसके माथे के ऊपर लगाता है और अपनी एनर्जी को उसकी बॉडी के अंदर इंटर करता है, साथ ही उसे गाइडेंस देता है। गाइडेंस का मतलब यह है कि वो ब्रेक थ्रू कर सके, इसी वजह से उसने यहाँ पर उसे कुछ स्पेशल टेक्निक्स दी हैं। शुंजी जैसे उसके माथे के ऊपर उंगली रखता है तो वहाँ पर जी फैमिली के गार्ड्स अपनी तलवारें लेकर आ जाते हैं और कहते हैं हमारी फैमिली पैट्रियार्च को छोड़ दो वरना हम तुम्हें मार डालेंगे। तो शुंजी उसके माथे के ऊपर हल्का सा फ्लिक करता है जिसके साथ ही मास्टर जी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, उनकी आंखें खुली होती हैं क्योंकि वो काफी ज्यादा हैरान होते हैं। साथ ही वो अपने गार्ड से कहते हैं तुम सभी बेवकूफ हो, जल्दी से अपने हथियार नीचे करो, तुम में से कोई भी मास्टर के ऊपर अटैक नहीं करेगा। इसी के साथ ही मास्टर जी वहाँ शुंजी के सामने झुक जाते हैं और उसके सामने झुकते हुए कहते हैं प्लीज सर मुझे माफ कर देना और मेरे इन लोगों को भी, क्योंकि मुझे तो है जहाँ पर नहीं पता था कि तुम कितने महान मास्टर हो। हाँ, तुमने जहाँ पर मुझे जो कुछ दिया है वो बहुत कुछ है और मुझे लगता है कि तुमने मेरे पर एक बहुत बड़ा एहसान कर दिया। इसी के साथ ही वो सोलवुड को उठाते हैं और उसके सामने करते हुए कहते हैं सैप्टर को आपको गिफ्ट के तौर पर देना चाहता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ये अगर हमारे पास रहेगी तो ये वेस्ट है, ये कितना ही पावरफुल वेपन क्यों ना हो, मैं आपको गिफ्ट में ये देना चाहता हूँ। तो मैं शुंजी से कहता है अच्छा ठीक है मैं इसे रख लेता हूँ। शुंजी उस सैप्टर को रख लेता है और वहाँ से वापस की तरफ चल पड़ता है। शुंजी प्रिंसेस ज्ञान के साथ जब वहाँ से वापस की तरफ मुड़ता है तो उसके सामने वहाँ पर कुछ लोग खड़े होते हैं। हमारे शुंजी कहता है लगता है कि उन लोगों ने हमें ढूंढ लिया। दूसरी तरफ मास्टर जी का सीन दिखाते हैं, मास्टर जी भी वापस की तरफ जा रहे होते हैं, वो अपने रूम की तरफ जा रहे होते हैं। तो उनका बेटा उनसे कहता है फादर आपने ऐसा क्यों किया, वो एक लेवल 9 का किंग लेवल का वेपन था, हम उसे बहुत ही महंगे दामों में बेच सकते थे, आपने उस लड़के को ऐसे फ्री में वो क्यों दे दिया है। तो फादर उसके मुंह पर एक जबरदस्त थप्पड़ मारते हैं और उसे कहते हैं बेवकूफ कहेंगे, क्या तुम्हें पता भी है कि वो इंसान कितना ज्यादा पावरफुल है, बहुत ही पावरफुल इंसान है, उसने जहाँ पर मुझे सिर्फ कुछ रैंडम सी गाइडेंस दिया और उस गाइडेंस की मदद से मैं ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ, वैसे कोई भी इसके ऊपर अटैक नहीं करेगा, मैं नहीं चाहता कि तुम में से कोई इसके ऊपर अटैक करे, अपने सभी लोगों को कह दो कि कोई भी इसके ऊपर अटैक नहीं करेगा। फिलहाल के लिए मैं सर्कुलेशन में जाने वाला हूँ ताकि मैं वहाँ पर बैठकर उसकी गाइडेंस के मुताबिक अपने आप को ब्रेक थ्रू करवा सकूँ कि मैंने ब्रेक थ्रू कर लिया तो मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा। शुंजी और इसके साथ प्रिंसेस ज्ञान वो दोनों अभी भी यहाँ पर जी फैमिली के हाउस में ही होते हैं। प्रिंसेस ज्ञान माया शुंजी से कहती है क्या फिलहाल तुमने यहाँ पर मास्टर जी के साथ कोई एग्रीमेंट किया है जिसकी वजह से जी फैमिली के लोगों ने तुम्हें छोड़ दिया और हमारे पर अटैक भी नहीं कर रहे और उन्होंने सैप्टर भी तुम्हें दे दिया। शुंजी से कहता है बिल्कुल ऐसे ही समझ लो, मैंने उसे कुछ डेंजर्स के बारे में बताया जिनके बारे में से कुछ भी नहीं पता, इसकी वजह से वो सैप्टर मुझे दे दी, तो उस सैप्टर के बदले मैंने उसे ब्रेक थ्रू का गाइडेंस दी है, वो बहुत ही जल्दी ब्रेक थ्रू कंप्लीट कर लेगा और जिन और जैंग्राम के अगले लेवल तक पहुंच जाएगा, इस वजह से उसने ये एक्सचेंज किया है। तो प्रिंसेस कियान उसकी बात सुनने के बाद पीछे की तरफ मुड़ जाती है और साथ ही वो गुस्सा भी होती है। उसे कहती है तुम यहाँ पर मुझसे बहुत ज्यादा मिस्टीरियसली बात कर रहे हो, तुम मुझसे खुल के बात नहीं कर रहे, इसलिए वजह मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, मैं यहाँ से जा रही हूँ। वहाँ से चले जाने के बाद वो दूसरे रूम में चली जाती है। तो माया शुंजी अपने रिइनकार्नेशन स्टोन के अंदर जाता है, वो अपनी रिइनकार्नेशन स्टोन के अंदर जाता है, अपने पास से वुड सोल सैप्टर को बाहर निकालता और कहता है ये तो वाकई में एक लेजेंडरी आइटम है, इसके अंदर से बहुत सारी वुड एसेंस की एसेंस महसूस हो रही है। शुंजी के पास कभी बीस्ट फायर भी हुआ करती थी जो कि पहले उसके पास जाया हो गई थी जनरल ब्लडवुड के साथ फाइट करते हुए, लेकिन अब वो दोबारा से उसके पास डेवलप हो चुकी है। शुंजी कहता है तो मेरी बीस्ट फायर ने यहाँ पर टाइगर फॉर्म ले ली है, करंटली मैं सिर्फ और सिर्फ इतना ही कर सकता हूँ। तो माया शुंजी अपनी बीस्ट फायर के साथ उस सोल वुड के साथ उसको मिक्स करता है। शुंजी कहता है अगर मेरी बीस्ट फायर और ये सैप्टर दोनों आपस में मिक्स हो जाते हैं तो मुझे लगता है कि इससे एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बनने वाला है, इससे मुझे काफी सा फायदा होगा। इसके साथ ही माया शुंजी को महसूस होता है कि घर के बाहर काफी सारे लोग आ रहे हैं जिनमें पीक भी है। तो माया शुंजी कहता है तो मुझे बाहर जाना पड़ेगा क्योंकि प्रिंसेस ज्ञान इस वक्त बाहर है, जबकि दूसरी तरफ प्रिंसेस ज्ञान ने वो खरीदा हुआ ड्रेस पहन लिया है जो कि माया शुंजी ने उसके लिए 100 मिलियन में खरीदा है। ड्रेस को पहनकर कहती है जो तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छा है, इस वक्त मुझे लगता है कि मैंने पूरे 100 मिलियन कॉइंस अपनी बॉडी के ऊपर पहने हुए हैं, यानी उस लड़के के पास इतना सारा पैसा कहाँ से आया और उसने इतना सारा पैसा देकर मेरे लिए ये वाला ड्रेस खरीदा है। तो इसी के साथ ही प्रिंसेस ज्ञान को भी वहाँ पर ओरा महसूस होता है, वो कहती है काफी सारे लोगों का ओरा महसूस हो रहा है जो कि इसी तरफ आ रहे हैं, मुझे लगता है कि इस वक्त पीकटियान इसी तरफ
आ रहा है। कहती है मुझे जल्दी से जल्दी जाकर इसको बताना होगा, मुझे क्लाउड को बताना होगा। वो भागती हुई रूम के अंदर आती है तो मायाशुंजी वहाँ पर नहीं होता, क्योंकि मायाशुंजी तो रिनकार्नेशन स्टोन के अंदर होता है, इसी वजह से उसे बाहर दिखाई नहीं देता। टियान वहाँ पर पहुंच जाता है और कहता है मैं चाहता हूँ कि जी फैमिली के जितने गार्ड हैं वो सभी लोग हमारे रास्ते से दूर है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर काम से आए, हम लोग अपने काम से यहाँ पर किसी को पकड़ने के लिए आए हैं और हमें यहाँ पर एम्परर ने ऑर्डर दिए हैं। मुझे नहीं लगता कि तुम लोग यहाँ पर हमारे एम्परर के ऑर्डर्स को डिसोबे करोगे, वरना तुम्हें सजा दी जाएगी। सामने एल्डर खड़ा होता है जो जी फैमिली का एल्डर होता है, उसे कहता है पीकियान तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम यहाँ पर आकर हमारी जी फैमिली के अथॉरिटी को चैलेंज कर रहे हो, तुम हमारी फैमिली के हाउस के अंदर इस तरह नहीं घुस सकते। पीकियान उसके मुंह पर एक जबरदस्त थप्पड़ मारता है, जिससे वो एल्डर वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। पीकियान उसे कहता है इस सिटी का रूलर चेंज हो चुका है, जब रूलर चेंज हो चुका है तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर हमारा रूल है। हमारी जी फैमिली जहाँ की महान फैमिली हुआ करती थी, लेकिन अब तुम्हारे ऑर्डर्स नहीं चलेंगे। तो पीकियान अपनी आर्मी को लेकर वहाँ पर अंदर आता है और वो सभी लोग वहाँ पर तबाही मचा देते हैं, जहाँ के लोगों को मार देते हैं, साथ ही वहाँ पर आग लगा देते हैं। पीकियान आगे की तरफ बढ़ता जाता है, जबकि हमारी प्रिंसेस कियान को भी दिखाते हैं। प्रिंसेस कियान कहती है उम्मीद करती हूँ कि जुंजी यहाँ से भाग गया होगा, फिलहाल के लिए मुझे यहाँ पर उसके लिए और ज्यादा टाइम बाय करना होगा। तो वहाँ से भागना शुरू करती है। जैसे वो भागना शुरू करती है तो वो उसके पीछे लग जाते हैं। जब प्रिंसेस कियान भाग कर जा रही होती है तो पीकियान उसके सामने आकर खड़ा आ जाता है और कहता है तुम यहाँ पर छुपी हुई थी, अब तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ से भी भाग कर जा सकती हो। प्रिंसेस कियान भी काफी सा घबरा जाती है, तो वो उसे कहता है चलो जल्दी से इस लड़की को पकड़ लो, इसको अरेस्ट कर लो। तो वो सभी लोग जैसे उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं ताकि वो उसे पकड़ सके। अगर प्रिंसेस कियान अपनी एनर्जी को रिलीज करती है, उसके पास उसकी मास्टर स्पिरिट होती है, उसको रिलीज करते हुए कहती है तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग इतनी आसानी से मुझे पकड़ सकते हो, तुम सभी लोग गद्दार हो। पीकियान प्रिंसेस कियान से कहता है तो तुम्हारे पास एक लेवल 5 का वेपन है जो कि एक ड्रेस की सूरत में है, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि ये तुम्हें मुझसे बचा पाएगा, तुम्हें मुझसे नहीं बचा सकता, तुम यहाँ पर मरोगी। अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है। जैसे वो एनर्जी को रिलीज करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है, उसी वक्त तुम्हारा जुंजी प्रिंसेस कियान के माइंड में उसे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर अपनी स्वर को कंट्रोल करो और सामने की तरफ देखो, तुम्हें तलवार की ट्रेजेक्टरी दिखाई देगी। उन सभी की तलवार की ट्रेजेक्टरी यानी कि उनके रास्ते को फॉलो करना होगा। तो वो सामने की तरफ देखते हैं तो उसे वहाँ पर तलवार की ट्रेजेक्टरी महसूस होती है। प्रिंसेस कियान माया जुंजी के इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक वहाँ पर ट्रेजेक्टरी को फॉलो करती है, अपनी तलवार को घुमाती है और उनके ऊपर अटैक करती है। तो वो सभी के ऊपर अटैक करके उनको पीछे की तरफ गिरा देती है। इस बात से वो खुद भी काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है क्या मेरी तलवार इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे होगी कि मैंने इन सभी को पीछे की तरफ गिरा दिया है। सभी के पीछे गिरने के बाद वो फिर से उठते हैं और उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और कहती है लगता है कि अब यहाँ पर नहीं बचने वाली, क्योंकि अब मैं यहाँ पर अटैक को फॉलो नहीं कर पाऊंगी। जैसे वो लोग उसके करीब पहुंचते हैं, हमारा जुंजी उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है, तलवार को घुमाता है और उसके सामने जितने लड़के होते हैं वो सारे के सारे उड़ते हुए पीछे जाकर गिरते हैं। एक अटैक में माया जुंजी ने वहाँ पर बहुत सारे लड़कों को मार दिया है। जुंजी से कहता है अभी भी तुमने यहाँ पर जिस फीलिंग को महसूस किया उसको याद रखना। कियान उसे कहती है क्या यहाँ पर तुम्हारी आवाज थी जो मेरे माइंड में आ रही थी, तुमने मुझे कहा था कि मैं यहाँ पर स्वर की ट्रेजेक्टरी को फॉलो करो, तो तुम्हारे इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक मैंने इनको मारा है। जुंजी से कहता हाँ मैंने तुम्हें यहाँ पर मारा है, तुम्हारे स्वर कल्टीवेशन राम इतनी ज्यादा नहीं है और तुम बॉटम लेवल तक पहुंची हुई, मुझे लगता है कि तुम फर्स्ट लेवल तक पहुंच जाओगी। मैं सिर्फ और सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी की जरूरत थी, इसी वजह से मैंने तुम्हें यहाँ पर वो अपॉर्चुनिटी दी है। उम्मीद है कि तुम यहाँ पर मेरे ऊपर इस बात का ब्लेम नहीं डालो कि मैंने तुम्हें मुश्किल में डाल दिया। अगर पावर हासिल करनी है तो फिर मुश्किल में तो पड़ना पड़ेगा। वो उसे कहती है हाँ ठीक है मैं तुम्हारे ऊपर इस बात का ब्लेम बिल्कुल भी नहीं डालूंगी। वहाँ पर सिर्फ पीकियान ही बचता है, तो पीकियान माया जुंजी के सामने खड़ा था। माया जुंजी से कहता है तुमने एक बहुत ही अच्छा काम किया है, बाकी का सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। जबकि पीकियान भी वहाँ पर चुपचाप खड़ा था और साथ ही वो सोच रहा होता है जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है मुझे पता चला है कि इस लड़के के पास बहुत सारा पैसा और बहुत सारे किंग लेवल के वेपन्स हैं। लड़के ने वहाँ पर एक ड्रेस को 100 मिलियन में खरीदा था, इसका मतलब यह है कि इसकी बैकग्राउंड काफी ज्यादा स्पेशल हो सकती है। अगर मैंने इस लड़के को मार दिया तो उसके पास जितना भी खजाना है वो सारे का सारा मेरा हो जाएगा, क्योंकि इसकी रिंग्स मेरी हो जाएंगी। तो हमारा जुंजी उसके सामने खड़ा होता है। पीकियान अपने पास एक वेपन निकालता है जो कि किंग लेवल का वेपन होता है। हमारे जुंजी से कहता है इस वक्त अर्थ स्पिरिट राम के 7th लेवल पर और तुम्हें लगता है कि तुम मेरे सामने खड़े हो सकते हो, तुम मेरे सामने टिक सकते हो, क्योंकि मैं ह्यूमनली राम के थर्ड लेवल पर हूँ। हमारे जुंजी से कहती है जुंजी मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर बहुत सा होशियार रहना होगा, क्योंकि उसके हाथ में जो स्पीयर है वो एक लेवल 5 का किंग वेपन है, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। मुझे लगता है कि हम दोनों को यहाँ से अलग अलग होकर भागना चाहिए। अगर हम दोनों अलग अलग भागते हैं तो हम दोनों में से एक तो बच पाएगा, हमारे बचने के चांसेस 50-50% है। तो जैसे वो लोग यहाँ पर ये बात कर रहे होते हैं उसी वक्त पीकियान उसके पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर से बचकर जा सकते हो। उसका बाला सीधा हमारे जुंजी की तरफ आगे बढ़ता है, उसका निशाना जुंजी होता है। जैसे वो जुंजी के करीब पहुंचता है हमारे जुंजी अपने हाथ को घुमाता है, उसके ऊपर एक स्लैश लगाता है। एक अटैक के साथ पीकियान पीछे की तरफ गिरता है, जबकि उसका बाला भी वहाँ पर टुकड़े टुकड़े हो जाता है। कियान ये देखने के बाद कहती है ये लड़का इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया, पिछली बार जब हम मिले थे तब ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। तो पीकियान के साथ जो बाकी के गार्ड्स होते हैं वो बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं लड़के ने पीकियान को मार दिया जो कि मास्टर जी का पर्सनल डिसाइपल था, लेकिन इसने सिर्फ और सिर्फ एक ही अटैक में पीकियान को मार दिया। अगर पीकियान सिर्फ एक अटैक में मार गया तो हम लोग इसका मुकाबला नहीं कर सकते, सभी को भाग कर जाना होगा। जब वो सभी लोग वहाँ से भाग कर जाने लगते हैं माया जुंजी सभी से कहता है जैसे ये मरा है तुम लोग भी बिल्कुल वैसे ही मरने वाले हो, और वो अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए उनके ऊपर स्वर्ड एनर्जी के साथ अटैक करता है। सभी लोग जो कि भाग कर जाने वाले होते हैं वो सभी लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही अटैक के साथ हिट होते हैं और सभी लोग वहीं पर गिर जाते हैं और मार जाते हैं। माया जुंजी उन सभी को मारने के बाद प्रिंसेस कियान से कहता है प्रिंसेस कियान इन लोगों ने यहाँ पर किसी लॉर्ड जी के बारे में बताया, ये मास्टर जी कौन है। उसे मास्टर जी के बारे में बताती है और उसे कहती है यहाँ पर हमारे जुनवो सिटी में कियानवू डायनेस्टी के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, जितने चेंजेस हुए हैं ये सब कुछ उसी की वजह से हो रहे हैं। मास्टर जी जो यहाँ का नहीं है वो यहाँ का नहीं है, वो यहाँ पर आया था और मेरे अंकल के साथ मिलकर उसने मेरे डैड के ऊपर अटैक
अटैक किया और उनको जख्मी कर दिया। मेरे अंकल कियान जिन आज रात एक बैंक्वेट पार्टी रखने वाले हैं जिसमें मास्टर जिन भी आने वाला है, तो मास्टर जी भी वहाँ पर आएगा। मैं जुनजी से कहता अगर ऐसी बात है तो फिर चलो जाकर वहीं पर मास्टर जी से मिल लेते हैं, क्योंकि इससे मेरा काफी ज्यादा टाइम बचेगा। वो उसका हाथ पकड़ता है और उसे कहता है चलो चलते हैं, सीधा उसी पैलेस में चलते हैं और जाकर उसके साथ मिलते हैं और देखते हैं कि आज मास्टर जी कौन है, उसने ये सब कुछ यहाँ पर किस प्लान से किया है और ये सब कुछ कर क्यों रहा है, ये तो सिर्फ और सिर्फ वही बता सकता है। प्रिंसेस कियान उसे कहती है कहीं तुम पागल तो नहीं होगे, मास्टर जी एक जिन और जैंग नाम का बहुत ही पावरफुल मास्टर है, अगर हम लोग ऐसे वहाँ पर जाएंगे तो हम दोनों मारे जाएंगे, मैं तुम्हारे साथ ऐसे नहीं जाने वाली। जुनजी से कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर कुछ ऐसा काम करूंगा जिसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं वो कर सकता हूँ या नहीं। प्रिंसेस कियान उसकी बात सुनने के बाद सोच रही थी क्या वाकई में इसके पास कुछ हिडन कार्ड्स हैं। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 219 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्वर्ड किंग के एपिसोड 220 के साथ हाजिर है। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जुनजी प्रिंसेस कियान का हाथ पकड़ता है और उसे कहता है चलो बैंक्वेट पार्टी में चलते हैं तुम्हारे पैलेस में, पर तुम्हारे अंकल से मिलेंगे और साथ में मास्टर जी से भी मिलेंगे। नेक्स्ट सीन में इंपीरियल पैलेस का दिखाया जाता है जो कि जुनवू सिटी में कियानवू डायनेस्टी का इंपीरियल पैलेस होता है, जहाँ पर हमारी प्रिंसेस कियान के अंकल बैठे होते हैं और उसके साथ मास्टर जी बैठा होता है। उनके सामने जो लोग बैठे होते हैं वो मिनिस्टर्स होते हैं या फिर कुछ एल्डर्स होते हैं या फिर पावरफुल लोग होते हैं। तो मास्टर जी सभी लोगों से कहते हैं जैसे कि तुम सभी को पता है कि वेंजियन सेक्टर बर्बाद होने के बाद अब वहाँ पर एक नया लीडर बन चुका है, उसका नाम लाउड है। कुछ गंदी ट्रिक्स और कुछ इवल ट्रिक्स को यूज करते हुए वेंजियन पवेलियन के फैन वूजी को हरा दिया और अब वो वहाँ पर उसका पैट्रियट बन चुका है। तो मतलब यह है कि उनका सेक्टर फिलहाल के लिए डिफेंसलेस है, उनकी बहुत सारी कैजुअलिटीज हुई हैं जिसकी वजह से अब वो यहाँ पर अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकेंगे। हमारे पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर हम वेंजियन पवेलियन को बर्बाद कर देते हैं तो कियानवू डायनेस्टी पहले से ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। चाहता हूँ कि तुम लोग आसपास के एरिया में अपनी पावर्स को यूज करते हुए केओस मचाओ, क्योंकि ये सारी की सारी आसपास की जितनी डायनेस्टीज हैं सभी का ताल्लुक वेंजियन सेक्टर के साथ है। वेंजियन सेक्टर कभी उनको गार्ड किया करते थे। अगर हम लोग यहाँ पर आसपास इलाके में ट्रेवल करते हैं लगता है कि हम लोग वेंजियन पवेलियन को आसानी से फॉल अपार्ट कर सकते हैं। एक बार वेंजियन पवेलियन में तहलका मच जाए उसके बाद मैं तुम सभी लोगों को अपने साथ लेकर, तुम सभी लोगों की आर्मी को अपने साथ लेकर वेंजियन पवेलियन में जाऊंगा और वहाँ पर जाकर हम लोग सभी को मार डालेंगे। पूरी की पूरी स्टेट हमारे कब्जे में होगी, सारी 18 डायनेस्टीज हमारे कंट्रोल में होंगी। जिन कियान भी हंसना शुरू कर देते हैं और उसे कहते हैं हाँ ये बात अच्छी है, मुझे लगता है कि हम सभी को इसकी बात सुनना चाहिए, मास्टर जेट्स बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ऐसे एम्पर वहाँ पर ये वाली बात करते हैं तो वो सभी लोग उसके सामने घुट्टे टेकते और कहते हैं लॉर्ड जी हम लोग आपकी बात जरूर मानेंगे, मास्टर जी आपने जो भी कहा वो बिल्कुल ठीक कहा है। तो दरवाजे के ऊपर अटैक होता है, दरवाजा टूट जाता है तो सभी लोग दरवाजे की तरफ देखते हैं कि वहाँ पर कौन आया है। तो जी भी चिल्लाकर कहता है कौन है वहाँ पर, हर किसकी हिम्मत हुई जिसने हमारे दरवाजे को तोड़ दिया, इंपीरियल पैलेस के दरवाजे को। जुनजी प्रिंसेस कियान के साथ वहाँ पर आता है। प्रिंसेस कियान उसे कहती है मैं एक बहुत ही कमीनी और खुदगर्ज इंसान हूँ, तुम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए बहुत सारे निर्दोष लोगों की जान लेना चाहते हो। तुम चाहते हो कि आसपास के जितने भी इलाके हैं उन सभी में केओस मचाई जाए, यानी कि वहाँ पर तबाही मचाई जाए जिससे बहुत सारे निर्दोष लोग मरेंगे, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि तुम वेंजियन पवेलियन के ऊपर कब्जा करना चाहते हो, सारी डायनेस्टीज के ऊपर राज करना चाहते हो। मास्टर जी से कहता है प्रिंसेस कियान पहले तुम यहाँ से डरकर भाग गई थी लेकिन अब यहाँ पर तुम वापस चली आई हो, लगता है कि तुम्हें मरने की जल्दी थी, इसी वजह से तुम यहाँ पर मरने के लिए चली आई हो, तुम एक बहुत बड़ी बेवकूफ हो। प्रिंसेस कियान से कहती है मास्टर जी तो पता है कि तुम कौन हो, तुम गोल्डन गेट के वाइस लीडर हो। इस सेक्टर्स के दरमियान में एक एग्रीमेंट हुआ था लेकिन तुमने उस एग्रीमेंट को इग्नोर कर दिया है, तुम इंपीरियल डायनेस्टी को कंट्रोल करना चाहते हो वो भी किसी की परमिशन के बिना। यहाँ पर कियानवू डायनेस्टी में एक टायरेंट की तरह काम कर रहे हो, तुम्हारे ऊपर तो बहुत ज्यादा धिक्कार है, तुम्हें अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए। इसके साथ ही मास्टर जी अपनी तलवार निकालता और उसे कहता अपनी बकवास बंद करो, तुम यहाँ पर पब्लिक को मिसलीड करने की कोशिश कर रही हो, क्योंकि मैं इन लोगों को वो देने के लिए आया हूँ जो इनका हक है, मैं इनको वो दिलाकर रहूंगा, लेकिन तुम्हें यहाँ पर मरना होगा। वो उसके करीब पहुंचता है तो मार्जुनजी से कहता है तुम एक बहुत ही घटिया इंसान हो जो यहाँ पर एक स्नीक अटैक कर रहा है, तुम एक लड़की के ऊपर स्नीक अटैक करोगे। इसके साथ ही मार्जुनजी अपनी तलवार को निकालते हुए उसके ऊपर अटैक करता है, वो अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है। तो मास्टर जी अटैक से इफेक्टेड होता है, पीछे की तरफ गिर जाता है। वो कहता है मेरे पास तो डार्क स्वर्ड है, डायनेस्टीज में ब्लैक स्वर्ड है और जो कि इतनी ज्यादा भारी है वो सिर्फ एक इंसान के पास है, वो स्वर्ड मास्टर लूजून के पास है। साथ ही वो अंदर से सोच रहा होता है कि ये बंदा बहुत बड़ा जीनियस है, सिर्फ शॉर्ट टाइम में, बहुत सारे थोड़े टाइम में ये जिनो जैंगराम के सेकंड लेवल तक पहुंच चुका है। इसी वजह से ये इस कंपटीशन का टॉप विनर था, 6 सेक्टर्स के कंपटीशन में इसने टॉप पोजीशन को हासिल किया था, इससे निपटना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। जुनजी से कहता है चलो ये तो अच्छी बात है कि तुमने यहाँ पर मुझे पहचान लिया। साथ ही जुनजी अपने अपीयरेंस को दोबारा से चेंज करता है। जैसे वो अपीयरेंस को चेंज करता है कियान कहती है क्या वाकई में ऐसा है, स्वॉर्ड मास्टर लूजून ही असल में हमारा क्लाउड है। मास्टर जी हमारे जुनजी से कहता है तुम वेंजियन पवेलियन के लीडर हो लेकिन तुम यहाँ पर पर्सनली सारे मसले को निपटाने के लिए चले आए, कहीं इस बात का मतलब ये तो नहीं है कि तुम्हारे पास लोगों की कमी है, पास एक्सपर्ट्स नहीं है, इसी वजह से तुम्हें खुद काम करने के लिए यहाँ पर आना पड़ा है। इसके साथ ही हमारे जुनजी और उसके ऊपर दोबारा से अटैक होता है तो हमारे जुनजी प्रिंसेस कियान को साइड के ऊपर धक्का देता है जिसकी वजह से अटैक पीछे पिलर पर लगता है, धमाका होता है। उस यहाँ पर एक और बंदा होता है जिसने उनके ऊपर अटैक किया होता है, उसने स्नीक अटैक किया था। उनसे कहता है तुम लोगों ने यहाँ पर मेरे स्नीक अटैक को भी अवॉइड कर लिया, तो बहुत अच्छी बात है कि तुम यहाँ पर अपने सेंसेस में हो। जुनजी से कहता है जून किंग जिया तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो, तुम तो हिमालय डान पैलेस के एक एल्डर हो। जुनजी कहता है ये दोनों सेक्टर्स मिलकर यहाँ पर कियानवू डायनेस्टी में ये सब कुछ करवा रहे हैं, हिमालय डान पैलेस और साथ में
अपने गोल्डन गेट, इन दोनों के लोग यहाँ पर मिलकर ये सब कुछ करवा रहे हैं। लगता है कि ये सभी सेक्टर्स में तबाही मचाकर 18 डायनेस्टीज के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं। इसके साथ ही वो एल्डर्स वहाँ पर एक रे फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हैं और कहते हैं हम यहाँ से बिल्कुल भी भागकर नहीं जा सकते। उस रे फॉर्मेशन का नाम एयर शेडिंग एंड स्पिरिट डिस्ट्रॉइंग रे फॉर्मेशन होता है। वो उसको एक्टिवेट करते हैं ताकि जुंजी वहाँ से भागकर ना जा सके। मास्टर जी हमारे जुंजी से कहते हैं लड़के, तुमने यहाँ पर जानबूझकर अपने आप को इस ट्रिक के अंदर फंसा लिया। हम लोगों ने यहाँ पर पहले से जाल बिछाकर रखा हुआ था और तुम हमारे जाल के अंदर आकर फंस गए हो एक मछली की तरह। रे फॉर्मेशन के अंदर से काफी सारी एनर्जी निकलती है जो हमारे जुंजी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। प्रिंसेस क्या चलाकर उसे कहती है मास्टर जुन प्लीज बचो। मास्टर जी वहाँ पर बोझदा हंस रहा था और कहता है अब तुम्हें कौन बचाएगा, तुम यहाँ पर मरने वाले हो, क्योंकि थोड़ी देर पहले तुम बोझदा एरोगेंटली बिहेव कर रहे थे। अन पैलेस के मास्टर भी काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। तुम्हारे जुन उन लोगों से कहता है क्या तुम लोगों को वाकई में लगता है कि इस लो लेवल की फॉर्मेशन की मदद से तुम लोग मुझे मार सकते हो। अपनी ब्लैक स्वॉर्ड को सामने करते हुए सारे एनर्जी टैक्स को वहाँ पर ब्लॉक कर लेता है। जैसे हमारा जुन वहाँ पर टैक्स को ब्लॉक कर लेता है तो वो दोनों मास्टर जी और दूसरा डॉन पैलेस का मास्टर, वो दोनों अपने हाथ को जोड़कर वहाँ पर पावर्स को एक्टिवेट कर रहे होते हैं ताकि इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट रखा जा सके। लेकिन साथ ही वो लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और काफी घबरा भी जाते हैं क्योंकि उनके पीछे से यानी हमारे जुंजी के पीछे से उनके पास से बड़ा सा पाइथन बाहर निकलता है। हमारे जुंजी का बैंक्शन पाइथन वहीं पर होता है। तो हमारे जुंजी उनसे कहता है क्या लगा था कि मैं यहाँ पर बिना तैयारी के आया हूँ, पहले से यहाँ पर आती पता चल गया कि तुम लोगों ने यहाँ पर एक रे फॉर्मेशन को बना रखा है और तुम उसको एक्टिवेट करोगे मुझे फंसाने के लिए। वजह से मैंने अपने स्पिरिट डिवावरिंग स्नेक को पहले से यहाँ पर छोड़ दिया था जो कि स्पिरिट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। मास्टर जी अपने लोगों से कहता है तुम सभी लोग यहाँ पर क्या देख रहे हो, चलो जल्दी से आगे बढ़ो और जाकर इस बड़े से विंक्शन पाइथन को मार डालो। सभी लोग पाइथन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं लेकिन पाइथन अपनी पूंछ को घुमाते हुए उनके ऊपर अटैक करता है तो सभी के सभी पीछे जाकर दीवार से टकराते हैं और मर जाते हैं। हमारा जुंजी भी अपनी तलवार को ऊपर की तरफ उठाता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। जुंजी यहाँ पर स्पेशल मूव फ्लक्चुएशन एक्टिवेट करता है। इसी के साथ ही हमारे जुंजी के पास जो एक एम्परर लेवल का विंटाई नाम गार्ड है वो उसे भी अपने हाथ के ऊपर एक्टिवेट करता है और कहता है तो मैं यहाँ पर इस स्पेशल मूव को यहाँ पर यूज करने वाला हूँ। विंटाइन आर्म गार्ड की पावर्स को भी यहाँ पर चेक करने वाला हूँ कि आखिर इसकी पावर्स कितनी ज्यादा है। जुंजी अपने हाथ के ऊपर विंटाइन आर्म गार्ड में अपनी तलवार को पकड़ता है और इसी के साथ एनर्जी को रिलीज करते हुए सामने की तरफ एक स्लैश लगाता है। वो स्लैश बहुत ज्यादा पावरफुल होती है, इतनी पावरफुल होती है कि उसके सामने जो लड़के होते हैं उनकी बॉडीज पिघलना शुरू हो जाती है और साथ साथ वो मार रहे होते हैं, मारकर वहीं पर नीचे गिर जाते हैं। देखकर मास्टर जी बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है ये कौन सा स्वर्ड अटैक था जो बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है, मैंने इतना ज्यादा पावरफुल स्वर्ड अटैक पहले नहीं देखा। डॉन पैलेस की मास्टर हमारे जुंजी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं लड़के तुम्हें मरना होगा। मास्टर जी भी अपनी तलवार निकालते हैं और कहते हैं चलो दोनों मिलकर इसके ऊपर अटैक करते हैं, मिलकर इसको मारते हैं क्योंकि अकेले तुम इसको मार नहीं पाओगे। साथ ही वो सोच रहा था कि मेरी कल्टीवेशन लेवल इस लड़के कल्टीवेशन लेवल से काफी ज्यादा है, ऊपर से मेरे पास एक 7th लेवल का किंग वेपन भी है। मुझे लगता है कि मैं और हिमालय डॉन पैलेस का पैर मास्टर हम दोनों मिलकर यहाँ पर इसको मार सकते हैं। दूसरी तरफ हमारा जुंजी अपनी तलवार के साथ अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और कहता है अपने विंटाइन आर्म गार्ड के ऊपर 2 क्रिस्टल्स को जोड़ा था, एक फायर क्रिस्टल था और दूसरा स्पिरिट क्रिस्टल था। उन दोनों की मदद से तलवार की पावर कम से कम 2 मिलियन पाउंड तो हो चुकी होगी। जुंजी यहाँ पर एक स्पेशल मूव को यूज करता है जिसका नाम 10,000 एलिफेंट शेडिंग द स्काई होता है। तो वो उस एनर्जी के साथ वहाँ पर एक साइक्लोन क्रिएट करता है। तो ब्लैक एनर्जी के साथ एक साइक्लोन क्रिएट होता है। मास्टर जी और इसके साथ साथ दूसरा मास्टर वो दोनों साइक्लोन के अंदर होते हैं और उसके साथ टकरा रहे होते हैं। दोनों वहाँ से ऊपर जख्मी होकर नीचे ग्राउंड के ऊपर गिरते हैं और चिल्ला रहे होते हैं ऐसा नहीं हो सकता। फिर दूसरी तरफ से कियान जिन जो के नए एम्परर हैं वो चिल्लाकर कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, मास्टर जी कैसे मार सकता है। कियान भी सोच रही होती है ऐसा कैसे हो गया, ये दोनों मास्टर जिन और जैंगराम के पावरफुल एक्सपर्ट थे। तो लेकिन हमारे जुंजी ने इन दोनों को बड़ी आसानी से मार दिया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये भी जिन और जैंगराम का एक्सपर्ट है। हमारा जुंजी आगे बढ़ता है, नए एम्परर से कहता है जिन कियान अब तुम्हारे पास कोई भी बैकर नहीं बचा, अब तुम्हें यहाँ पर कौन बचाएगा, मुझे लगता है कि तुम्हें पावर्स को वापस कर देना चाहिए, चलो जल्दी से पावर्स को हैंड ओवर करो। तो मास्टर जिन कियान आगे ससना शुरू कर देता है और उसे कहता है क्या तुम्हें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, क्या मैं इतनी आसानी के साथ ये पावर्स तुम्हें दे दूंगा, लेकिन तुम चाहते क्या मैं पावर्स किसको दूं, मैं अपने बड़े भाई शैनमो को पावर्स वापस दूं, फिर मैं तुम्हें पावर्स वापस दूं। मास्टर जिन कियान हमारे जुंजी से कहते हैं क्या तुम्हें पता है कि वेंजियन पवेलियन का नया मास्टर बनने के लिए तुम्हें कितनी पावरफुल स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ेगी और कितनी ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ेगी। वहाँ के वेंजियन पवेलियन के पुराने मास्टर को मार तो दिया, लेकिन वेंजियन पवेलियन को दोबारा से स्टैब्लिश करने के लिए तुम्हें बहुत सारे लोगों और बहुत सारे रिसोर्सेज की जरूरत है। अभी तुमने गंदी ट्रिक्स को यूज करते हुए सब कुछ किया है, लेकिन हमारी 18 डायनेस्टीज में कोई भी यहाँ पर तुम्हारे सामने नहीं झुकेगा, स्पेशली हमारा क्यानवू डायनेस्टी, हमारी क्यानवू डायनेस्टी तुम्हारे सामने अपने घुटने नहीं टेकेगी। तो प्रिंसेस क्यानू से कहती है अपनी बकवास बंद करो, तुम यहाँ पर मरने से पहले इस तरह की बातें कैसे कर सकते हो, तुम्हें यहाँ पर कुछ और बातें करनी चाहिए क्योंकि तुम बहुत जल्दी मरने वाले हो, जो भी यहाँ पर जीतेगा वो सब कुछ उसे मिलेगा। उसके अंकल उसे कहते हैं जो भी यहाँ पर गंदी ट्रिक्स को यूज करेगा वो बहुत ज्यादा कमजोर होता है, जो गंदी ट्रिक्स को यूज करता है वो हमेशा कमजोर होता है। तो एम्परर कियानो से कहते हैं तुमने हिमालय डॉन पैलेस और एम्परर गेट दोनों के लोगों को मार दिया, दोनों को ऑफेंड करने का मतलब यह है कि अब दोनों ही तुम्हारे पर अटैक करने के लिए आएंगे। जरा खुद ही सोच कर बताओ, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इतना स्ट्रॉन्ग हो कि उन दोनों सेक्टर्स के लोगों को संभाल सको? मुझे तो नहीं लगता कि तुम उन दोनों सेक्टर्स के लोगों को संभाल पाओगे। इसके साथ ही वहाँ पर एक और एल्डर होती है, वो उसे कहते हैं हाँ हमारे मास्टर ने बिल्कुल ठीक कहा है, हमारे एम्परर ने ठीक कहा कि हमारा क्यानवू डायनेस्टी तुम्हारे सामने घुटने कभी भी नहीं टेकेगा, क्योंकि इस वक्त वेंजियन पवेलियन बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है। पैट्रियार्च के मरने के बाद नया पैट्रियार्च है, लेकिन वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। एंशिएंट स्टार सेक्टर की बैटल ने उन्हें कमजोर कर दिया, हम लोग तुम्हारे सामने घुटने नहीं टेकेंगे। प्रिंसेस कियानो हमारे जुंजी से कहती है तुम इन सभी को इग्नोर करो, हमें इनसे बात ही नहीं करनी चाहिए। तुम्हारे जुंजी से कहता है लगता है कि इन लोगों को हिमालय डॉन पैलेस और गोल्डन गेट के लोगों ने बहुत सारा पैसा खिलाया है,
जिसकी वजह से ये लोग यहाँ पर बात करने से भी कतरा रहे हैं। ये लोग बात नहीं करना चाहते, हालांकि ये लोग मरना चाहते हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने पैसा लिया हुआ है, इसी वजह से यहाँ पर वो बात हमें नहीं बताएंगे। मा जुनजी वहीं पर खड़े खड़े अपनी डार्क स्क्वाड एनर्जी को रिलीज करता है। वो अपनी एनर्जी को रिलीज करता है तो सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं क्या तुम हमें भी यहाँ पर मारने वाले, तुम चाहते क्या हो? क्योंकि मा जुनजी का प्रेशर बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। वो लोग कहते हैं इसका प्रेशर तो बहुत ज्यादा है, बंदा इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है, जो तो हम सभी में से बहुत ज्यादा पावरफुल है, अगर मिलकर भी अटैक करें तब भी इसे हरा नहीं सकते, हम सभी लोग यहाँ पर मरने वाले हैं। तो मा जुनजी सभी लोगों से कहता है अगर मैं यहाँ पर सिर्फ एक बार अपनी तलवार को घुमा दूं, लगता है कि मैं तुम्हारे आधे जुनमू सिटी को उड़ा दूंगा, तुम्हारे आधे जुनमू सिटी में सभी लोग मारे जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो कि तुम्हारे लोग मरे। तो मा जुनजी की बॉडी के ऊपर उसका इनर डीमन उसके ऊपर कब्जा कर लेता है। मा जुनजी कहता है जो लोग यहाँ पर मेरी इंसल्ट करेंगे उन सभी को मरना होगा। जुनजी अपनी तलवार लेकर आगे की तरफ बढ़ता है एम्परर के ऊपर अटैक करने के लिए। एम्परर बेचारा बहुत ज्यादा घबरा जाता है, चिल्लाकर उसे कह रहा था प्लीज मुझे मत मारो। बाकी के एल्डर्स भी कह रहे होते हैं प्लीज हमारे एम्परर की जान मत लेना। लेकिन मा जुनजी उनकी बात को इग्नोर करते हुए अपनी तलवार को लेकर आगे बढ़ता है और एम्परर के पास जाकर अपनी तलवार को धंसा देता है, जिससे वहाँ पर जबरदस्त एनर्जी निकलती है। दुआटने के बाद दिखाते हैं कि एम्परर को मा जुनजी ने नहीं मारा होता है। जुनजी ने अपनी तलवार को उसकी साइड के ऊपर सर के पास दीवार के अंदर धंसाया होता है। एम्परर बहुत ज्यादा घबरा जाता है। मा जुनजी सभी लोगों से कहता है मैं यहाँ पर तुम सभी लोगों को वार्निंग दे रहा हूँ, तुम सभी को मारना मेरे लिए बहुत ज्यादा आसान है। अगर मैंने तुम सभी को मार दिया तो मैं कभी भी यहाँ पर 18 डायनेस्टीज को कंट्रोल नहीं कर सकता, मुझे तुम सभी की मदद की जरूरत है, इसी वजह से मैं तुम्हारी जान नहीं ले रहा। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 220 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।